जैसे कि लास्ट एपिसोड में देखा था, मैक्स की डॉल उस डिबल लड़के को बहुत ही खतरनाक तरीके से मार देती है। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम हंटर एसोसिएशन का सीन देखते हैं जहां पर ब्रांच मैनेजर कंट्रोल रूम में आकर हुमिंग से बोलता है, मुझे चारों डायरेक्शनों से बहुत सारी पोर्टल फ्रैक्चर होने की रिपोर्ट आ रही है। हुमिंग उससे बोलती है, ये कोई पोर्टल फ्रैक्चर नहीं हो रही है, बल्कि चारों तरफ बहुत सारी फाइट हो रही है। और तभी कंट्रोल रूम का एक बंदा ब्रांच मैनेजर को बताता है कि रिपोर्ट के मुताबिक हान रिवर के पास कैप्टन ली चांगसिक और एक अननोन बंदा आपस में फाइट कर रही है। चांगसिक क्लैन के हंटर ग्रुप ने सीन को देखकर कंफर्म किया है। और उसी टाइम कंट्रोल रूम का दूसरा बंदा ब्रांच मैनेजर से बोलता है कि होप अनाथ आश्रम से एक रिपोर्ट आई है कि वहाँ पर सीओ डोंगचुंग और एक अनोन बंदा, वो दोनों भी आपस में फाइट कर रही है। ये सब सुनकर ब्रांच मैनेजर अपने मन में सोचता है, लगता है कि ये जितने भी अनोन बंदे हैं जो हमारे हंटरों के साथ में फाइट कर रहे हैं, ये होनस ऑर्गेनाइजेशन से है। ये सोचकर ब्रांच मैनेजर हुमिंग से बोलता है, क्योंकि चोसुंग क्लैन पहले से हान रिवर के पास है तो वो ली चांगसी की हेल्प कर सकती है, इसलिए हम होप अनाथ आश्रम की हेल्प करने के लिए जाएंगे। जल्दी से हमारी यूनिट को वहाँ पर भेज दो। तो हुमिंग बोलती है, ठीक है सर। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम हान रिवर का सीन देखते हैं जहाँ पर वो ब्लैक मैन ली चांगसी के साथ में फाइट कर रहा होता है। वो ली चांगसी से बोलता है, मैंने कोरिया हंटरों के बारे में जितना सोचा था तुम उससे कहीं ज्यादा बेटर हो। आगे से ली चांगसी उस ब्लैक मैन को अपनी बीच की उंगली दिखाती हुई बोलती है, बाहर में जाओ गधे। ये सुनकर उस ब्लैक मैन को भी गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है, चलो इसे जल्दी से खत्म करते हैं। ये बोलकर वो अपनी मैग्नेटिक स्टॉर्म स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और वो उसे ली चांगसी के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि ली चांगसी की बॉडी अपने आप उसके अटैक के आगे जाने लग जाती है। ली चांगसी हैरानी से अपने मन में बोलती है, मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, मेरी बॉडी अपने आप उसके अटैक के आगे जा रही है। लेकिन उसी टाइम वहाँ पर एक आवाज आती है जो उन दोनों को रुकने के लिए कहते हैं। उस आवाज को सुनकर वो ब्लैक मैन भी हैरान हो जाता है और फिर वहाँ पर बैक हेरिन आ जाती है। वो ली चांगसी के सामने आकर उसके सामने एक शील्ड बना देती है, जिससे कि उन दोनों का अटैक कैंसिल हो जाता है। बैक हेरिन ली चांगसी से बोलते हैं, आखिर तुम इसके सामने कैसे हार सकती है? तो ली चांगसिक बोलती है, मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा थैंक यू। बैक हेरिन ली चांगसिक से बोलती है, मुझे एक कॉल आया था कि मुझे तुम्हें बचाना है और क्या ये बंदा होनस ऑर्गेनाइजेशन से है? ये सुनकर ली चांगसिक कंफ्यूजन में बोलती है, आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? ये होनस ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये सुनकर बैक हेरिन उससे पूछती है, क्या तुमने एसोसिएशन ने जो एस रैंक के हंटरों के लिए जो जरूरी नोटिस सेंड किया था, क्या तुमने उसको नहीं देखा है? और उसी टाइम वहाँ पर ली चांगसिक के क्लैन के भी बंदे आ जाते हैं। वो ली चांगसिक से बोलते हैं, लीडर क्या आप ठीक है, हमें माफ कर देना, हमें यहाँ पर आने में काफी ज्यादा देरी हो गई। इन लोगों की फालतू बकचोदी को देखकर उस ब्लैक मैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने पक्ष में अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलते हैं, तुम लोग मेरी एक्साइटमेंट को मार रहे हो। ये बोलकर वो बैक हैंड के ऊपर बहुत ही पावरफुल पंच मार देता है। आगे से बैक हैंड अपनी ऑरा को शील्ड ऑफ लाइट को एक्टिवेट कर देती है, जिससे कि उन लोगों के सामने एक बहुत बड़ी शील्ड बन जाती है, जिससे कि उस ब्लैक मैन का अटैक सीधा बैक हैंड की शील्ड से जाकर टकराता है और वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। उससे काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लग जाती है। ली चांगसी की क्लैन के बंदे इस अटैक की पावर को फील करते हुए बोलते हैं, इन दोनों का अटैक तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। ली चांगसी अपने क्लैन के बंदे से बोलती है, जल्दी से मुझे मेरा वेपन वापस दो। तो वो बंदा जल्दी से ली चांगसी का वेपन उसे दे देता है, क्योंकि वो ली चांगसी का वेपन अपने साथ लेकर आया होता है। ली चांगसी अपनी स्वॉर्ड लेने के बाद अपने ऑरा की पावर अपनी स्वॉर्ड में डाल देती है, अपनी स्वॉर्ड को फुल चार्ज कर लेती है और उस ब्लैक मैन से बोलती है, अब तुम मरने वाले हो। आगे से वो ब्लैक मैन अपने मन में सोचता है, मुझे लगता है मैंने अपने शिकार को पकड़ने से पहले मैंने अपने कुछ ज्यादा ही पावर का यूज कर लिया, इसलिए आज के लिए इतना काफी है। ये बोलकर वो ब्लैक मैन वहाँ से गायब हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। ये देखकर बैक हैंड बोलती है, ये कमीना तो यहाँ से भाग चुका है। ली चांगसिक ने भी अपनी काफी ज्यादा एनर्जी का यूज कर लिया होता है। ली चांगसिक बोलती है, मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ और मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। ये बोलकर ली चांगसिक वहीं पर बेहोश हो जाती है और नीचे जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर ली चांगसिक के क्लैन के बंदे बोलते हैं, लीडर क्या आप ठीक है? बैक हैंड लोगों से बोलती है, जल्दी से ली चांगसिक को उठाओ और इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम होप अनाथ आश्रम का सीन देखते हैं। वहाँ पर जितने भी बंदे और छोटे बच्चे होते हैं वो सभी मोस्टर शेल्टर के अंदर छुपकर बैठे होते हैं। उनमें से एक छोटा बच्चा सीओ डोंगचू की सिस्टर से बोलता है, क्या डायरेक्टर ठीक होगा? तो सीओ डोंगचू की सिस्टर बोलती है, हाँ वो ठीक होगा, तुम्हें पता नहीं वो हमेशा हमसे क्या बोला करता था। और तभी वहाँ पर एक और छोटा बच्चा आ जाता है। वो सीओ डोंगचू की एक्टिंग करते हुए बोलता है, मेरा नाम सीओ डोंगचू और मैं साउथ कोरिया का नंबर 1 हंटर हूँ, मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। उसको देखकर वहाँ पर सभी लोग हंसने लग जाती है। और फिर सीन सीओ डोंगचू की फाइट पे आ जाता है, जहाँ पर वो बंदा अपनी एनर्जी से काफी सारे अटैक सीओ डोंगचू के ऊपर कर देता है। तो आगे से सीओ डोंगचू अपने वेपन को घुमाते हुए उसके सभी अटैक को ब्लॉक कर देता है। सीओ डोंगचू ने भी अपनी काफी ज्यादा एनर्जी का यूज कर लिया होता है। सीओ डोंगचू बोलता है, आखिर मैं इसके अटैक में से कोई वीक पॉइंट क्यों नहीं ढूंढ पा रहा हूँ? वो बॉडी मैन अपने दोनों हाथों में ब्लड की एनर्जी निकालते हुए बोलता है, अब इसे खत्म करने का टाइम आ गया। ये बोलकर वो अपनी ब्लड एनर्जी को आसमान की तरफ कर देता है। ये देखकर सीओ डोंगचू हैरानी से बोलता है, अब ये क्या? अब ये फिर से क्या करने वाला है? वो बॉडी मैन अपनी ब्लड एनर्जी को आसमान में भेजने के बाद अपनी सभी एनर्जी को ब्लड स्पाइक्स में बदल देता है और इससे वो सीओ डोंगचू के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर सीओ डोंगचू भी हैरान हो जाता है। सीओ डोंगचू जल्दी से अपनी ऑरा स्किल थंडरस्टॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे कि सीओ डोंगचू के चारों तरफ बहुत सारे थंडरस्टॉर्म आ जाते हैं और वो उन सभी स्पाइक्स के ऊपर अटैक कर देते हैं और वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और फिर कुछ टाइम के बाद वहाँ से जैसे धुआं हटता है तो सीओ डोंगचू अभी भी वहीं पर खड़ा होता है। उसकी बॉडी के अंदर काफी सारे ब्लड स्पाइक्स लगे होते हैं और सीओ डोंगचू बहुत ज्यादा घायल होता है। उसके मुंह से काफी सारा ब्लड निकल रहा होता है। सीओ डोंगचू बोलता है, बाहर में जाओ, मैं इस तरह से यहाँ पर नहीं मर सकता। ये बोलकर सीओ डोंगचू वहीं पर नीचे जमीन पर गिर जाता है। ये वाला अटैक करने के कारण उस बॉडी मैन का भी हाथ कांप रहा होता है। वो बॉडी मैन बोलता है, ये बंदा सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, मैंने अपनी लगभग सारी एनर्जी का यूज कर लिया है। और उसी टाइम उसे वहाँ पर कुछ फील होता है और वो जल्दी से वहाँ से गायब होकर वहाँ से चला जाता है। और फिर हम र्यूसियो के घर का सीन देखते हैं। वहाँ पर जमीन पर काफी सारा ब्लड पड़ा होता है। र्यूसियो अपनी पावर को एक्टिवेट करके अपना हाथ उस ब्लड के अंदर रख देती है, जिससे कि र्यूसियो उस ब्लड की मेमोरीज को देखने लग जाती है। और उस मेमोरी को देखने के बाद र्यूसियो बोलती है, मैंने ये जो मैक्स की डॉल बनाई थी इसी ने मेरी जान बचाई है। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम मैक्स की बिल्डिंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर मैक्स और मैक्स की फैमिली रहती है। वहाँ पर मैक्स की मॉम टीवी के अंदर न्यूज देख रही होती है। न्यूज में बताया जा
आ रहा होता है कि हान रिवर के पास में जो बड़े बड़े धमाके हो रहे हैं, पहले लग रहा था वहाँ पर पोर्टल खुलने वाली है, लेकिन वहाँ पर कोई भी पोर्टल फ्रैक्चर नहीं होने वाली है, बल्कि वहाँ पर ली चांगसी की फाइट एक अनोन बंदे के साथ में हो रही है, जिससे कि वहाँ पर इतने बड़े बड़े धमाके हो रही है। और इसी बीच एक और न्यूज आ रही है कि जो होप अनाथ आश्रम है वहाँ पर भी सीओ डोंगचू के ऊपर किसी अनोन बंदे ने अटैक किया है। ये सब कुछ देखकर मैक्स की मॉम परेशान होती हुई बोलती है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, मैक्स कुछ दिनों से घर पर नहीं आया है। ये बोलकर मैक्स की मॉम मैक्स को कॉल करने के लिए अपना फोन उठाती है तो उसे अपना फोन नहीं मिलता। मैक्स की मॉम बोलती है आखिर मैंने अपना फोन कहाँ पर रख दिया है। और उसी टाइम वहाँ पर मैक्स की सिस्टर भी आ जाती है। मैक्स की सिस्टर मॉम से बोलती है मॉम आखिर आप इतनी रात को क्यों जाग रही हो, और चानो ब्रदर ने मुझे कहा था कि हमें मैक्स की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर मैक्स की मॉम बोलती है क्या चानो आखिर उसने तुमसे कॉन्टेक्ट कब किया, और तुम्हारा बड़ा भाई मैक्स कहाँ पर है। मैक्स की सिस्टर बोलती है मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता और मुझे उसके बारे में कुछ भी जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर मैक्स की मॉम को गुस्सा आ जाता है। वो मैक्स की सिस्टर को पीटती हुई बोलती है मैक्स ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है फिर भी तुम उसके बारे में ऐसा बोल रही हो। मैक्स की सिस्टर बोलती है मॉम मुझे दर्द हो रहा है, मुझे पिटना बंद करो। और फिर हम उस बिल्डिंग के ऊपर देखते हैं, वहाँ पर एक बंदा खड़ा होता है और हम देखते हैं कि ये वही क्रिमिनल होता है। वो अपनी जीप को बाहर निकालते हुए बोलते हैं क्या उन्होंने मुझसे ये नहीं कहा था कि इस बिल्डिंग के अंदर जो कोई भी है उनमें से एक को मुझे होस्टेज बनाना है और दूसरे को मुझे मार देना है। और फिर वो क्रिमिनल सीधा मैक्स की मॉम के कमरे के बाहर आ जाता है और वो अपनी एनर्जी से मैक्स के मॉम के कमरे का गेट खोलने लग जाता है। लेकिन जैसे वो क्रिमिनल गेट को टच करता है तो उसे एक शॉक लगता है। वो क्रिमिनल हैरानी से बोलता है आखिर ये क्या चीज है। और हम देखते हैं कि मैक्स के मॉम के गले में जो पेंडल होता है ये सब कुछ उसी के कारण हो रहा होता है, उसके कारण उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना होता है। वो क्रिमिनल बोलता है क्या उस कमीने ने यहाँ पर कोई प्रोटेक्टिव बैरियर बना रखा है। और उसी टाइम कोई उस क्रिमिनल के पेट में अपना स्पेयर घुसा देता है और उस क्रिमिनल के मुंह से बहुत ज्यादा ब्लड निकलने लग जाता है और वो स्पेयर उस क्रिमिनल के आर पार हो जाता है। और हम देखते हैं कि ये ब्लार्क होता है। ब्लार्क उस क्रिमिनल से बोलता है अगर तुम मरना नहीं चाहते तो अपने मुंह को बंद रखना क्योंकि ग्रेट लेडी सो रही है। वो क्रिमिनल हैरानी से अपने मन में सोचता है ये तो एक समन किया हुआ मोस्टर है, मैक्स तो यहाँ पर आसपास भी नहीं आखिर फिर ये मोस्टर यहाँ पर कैसे आ गया। ये सोचकर वो क्रिमिनल ब्लार्क से बोलता है प्लीज एक मिनट रुको, मैं तुम्हें सब कुछ समझाने के लिए तैयार हूँ। ब्लार्क उससे बोलता है मैं तुमसे कुछ भी नहीं पूछने वाला, बल्कि हमारा लॉर्ड खुद पर्सनली तुमसे क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम पेंसिल के अंदर का सीन देखते हैं। वहाँ पर एक बहुत बड़ा तालाब होता है और तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट में से एक बहुत बड़ा पाइथन बाहर निकल आता है और उसके सिर के ऊपर हमारा हीरो मैक्स खड़ा होता है। सिस्टम मैक्स को बताता है तुम्हारा डेमोनिक ड्रैगन ओशन वाला जो मिशन है वो कंप्लीट हो चुका है और पेंथिन की जो एडवेट रेट है वो 99 हो चुकी है और रिवॉर्ड में तुम्हारी एब्सोल्यूट मैजिकल बॉडी है वो पूरी तरह से फ्री हो गई है। और फिर हम मैक्स को देखते हैं। मैक्स की एब्सोल्यूट मैजिकल बॉडी फ्री होने के कारण उसके बाल होते हैं वो व्हाइट हो जाती है। मैक्स बोलता है फाइनली मैं पुराने दिनों के अंदर वापस आ गया। और तभी ब्लार्क माइंड टू माइंड मैक्स से बोलता है लॉर्ड मैंने फाइनली उस चूहे को पकड़ लिया जो ग्रेट लेडी को नुकसान पहुंचाना चाहता था। ये सुनकर मैक्स बोलता है क्या तुमने उस कमीने को पकड़ लिया, तुमने काफी अच्छा काम किया है। इसके बाद हम पेंथिन के अंदर ब्लार्क आयरन कासल का सीन देखते हैं। वहाँ पर उस क्रिमिनल को कैद करके रखा होता है। वो क्रिमिनल हैरानी से अपने मन में बोलता है आखिर ये कौन सी जगह है और तभी उसे वहाँ पर किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और फिर वहाँ पर मैक्स आ जाता है। पेंथिन के अंदर जितने भी डिमोनिक बीस्ट होते हैं वो सभी मैक्स से बोलते हैं डिमन लॉर्ड आपकी जय हो, हम आपकी पूजा करते हैं, प्लीज हमें यहाँ से आजाद करवा दे। ये सब कुछ सुनकर मैक्स बोलता है आखिर ये कमीने अचानक से मेरी पूजा करने क्यों लग गई है। मैक्स उन डिमोनिक बीस्ट से बोलता है तुम लोग चिंता मत करो, टाइम आने पर मैं तुम सभी को बाहर बुला लूंगा। इसके बाद मैक्स उस क्रिमिनल से बोलता है अच्छा तो तुम यहाँ पर हो। ये बोलकर मैक्स अपनी खतरनाक पावर को रिलीज करते हुए बोलता है जल्दी से मुझे बताओ आखिर तुम्हारा मास्टर कौन है। और फिर हम होनस साउथ अल्ट्रा का सीन देखते हैं। वहाँ पर एलहेम और वो दोनों बंदे भी होते हैं। एलहेम उन दोनों से पूछते हैं तुम्हारे टारगेट का क्या हुआ, क्या तुमने उनको एलिमिनेट कर दिया है। वो बॉडीमैन बोलता है वो दूसरा एस क्लास का हंटर जिसका नाम सीओ डोंगचू है, मैंने उसको एलिमिनेट कर दिया है। और फिर वो ब्लैकमैन बोलता है मैंने भी अपने टारगेट को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ही दिया था। ये सुनकर वो बॉडीमैन बोलता है क्या ऑलमोस्ट, तुम्हारा क्या मतलब है, तुमने अपने टारगेट को कंप्लीट नहीं किया है। वो ब्लैकमैन बोलता है अगर वो लोग मेरे बीच में नहीं आते तो मैं उस फर्स्ट एस क्लास के हंटर को मार देता। एलहेम उन दोनों को बताता है वो जो क्रिमिनल है वो लापता है, मुझे नहीं पता आखिर वो कहाँ पर है और वो जो डीमन लड़की है वो मर चुकी है। ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। वो दोनों हैरानी से बोलती है क्या वो डीमन लड़की मारी गई है, लेकिन वो तो सबसे कमजोर हंटर को मारने के लिए गई थी, आखिर वो कैसे मर सकती है। एलहेम अपनी पावर को एक्टिवेट करके अपने सिर को बड़ा कर लेता है और वो उन दोनों से बोलता है मैं तुम लोगों को एक न्यू पावर देने वाला हूँ, इस पावर का यूज करके तुम लोग उस कमीने मैक्स को मार देना। ये बोलकर एलहेम उन दोनों को एक न्यू पावर दे देता है जिसका नाम अथॉरिटी ऑफ अपासल होता है। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर ली चांगसी को अब धीरे धीरे होश आ रहा होता है। इसे देखकर ली चांगसी के क्लैन का एक बंदा एक लड़की से बोलता है जल्दी से यहाँ पर डॉक्टर को बुलाओ और चेयरमैन को इसके बारे में इन्फॉर्म कर देना कि लीडर जाग चुकी है। वो लड़की बोलती है ठीक है। ली चांगसी को फाइनली होश आ जाता है। वो बोलती है आखिर मैं कहाँ पर हूँ। ली चांगसी के पास एक लड़की खड़ी होती है। वो उससे बोलती है लीडर क्या तुम ठीक हो, आपने अपनी पूरी पावर का यूज कर लिया था इसलिए आपको एक और शौक लगा था जिसके कारण आप बेहोश हो गए थे। ली चांगसी जल्दी से खड़ी होकर बैठ जाती है। वो लड़की ली चांगसी से बोलती है लीडर आपको इस तरह से हिलना नहीं चाहिए। ली चांगसी उससे बोलती है क्या मुझे और शौक लगा था, ये कितनी ज्यादा शर्म की बात है। और फिर ली चांगसी के एक बंदे से पूछती है आखिर बैक हेरन कहाँ पर है। तो वो बंदा ली चांगसी को बताता है कि बैक हेरन है वो सीओ डोंगचू के पास गई है। जैसे ही वो बंदा ये बोलता है तो उसके साथ वाला बंदा उससे बोलता है तुम्हें लीडर के सामने ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, हमें लीडर को ये सब कुछ नहीं बताना है। ये सुनकर ली चांगसी उन लोगों से पूछती है आखिर तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो, क्या सीओ डोंगचू को कुछ हो गया, आखिर बैक हेरन उसके पास क्यों गई है। आगे से वो दोनों बंदे उदास हो जाते हैं। वो ली चांगसी को बताते हैं कि जिस तरह से आपके ऊपर किसी अनोन बंदे ने अटैक किया था ठीक वैसे सीओ डोंगचू के ऊपर भी किसी अनोन बंदे ने अटैक कर दिया था और हमें सुनने में आ रहा है कि सीओ डोंगचू की जान खतरे में है। ये सुनकर ली चांगसी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो जल्दी से अपने बेड पे से उठते हुए बोलती है आखिर उसका इलाज कहाँ पर किया जा रहा है। उसके साथ वाली लड़की ली चांगसी से बोलती है लीडर आपको खड़ा नहीं होना चाहिए, अभी भी आपको रिकवरी की जरूरत है। ली चांगसी चिल्ला के बोलती है मुझे बताओ आखिर सीओ डोंगचू कहाँ पर है।
है। इसके बाद सीन चेंज होता है। की होंग बैक हेरन से बोलता है क्योंकि बैक हेरन अभी भी सियो डोंगचुंग को हील कर रही होती है, इसलिए की होंग बैक हेरन से बोलता है सियो डोंगचुंग के बाहर वाले जितने भी गांव है वो पहले से ठीक हो चुके हैं, इसलिए मुझे लगता है कि अब तुम्हें रुक जाना चाहिए। बैक हेरन अभी भी सियो डोंगचुंग को हील करी होती है। बैक हेरन बोलती है सियो डोंगचुंग जल्दी से उठो, तुम इस तरह से यहाँ पर नहीं मर सकती हो। और उसी टाइम उस रूम का गेट ओपन होता है और वहाँ पर ली चांगसिक भी आ जाती है। ली चांगसिक की होंग से बोलती है मुझसे ये मत बोला कि ये मर चुका है। की होंग उससे बोलता है ये अभी तक मरा नहीं है, ये कोमा के अंदर और हमें मेडिकल डेटा से पता चला कि इसका ब्रेन डेड हो चुका है। ली चांगसिक गुस्से से बोलता है आखिर वो होनस ऑर्गेनाइजेशन वाले अनोन बंदे कौन है। की होंग बोलता है हंटर एसोसिएशन अभी भी उन लोगों को ट्रैक करी और तभी की होंग के पास उसके फोन में एक कॉल आ जाता है। की होंग जल्दी से उस कॉल को पिक कर लेता है तो कॉल पे डायरेक्टर होता है। तो डायरेक्टर की होंग को बताता है कि यहाँ पर एक जगह पर एक एस क्लास की पोर्टल ओपन हो गई है। ये सुनकर की होंग हैरानी से बोलते हैं क्या एस क्लास की पोर्टल ओपन हो गई है। ये सुनकर बैक हेरन और ली चांगसिक वो दोनों भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है। हम हंटर एसोसिएशन में कंट्रोल रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर वो सभी लोग उस एस क्लास की पोर्टल को देख रही होती है और उस पोर्टल को देखकर वहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ब्रांच मैनेजर अपने मन में सोचता है ली चांगसिक ने पहले अपनी पूरी एनर्जी का यूज कर लिया इसलिए वो ओरा सो के अंदर है और जो सियो डोंगचुंग है वो भी कोमा के अंदर है और जो हान्यूल है वो ओरा मशीन को ठीक कर रहा है और जो बैक हेरन है वो एक स्पोर्ट टाइप की हंटर है। आखिर इस एस क्लास की पोर्टल को कौन रोकेगा। ये सोचकर ब्रांच मैनेजर चिल्ला के वहाँ पर सभी लोगों से बोलते हैं अब से यहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया जा रहा है और हंटर एसोसिएशन में जितने भी हंटर है उन सभी को इकट्ठा कर लो। तो ब्रांच मैनेजर की बात सुनकर वहाँ पर सभी लोग अपने अपने काम लग जाते हैं और फिर सीन चेंज होता है। हम ब्लैक आयरन कासल का सीन देखते हैं जहाँ पर उस क्रिमिनल की आंखों से काफी सारी एनर्जी निकल रही होती है क्योंकि मैक्स अपनी पावर का यूज करके उस क्रिमिनल की सारी मेमोरीज को देख रहा होता है। मैक्स अपनी पावर का यूज करने के बाद उस क्रिमिनल की सारी मेमोरी को देख लेता है। उस क्रिमिनल की पूरी मेमोरी देखने के बाद मैक्स बोलता है अच्छा तो तुम्हारा बॉस वो आंख वाला बंदा है। और फिर सीन चेंज होता है। हम सड़क का सीन देखते हैं। वहाँ पर काफी ज्यादा ट्रैफिक होता है। वहाँ पर एक लड़की न्यूज रिपोर्टिंग दे रही होती है कि यहाँ पर सड़क पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है क्योंकि जब से वो एस क्लास का पोर्टल ओपन हुआ है तो यहाँ के जितने भी लोग हैं वो उस पोर्टल से बचने के लिए सिटी को छोड़कर बाहर की तरफ जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। और दूसरी तरफ जो गाड़ियां जा रही हैं जिनका कोई एंड नहीं है उन सभी में हंटर है वो सभी उस एस क्लास की पोर्टल के पास जा रही है क्योंकि फिलहाल के लिए जो फर्स्ट और सेकंड एस क्लास के हंटर है यानी कि सियो डोंगचुंग और ली चांगसिक वो भी घायल है, इसलिए वो लोग इस एस क्लास की पोर्टल को क्लियर नहीं कर सकते और फिलहाल के लिए एसोसिएशन भी इस पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। इसके बाद हम मैक्स के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर मैक्स की सिस्टर जिसू एक बड़े से बैग को रेडी कर लेती है। मैक्स की मॉम जिसू से बोलती है जिसू आखिर तुमने इतने बड़े बैग को तैयार क्यों किया है। जिसू बोलती है मॉम हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा क्योंकि बाहर एकदम से तबाही मची हुई है। ये सुनकर मैक्स की मॉम को गुस्सा आ जाता है और वो जिसू को मारने के लिए रेडी होते हुए बोलती है तुम्हारा बड़ा भाई अभी तक घर पर नहीं आया और तुम यहाँ से भागना चाहती हो। जिसू बोलती है मॉम आखिर तुम बड़े भाई की चिंता क्यों कर रही हो, क्या तुमने उसे मोस्टर को हराते हुए नहीं देखा, वो एक एस क्लास का हंटर है। लेकिन तभी उन दोनों को अपने पीछे एक आवाज सुनाई देती है। वहाँ पर मैक्स आ जाता है। मैक्स को देखकर मैक्स की मॉम बोलती है मैक्स आखिर तुम्हारे बालों को क्या हो गया, क्या तुमने अपने बालों को कलर करवाया है। मैक्स बोलता है आखिर तुम लोग किस कलर के बारे में बात कर रहे हो और तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो। जिसू मैक्स से बोलती है यहाँ पर एक एस क्लास का पोर्टल ओपन हो चुका है तो ये जगह खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मैंने अपना सामान पैक कर लिया। अगर तुम भी हमारे साथ जाना चाहते हो तुम भी अपना सामान पैक कर लो। ये सुनकर मैक्स अपनी मॉम से बोलता है मॉम मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो मैक्स की मॉम बोलती है हाँ बेटा मुझे बताओ आखिर तुम मुझसे क्या बताना चाहते हो। मैक्स अपनी मॉम को बताता है कि मॉम तुम और जिसू इसी घर में रहना, पूरे कोरिया में यही जगह है जो सबसे ज्यादा सेफ है। मैं यही बताने के लिए घर वापस आया हूँ और जैसा कि जिसू ने कहा था कि मैं मोस्टर को मारने में कितना ज्यादा एक्सपर्ट हूँ, मैं अभी उन मोस्टर को मार के वापस आता हूँ। ये सुनकर मैक्स की मॉम बोलती है ठीक है। इसके बाद मैक्स अपनी खतरनाक एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलता है मेरे जाने का टाइम आ गया है। इसके बाद ये वाला एपिसोड होता है यहाँ पर एंड। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज्यादा फाड़ू होने वाला है क्योंकि मैक्स अकेला उस एस क्लास की पोर्टल के अंदर जाने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। पहले तो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करने वाला था लेकिन फिर मैंने सोचा भैया 9 मिनट का बना ही देते हैं, इसलिए मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस दिन मैंने हिलाया था और अपने कपड़े से मैंने स्पंप को साफ किया था यानी कि अपने बच्चे को मारा था। तो कमेंट में जरूर बताना कि तुम लोगों ने आज हिलाया था या फिर नहीं। और साला में ये क्या बकवास मार रहा हूँ कुछ भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। जैसे कि लास्ट एपिसोड में देखा था मैक्स अपनी मॉम और सिस्टर को उसी घर में रहने के लिए बोल देता है और एपिसोड के लास्ट में मैक्स अपनी खतरनाक पावर को रिलीज करते हुए बोलता है अब मेरे जाने का टाइम हो चुका है। और फिर हम काफी सारे टैंक्स को देखते हैं जो कि सभी उस एस क्लास की पोर्टल की तरफ जा रही होती है और ये सारी की सारी मिलिट्री आर्मी होती है। ये लोग वहाँ की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जा रही होती है। इसके बाद हम कंट्रोल रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर ब्रांच मैनेजर उस एस क्लास की पोर्टल को देख रहा होता है। ब्रांच मैनेजर जोर से टेबल के ऊपर हाथ मारते हुए अपने मन में सोचता है इसी टाइम यहाँ पर ये एस क्लास की पोर्टल ओपन कैसे हो सकती है। और तभी हुमिंग के पास में एक मैसेज आता है। हुमिंग ब्रांच मैनेजर से बोलती है ब्रांच मैनेजर ये जो एस क्लास की पोर्टल है इसके ऊपर डायसू क्लैन ने बोली लगाई है यानी कि वो इसे क्लियर करना चाहता है। ये सुनकर ब्रांच मैनेजर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो जोर से चिल्ला के बोलता है ठीक है और सभी लोग उसकी तरफ अजीब तरीके से देखने लग जाते हैं। ब्रांच मैनेजर खुद को ठीक करते हुए बोलता है तुम लोग मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, मुझे लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था। तो अब ये डिसाइड हो चुका है कि इस एस क्लास की पोर्टल को डायसू क्लैन क्लियर करेगी। हुमिंग तुम इस न्यूज को सभी फोर्सेस में फैला दो। ये सुनकर हुमिंग बोलते है ठीक है सर मैं भी इस न्यूज को सभी फोर्सेस में फैला देती हूँ। और फिर सीन चेंज होता है। हम उस एस क्लास वाली पोर्टल की जगह का सीन देखते हैं। वहाँ पर काफी सारे हंटर
होते हैं और एक हंटर उन सभी को लीड कर रहा होता है। वहाँ पर दो हंटर आपस में बात करते हैं। पहला हंटर बोलता है, मुझे नहीं लगता इस दुनिया में कोई ऐसा है जो इस एस क्लास की पोर्टल के ऊपर अटैक कर सकता है। दूसरा हंटर बोलता है, मुझे लगता है कि हम सिर्फ मोस्टरों का चारा बनने वाले हैं, क्योंकि इस एस क्लास की पोर्टल के अंदर जो मोस्टर है हम उनका सामना नहीं कर सकते हैं। और तभी वहाँ पर जितने भी हंटर होते हैं उन सभी के मोबाइल में एक इमरजेंसी नोटिस आता है। उस नोटिस में लिखा होता है कि जो डाइसुंग क्लैन है वो इस एस क्लास की पोर्टल के ऊपर अटैक करने वाली है। और उसी टाइम वहाँ पर आसमान में एक ड्रैगन आ जाता है। वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए जोर से दहाड़ता है, जिससे कि वहाँ पर नीचे जितने भी हंटर खड़े होते हैं उन सभी को प्रॉब्लम होने लग जाती है और वो अपने कानों को बंद कर लेती है। वो हंटर बोलते हैं, देखो आसमान के अंदर कुछ फ्लाई कर रहा है। वो ड्रैगन बहुत ही स्पीड से फ्लाई करता हुआ उस एस क्लास की पोर्टल की तरफ चला जाता है। उस ड्रैगन को देखकर काफी हंटर पहचान जाते हैं। वो लोग बोलते हैं, ये तो मैक्स का ड्रैगन है और इसी की क्लैन इस एस क्लास की पोर्टल को क्लियर करने वाली है। और फिर हम कंट्रोल रूम का सीन देखते हैं। ये सब कुछ ब्रांच मैनेजर भी देख रहा होता है। ब्रांच मैनेजर बोलता है, अब आगे जो कुछ भी होगा वो सब कुछ मैक्स के हाथों में है। इसके बाद सीन वापस से मैक्स पे आ जाता है। मैक्स अपने ड्रैगन के ऊपर फ्लाई करते हुए उस एस क्लास की पोर्टल के बहुत ज्यादा पास चला जाता है। एक रिपोर्टर अपने कैमरामैन से बोलता है, ये न्यूज बहुत ज्यादा तकड़ी है, जल्दी से इसे ब्रॉडकास्ट करो, क्योंकि डाइसुंग क्लैन अकेली इस एस क्लास की पोर्टल के ऊपर अटैक करने वाली है। मैक्स अपने ड्रैगन के ऊपर फ्लाई करता हुआ सीधा उस एस क्लास की पोर्टल के अंदर चला जाता है। उस पोर्टल के अंदर आने के बाद वहाँ पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है। मैक्स अपने मन में सोचता है, मुझे लगता है कि यहाँ का जो तापमान है वो -70 डिग्री से भी कम है। और उसी टाइम वहाँ पर वो ब्लैकमैन भी आ जाता है। वो अपने मैग्नेटिक स्टॉर्म का यूज करते हुए सीधा मैक्स के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इससे मैक्स को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है। मैक्स आराम से अपने ड्रैगन के ऊपर खड़ा रहता है और तभी मैक्स का ड्रैगन अपने बड़े से मुंह को खोलकर अपने अटैक को चार्ज करने लग जाता है। मैक्स का ड्रैगन अपने अटैक को चार्ज करने के बाद वो अपने मुंह से बहुत सारी फायर निकालता है और उसे उस ब्लैकमैन के ऊपर अटैक कर देता है। वो ब्लैकमैन जल्दी से अपने हाथ को आगे की तरफ करके अपने ऊपर एक शील्ड बना लेता है, जिससे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। मैक्स बोलता है, लगता है कि तुम यहाँ से भागना चाहते हो। ये बोलकर मैक्स अपने ड्रैगन के ऊपर से नीचे जंप लगा देता है और साथ ही मैक्स अपने ड्रैगन स्वॉर्ड को भी बुला लेता है। मैक्स जल्दी से ब्रेथ ऑफ फायर किंग स्किल का यूज करते हुए अपने स्वॉर्ड से बहुत सारी फायर निकालकर उस जगह पर अटैक करता है, जिससे कि वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। मैक्स नीचे जमीन पर आ जाता है। मैक्स उस ब्लैकमैन से बोलता है, अगर तुमने अपने गेम को खेल लिया तो तुम उस जगह से बाहर आ सकती हो। और फिर हम उस ब्लैकमैन को देखते हैं। वो उस धमाके वाली जगह से बाहर आ जाता है। वो बिल्कुल ठीक होता है और फिर मैक्स और वो ब्लैकमैन दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं। वो ब्लैकमैन मैक्स से बोलता है, तुम एक एस क्लास के हंटर से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मैक्स उससे बोलता है, तुम्हारे पास और कुछ बचा है जो तुम मुझे दिखाना चाहते हो। वो ब्लैकमैन जोर से अपने पंच को जमीन से मारता है और वो अपने अपासल डोमेशन स्किल को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे कि उसकी बॉडी के सारे कपड़े फट जाते हैं और उसके हाथों से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकलने लग जाती है। उस ब्लैकमैन की हट्टी कट्टी बॉडी को देखकर मैक्स बहुत ही खतरनाक तरीके से हंसते हुए बोलता है, हाँ तुमने अब की ना काम वाली बात, अब तुम देखने में थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही हो। वो ब्लैकमैन मैक्स से बोलता है, तुम्हारे पास ये अब अच्छा टाइम है ये जानने का कि तुम कितनी पावर को हैंडल कर सकती हो। ये बोलकर वो ब्लैकमैन अपने पीछे स्पेस को फाड़ देता है और उस स्पेस के अंदर से वो एक बहुत बड़े एस्ट्रॉइड को निकालता है। उसे देखकर मैक्स जोर जोर से हंसने लग जाता है। मैक्स बोलता है, अगर तुम मेरे से फाइट करना चाहते हो तो तुम इतना तो कर ही सकती हो। ये बोलकर मैक्स अपने मैजिक इंटेंट को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे कि मैक्स के अंदर से एकदम फाड़ू एनर्जी निकलती है, जिसे देखकर उस ब्लैकमैन की फटके चार हो जाती है। वो ब्लैकमैन बोलता है, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है, इस बच्चे के पास इतनी ज्यादा पावर कैसे हो सकती है। और तभी हम देखते हैं कि मैक्स के पीछे वो बॉडी मैन भी आ जाता है। वो बॉडी मैन अपने हाथ के अंदर काफी सारी एनर्जी को इकट्ठा करके एक एनर्जी बॉल को बना लेता है। वो बॉडी मैन बोलता है, अक्सर बड़ी बड़ी स्किल के अंदर काफी सारी कमियां होती हैं, इसके मैंने को यही नहीं पता कि मैं भी यहाँ पर हूँ। मैक्स उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, क्या तुम इतनी जल्दी मरना चाहते हो जो तुम बाहर आ गए हो। ये सुनकर वो बॉडी मैन अपने मन में सोचता है, कैसे स्टार्टिंग से पता था कि मैं भी यहाँ पर हूँ। और तभी वो ब्लैक मैन अपने बड़े से एस्ट्रॉइड को सीधा मैक्स के ऊपर फेंक देता है। मैक्स जल्दी से अपने किंग ऑफ रेथ स्किल को एक्टिवेट करके अपनी स्वॉर्ड को बहुत ही स्पीड से घुमाते हुए एक बहुत ही पावरफुल स्लैश अटैक करता है। मैक्स का ये वाला अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि मैक्स के सामने जो एस्ट्रॉइड होता है वो बीच में से कट जाता है और साथ ही मैक्स का अटैक उस ब्लैक मैन को भी बीच में से काट देता है। वो एस्ट्रॉइड बीच में से कटने के बाद उस एस्ट्रॉइड के दोनों टुकड़े मैक्स के साइड से निकलकर पीछे की तरफ गिर जाते हैं और मैक्स बहुत ही कूल तरीके से खड़ा रहता है। मैक्स की इतनी ज्यादा टेरिफाइंग पावर को देखकर वो बॉडी मैन भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो बॉडी मैन अपने मन में सोचता है, ऐसे कैसे हो सकता है, इसके पास इतनी ज्यादा पावर कैसे हो सकती है। मुझे लगता है कि यहाँ तक कि एल्हम के पास भी इतनी ज्यादा पावर नहीं होगी। वो बॉडी मैन आगे कुछ भी कर पाता है, इससे पहले मैक्स बहुत ही स्पीड से उसके पास जाकर उसको गले से पकड़ लेता है। मैक्स उससे बोलता है, जब भी तुम किसी स्किल का यूज करते हो वो तुम्हें एक्सपोज कर देती है, इस चीज का आगे से ध्यान रखना। और फिर मैक्स बहुत ही खतरनाक तरीके से उस बॉडी मैन से पूछता है, आखिर वो आंख वाला बंदा कहाँ पर है। लेकिन उसी टाइम मैक्स के साइड में एल्हम की आंख आ जाती है और एक एक करके वहाँ पर काफी सारी आंखें आ जाती है। उनको देखकर मैक्स स्माइल करते हुए बोलता है, तो फाइनली ये आंख वाला बंदा यहाँ पर आ गया। ये बोलकर मैक्स उस बॉडी मैन को उठाकर अपने साइड में फेंक देता है। एल्हम मैक्स को देखकर बोलता है, अच्छा तो तुम्हारी पावर अवेकनर से डिफरेंट है, मैं खुद पर्सनली तुम्हारी पावर को टेस्ट करूंगा। ये बोलकर एल्हम अपनी एक पावर को एक्टिवेट करता है, जिससे कि वहाँ पर जितनी भी आंखें होती है उनमें से एक रेड एनर्जी निकलकर मैक्स की तरफ जाने लग जाती है। उस रेड एनर्जी के कारण वहाँ पर जो बॉडी मैन होता है उसका हाथ पत्थर का बदलने लग जाता है। वो बॉडी मैन बोलता है, प्लीज सर रुक जाइए, लेकिन एल्हम अपनी पावर को नहीं रोकता है, जिससे कि वो बॉडी मैन वहाँ पर पूरी तरह से पत्थर का बन जाता है। दूसरी तरफ मैक्स भी अपने खतरनाक ऑरे को रिलीज करता है, जिससे कि मैक्स को उस रेड एनर्जी से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। मैक्स अपनी स्वॉर्ड को उठाकर बोलता है, अब अटैक करने की मेरी बारी है। ये बोलकर मैक्स अपनी एक्सट्रीम फायरबॉल स्किल को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे कि मैक्स के सामने एक बहुत बड़ा फायरबॉल आ जाता है। मैक्स बहुत ही खतरनाक तरीके से एल्हम से बोलता है, मुझे जल्दी से अपनी रियल बॉडी दिखाओ, आखिर तुम कहाँ पर हो। ये बोलकर मैक्स अपने फायरबॉलों से उन सभी आंखों के ऊपर अटैक कर देता है,
है, जिससे कि वहाँ पर काफी सारे ब्लास्ट होती है और उनमें से एक फायरबॉल उस बॉडी मैन को भी जाकर लगता है, जिससे कि उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाती है। और फिर कुछ टाइम के बाद वहाँ से सारा धुआं हट जाता है, वहाँ पर एकदम शांत माहौल हो जाता है। मैक्स बोलता है मुझे पता है कि तुम मेरे इस अटैक से अभी भी नहीं मरे हो, इसलिए जल्दी से बाहर आ जाओ। तो मैक्स की बात सुनकर वहाँ पर एलहम की आंख वापस आ जाती है। एलहम मैक्स से बोलता है तुम्हारी ये जो पावर है ये इस दुनिया से नहीं, आखिर तुम कहाँ से हो? आगे से मैक्स उससे बोलता है आखिर तुम ये क्यों जानना चाहते हो? अगर तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर दोगे तो मैं भी तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। ये सुनकर एलहम बोलता है अच्छा तो तुम मुझसे डील करना चाहते हो? मैक्स बोलता है हाँ, तो फिर तुमने क्या डिसाइड किया है? एलहम मैक्स से बोलता है मुझे डील बहुत ज्यादा पसंद है। और साथ ही एलहम अपने मन में सोच रहा होता है अगर एक बार ये लड़का मेरे पास आ गया तो मैं इसको पकड़कर इसकी बॉडी से इसका दिल बाहर निकाल लूंगा। एलहम की ये बोलने के बाद ये वाला एपिसोड होता है यहाँ पर एंड। और हाँ, मैंने अपने फर्स्ट चैनल के ऊपर एक न्यू सीरीज स्टार्ट किया है जिसके अंदर हमारा मेन कैरेक्टर मरने के बाद एक फूल के अंदर रिबॉर्न हो जाता है और उसके पास एक चूतिया सा सिस्टम होता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को प्लांट के जीन देता है और हमारा हीरो प्लांट के जीन को अपने साथ में फ्यूज करके स्ट्रॉन्ग होता जाता है। और हमारे हीरो का दोस्त एक चिपकली होता है। ये स्टोरी अगर देखनी है तो इसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। जैसे कि लास्ट एपिसोड में देखा था एलहम मैक्स से बोलता है तुम्हारी ये जो पावर है वो इस दुनिया से नहीं हो, आखिर तुम कहाँ से हो? आगे से मैक्स उससे बोलता है अगर तुम मेरे सवालों का जवाब देते हो तो मैं भी तुम्हारे सवालों का जवाब दे दूंगा। ये सुनकर एलहम बोलता है अच्छा तो तुम मेरे साथ डील करना चाहते हो? मुझे डील बहुत ज्यादा पसंद है। और साथ ही एलहम अपने मन में सोच रहा होता है कि साले एक बार पास तो आ जाओ, उसके बाद मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर से तुम्हारा दिल निकाल लूंगा। और फिर मैक्स एलहम से बोलता है तो फिर ठीक है, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। ये बोलकर मैक्स अपनी घोस्ट आई को एक्टिवेट कर लेता है जिससे कि मैक्स किसी की भी यादों को देख सकता है। एलहम मैक्स से बोलता है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी इस तरह की घटिया चालें मुझ पर काम नहीं करेगी। मैक्स उससे बोलते हैं कमीने मैंने तो तुझ पर स्टार्टिंग से ही भरोसा नहीं किया था, अब जल्दी से तुम्हारी जितनी भी मेमोरी है वो मुझे दे दो। इसके बाद मैक्स एलहम की मेमोरी को देखने लग जाता है। मैक्स एलहम की मेमोरी में एक टाइटन प्लेनेट पर हेक्टोन नाम की जगह को देखता है। वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीइंग होता है, वो उस प्लेनेट के सभी बंदों को मार देता है और उस पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर मैक्स होनस नेबुला का सीन देखता है, वहाँ पर भी एक बहुत ज्यादा पावरफुल बीइंग होता है। वो उन 4 होनस क्लैन के बंदों से बोलता है हेक्टोन के जितने भी वंशज थे वो सभी मर चुके हैं, सिर्फ हम ही लोग बचे हैं और मैं उन जायंट्स को दोबारा से जगाने के लिए उन स्टार की डायमेंशन को ओपन कर दूंगा जिनके अंदर लाइफ है। अगर हम उस स्टार के ऊपर काफी सारे पोर्टल को ओपन करके उस स्टार को पूरी तरह से इथर एनर्जी से भर देते हैं तो हम अपने प्लान में कामयाब हो सकती है। इसके बाद मैक्स डार्क साइड का सीन देखते हैं जहाँ पर वर्ल्ड के जितने भी पावरफुल बंदे होते हैं वो उस जगह पर आपस में मिलते हैं। वहाँ पर अर्थ के जितने भी पावरफुल बंदे होते हैं वो दूसरे रेसेस के साथ में बात करने के लिए आई होती है। वहाँ पर एक बंदा बोलता है क्या उन लोगों ने जो कहा वो सच है कि वो हमें एक इंटरनल लाइफ को दे सकती है? दूसरा बोलता है एक बार इन एनर्जी से भरी हुई बड़ी बड़ी बॉलों को तो देखो, इसलिए वो लोग सच्ची बोल रहे होंगे। इस एनर्जी की बॉल से हम पूरे अर्थ के ऊपर रूल कर सकते हैं। और तभी वहाँ पर दूसरे रेस का एक और बीइंग आ जाता है। वो उन सभी बंदों से बोलता है हेलो अर्थ के लीडर, तुम सभी लोगों से मिलकर अच्छा लगा, मैं यहाँ पर तुम लोगों को इंटरनल लाइफ का गिफ्ट देने के लिए आया हूँ। इसके बाद मैक्स आगे कुछ भी देख पाता है इससे पहले एलहम अपने एक आंख को निकाल देता है और अपना कनेक्शन उससे तोड़ देता है ताकि मैक्स उसकी आगे की कोई भी मेमोरी ना देख पाए। एलहम गुस्से से बोलता है मुझे पता है कि आखिर उसकी पावर कहाँ से आती है, ये स्पेस का वही कूड़ है, डीमन बिस्ट नेबुला, कहीं ऐसा तो नहीं है वो उस जगह का रूलर है। इसके बाद सीन वापस से मैक्स पे आ जाता है। मैक्स बोलता है उस कमीने आंख वाले बंदे के पास तो हजारों लाखों सालों की यादें हैं। जब मैं 1 सेकंड के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गया तो उस कमीने ने अपनी आंख से कनेक्शन तोड़कर वो कमीना यहाँ से भाग गया। क्या वो आंख वाला बंदा फाइनल बॉस है और जायंट को दोबारा से जगाना, क्या यही उनका टारगेट है? और उस आंख वाले बंदे से मुझे इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि मैं उसे ठीक से ऑर्गेनाइज भी नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर मैक्स वहाँ पर आसपास देखते हुए बोलता है ये एक एस क्लास की पोर्टल है लेकिन यहाँ पर एक भी मॉन्स्टर नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन तभी मैक्स को कुछ दिखाई देता है। वहाँ पर जो बॉडी मैन और ब्लैक मैन की जो बॉडी पड़ी होती है उनमें से काफी सारी एनर्जी निकलती है और आसमान में जाकर वहाँ पर एक जगह पर इकट्ठा होने लग जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम उस एस क्लास की पोर्टल के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर हानिल और बैक हेरन के अलावा वहाँ पर काफी सारे लोग आए होते हैं। और तभी वहाँ पर ब्रांच मैनेजर भी आ जाता है। वो उन दोनों के पास आकर हानिल से बोलता है यहाँ पर पोर्टल फ्रैक्चर और यहाँ की जितनी भी सिचुएशन है उन सभी को संभालने के लिए तुम दोनों का बहुत ज्यादा थैंक यू। और साथ ही मैंने ये भी सुना है कि डायरेक्टर हानिल आप अपने दोनों हाथों का यूज नहीं कर सकते, आखिर आपके साथ में क्या हो गया? क्योंकि हमने पिछली बार देखा था जब हानिल की फाइट उस गोटमैन के साथ में हुई थी तो उस गोटमैन ने हानिल के दोनों हाथों को काट दिया था। हानिल बोलता है मैंने अपने हाथों के साथ में कुछ न्यू इक्विपमेंट को इक्विप कर लिया है, कुछ टेक्निकल लिमिटेशन के बावजूद मैं अभी भी फाइट कर सकता हूँ। बैकहेरिन ब्रांच मैनेजर से पूछती है आखिर हंटर मैक्स को इस एस क्लास की पोर्टल के अंदर गए हुए कितना टाइम हो गया है? ब्रांच मैनेजर बैकहेरिन को बताता है कि मुझे लगता है कि 3 घंटों से भी कम टाइम हुआ है। अगर वो इस एस क्लास की पोर्टल को क्लियर करने में फेल भी हो जाता है फिर भी हमारे पास चांस है कि हम दूसरी बार इस पोर्टल के ऊपर अटैक करके इसे क्लियर कर दें। और यही बात हंटर मैक्स की तो वो मुझे पूरा यकीन है कि वो वहाँ से सेफली वापस आ सकता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक आवाज आती है, क्या तुम्हें ये लगता है कि मेरा मास्टर उस एस क्लास की पोर्टल को क्लियर नहीं कर पाएगा? और हम देखते हैं कि ये आवाज रूसियो की होती है। रूसियो लोगों के पास आकर उनसे बोलती है क्या तुम लोगों को नहीं पता कि मास्टर मैक्स कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? रूसियो को देखकर बैकहेरिन बोलती है आखिर ये यहाँ पर क्या करने के लिए आई है? रूसियो उन तीनों से बोलती है जो होनस ऑर्गेनाइजेशन के जो असेसन है उनमें से एक असेसन मुझे मारने के लिए मेरे घर पर आया था। ये सुनकर वो तीनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ब्रांच मैनेजर रूसियो से पूछता है तो क्या फिर तुम्हारी उसके साथ में फाइट हुई लेकिन तुम्हें तो कोई भी चोट नहीं लगी, आखिर उसके साथ क्या हुआ? रूसियो बोलती है वो मेरी डॉल के साथ में फाइट करते हुए मारी गई। ये सुनकर वो तीनों फिर से हैरान हो जाते हैं। हानिल अपने मन में बोलते हैं क्या ये उस कर्स डॉल की बात कर रही है जिसे ये हमेशा अपने पास रखती है? रूसियो बोलती है इस बार मैंने एक स्पेशल डॉल बनाई थी जिसकी पावर मेरी जो कर्स डॉल है उससे भी बहुत ज्यादा पावरफुल थी। उसने उस असेसन को मार डाला लेकिन उससे फाइट करने के दौरान उसकी सारी पावर चली गई। लेकिन मैं उस डॉल को दोबारा से जिंदा करने के लिए मैं मास्टर मैक्स के साथ में अपना रिलेशन और भी अच्छा बनाऊंगी। और तभी वहाँ पर कुछ हंटर उस एस क्लास की पोर्टल की तरफ देखते हुए
बोलते हैं देखो उस एस क्लास की पोर्टल का कलर चेंज हो रहा है, यानी कि वो पोर्टल क्लियर हो गई है। ये सुनकर वो चारों हैरानी से उस पोर्टल की तरफ देखने लग जाते हैं। इसके बाद हम वापस उस एस क्लास की पोर्टल के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर उन दोनों बंदों की बॉडी से एनर्जी निकलकर 2 क्रिस्टल में बदल जाती है और उन दोनों क्रिस्टल को मैक्स ले लेता है। सिस्टम मैक्स से बोलते हैं आपने ग्रेट एस्ट्रॉइड की पावर को हासिल कर लिया है और साथ ही आपको 2 इथर कोर मिले हैं जो कि किसी को भी एस ग्रेड में अवेकन कर सकती है। मैक्स उन दोनों क्रिस्टलों को देखते हुए बोलते हैं आखिर इन दोनों क्रिस्टलों का कितना प्राइस होगा, तो क्या फिर मुझे इन दोनों को टेस्ट करना चाहिए। इसके बाद मैक्स अपने ड्रैगन के ऊपर सवार होकर उस एस क्लास की पोर्टल के बाहर आ जाता है और मैक्स को देखकर वहाँ पर सभी हंटर और सभी बंदे मैक्स को चीयर करने लग जाते हैं। मैक्स को देखकर हानिल और बाकी सभी लोग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और रिस्यू तो मैक्स को हाई कर रही होती है और मैक्स भी उन चारों की तरफ देखता है। मैक्स को देखकर वहाँ पर लोग आपस में बात करती है, इसने अकेले इस एस क्लास की पोर्टल को क्लियर कर दिया, आखिर ये कितना ज्यादा पावरफुल होगा। और फिर मैक्स का ड्रैगन नीचे जमीन पर आ जाता है। मैक्स का ड्रैगन उन बंदों को देखकर एक जोरदार रोर करता है। इसके बाद मैक्स अपने ड्रैगन से नीचे आ जाता है, वो उस ड्रैगन को अपनी इन्वेंटरी में रख लेता है। ब्रांच मैनेजर मैक्स के पास आकर मैक्स से बोलता है मिस्टर मैक्स मैं आपको हंटर एसोसिएशन की तरफ से दिल से थैंक यू बोलता हूँ। और फिर वहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं वो मैक्स से बोलते हैं मिस्टर मैक्स हम भी आपके लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल है, अगर आप नहीं होते तो इस एस क्लास की पोर्टल को कोई भी क्लियर नहीं कर पाता, इसलिए हम भी आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं, आपका बहुत ज्यादा थैंक यू। लेकिन हमारा मैक्स तो मैक्स ही है, मैक्स को इन सब चीजों से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। मैक्स अपने मन में बोलता है ये सब कितना ज्यादा अनोइंग है। रिस्यू मैक्स के पास आकर बोलते हैं मास्टर प्लीज मुझे बताओ आखिर इस एस क्लास की पोर्टल के अंदर किस तरह के मॉन्स्टर थे। ये सुनकर बैक हेरिन और हानिल भी मैक्स की तरफ देखने लग जाती है। मैक्स उस एस क्लास की पोर्टल की तरफ देखते हुए बोलता है उस एस क्लास की पोर्टल के अंदर कोई भी मॉन्स्टर नहीं था। ये सुनकर रिस्यू अजीब सा मुंह बनाते हुए बोलती है क्या उस पोर्टल के अंदर कोई नहीं था, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो एक एस क्लास की पोर्टल थी। ये सुनकर ब्रांच मैनेजर भी काफी ज्यादा हैरान होता है। ब्रांच मैनेजर मैक्स से बोलते हैं क्या उस एस क्लास की पोर्टल के अंदर कोई भी मॉन्स्टर नहीं था, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। मैक्स बोलते हैं उस एस क्लास की पोर्टल के अंदर 3 लोग थे, जिसमें से एक ब्लैक मैन था, एक बॉडी मैन था और लास्ट में एक आंख वाला बंदा था। ये सुनकर बैकरिन अपने मन में बोलती है ये जो ब्लैक मैन है इसने ली चांगसी के ऊपर अटैक किया था और वो जो बॉडी मैन है उसने सियोडोंगचुंग के ऊपर अटैक किया था। ब्रांच मैनेजर भी अपने मन में सोच रहा होता है कि ये सुनना भी एक इम्पॉसिबल सी बात है कि उस एस क्लास की पोर्टल के अंदर कोई भी मॉन्स्टर नहीं था। ये सोचकर ब्रांच मैनेजर मैक्स से बोलता है मैं अभी के लिए तो इसके बारे में समझ गया और आगे की जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है वो एसोसिएशन खुद इस पोर्टल के अंदर जाकर कर लेगी। हानुल बोलता है मैक्स ने जिन 2 बंदों के बारे में बताया उनमें से एक बंदे ने ली चांगसी के ऊपर अटैक किया था और दूसरे ने सियोडोंगचुंग के ऊपर, लेकिन आखिर वो आंख वाला बंदा कौन है। और फिर बैकरिन मैक्स से पूछती है आखिर तुमने उन तीनों के साथ में क्या किया। मैक्स बैकरिन को बताता है मैंने उस आंख वाले बंदे को छोड़कर बाकी दोनों को मार दिया है क्योंकि वो आंख वाला बंदा वहाँ से भाग गया। ब्रांच मैनेजर मैक्स से पूछता है तो क्या फिर वो आंख वाला बंदा भी स्पिरिट रिलम का बीइंग है। मैक्स बोलता है वो आंख वाला बंदा उन दोनों बंदों का बॉस लग रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि असली मास्टरमाइंड कोई और है। लेकिन फिलहाल के लिए तो मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है मुझे इसे ठीक से ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ टाइम चाहिए। रिस्यू मैक्स के पास आकर बोलती है मास्टर क्या आपको इस एस क्लास की पोर्टल के अंदर से कुछ मिला। ये सुनकर वो तीनों भी मैक्स की तरफ देखने लग जाते हैं क्योंकि एस क्लास की पोर्टल के अंदर मॉन्स्टर को मारने के बाद उसके अंदर से काफी सारी लूट मिलती है। इसके बाद ये वाला एपिसोड होता है यहीं पर एंड। मैक्स की तरफ देखने लग जाती है। मैक्स अपने सिर को पकड़कर बोलता है मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मुझे लगता है कि मैंने उस पोर्टल के अंदर अपनी सारी एनर्जी का यूज कर लिया है, इसलिए अगर तुम्हें और कुछ भी जानना है तो तुम चारों से कांटेक्ट कर सकते हो। ये बोलकर मैक्स उन सभी को बाय करके वहाँ से छूमंतर हो जाता है। रिस्यू मैक्स को रोकते हुए बोलती है मास्टर मुझ पर आपका एक फेवर है, लेकिन मैक्स तो उसकी घंटा भी नहीं सुनता क्योंकि मैक्स तो पहले से ही वहाँ से जा चुका था। ब्रांच मैनेजर बोलता है लगता है कि वो यहाँ से चला गया है। बैकरिन और हानिल दोनों अपने मन में बोलते हैं आखिर ये आंख वाला बंदा कौन है, ये हमारा न्यू एनिमी है। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम न्यूज का सीन देखते हैं जहाँ पर हर तरफ मैक्स के चर्चे हो रही होती है। न्यूज में बताया जा रहा होता है कि साउथ कोरिया के हंटर जिसका नाम मैक्स है उसने अकेले एक एस क्लास की पोर्टल को क्लियर कर दिया है। वो इस वर्ल्ड का पहला एस क्लास का हंटर है जिसने अकेले एक एस क्लास की पोर्टल को क्लियर कर दिया है। उसे हाल ही में एक एस क्लास में प्रमोट किया गया था और अब जो वर्ल्ड चार्ट हंटर रैंकिंग है उसमें भी एक बड़ा बदलाव आ सकता है क्योंकि मैक्स पहला एस क्लास का हंटर बन सकता है। इन सभी न्यूज को वो स्ट्रीमर देख रहा होता है, इनको देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो स्ट्रीमर बोलता है ये तो बहुत ज्यादा क्रेजी है, इस दुनिया का सबसे पावरफुल हंटर हमारे सामने आ चुका है, वो है ब्रदर मैक्स। इसके बाद वो स्ट्रीमर स्ट्रीम करने लग जाता है और वो स्ट्रीम के ऊपर काफी सारी बकचोदी करता है। वो स्ट्रीमर बोलता है ये इस वर्ल्ड में पहली बार हो रहा है जब सिर्फ एक बंदे ने एक एस क्लास की पोर्टल को अकेले क्लियर कर दिया है, इसलिए मुझे लगता है कि जो ब्रदर मैक्स है उसे पहला एस क्लास का हंटर बना देना चाहिए। अगर तुम लोग भी इसे एग्री करते हो तो जल्दी से लाइक दबा दो। और हाँ भाई लोग अगर तुम लोग भी इसे एग्री करते हो तुम लोग भी मेरी वीडियो को लाइक कर दो। लेकिन उस स्ट्रीमर के जो सब्सक्राइबर होते हैं वो कमेंट करते हैं, लेकिन मैंने सुना था कि मैक्स ने खुद बोला था कि उस एस क्लास की पोर्टल के अंदर कोई भी मॉन्स्टर नहीं था। ये कमेंट पढ़कर दूसरा बंदा भी बोलता हाँ मैंने भी इसके बारे में सुना है कि उस एस क्लास की पोर्टल के अंदर कोई भी मॉन्स्टर नहीं था। ये सब कमेंट पढ़कर उस स्ट्रीमर का भी दिमाग खराब हो जाता है। वो चिल्ला के बोलता है रुको सालो मैं भी तुम सभी के कमेंट ब्लॉक करता हूँ। जो बंदा ये कमेंट कर रहा है कि मैक्स ऐसे फालतू में बकवास कर रहा है तो मैं उन सभी के कमेंटों को ब्लॉक कर दूंगा। और फिर वो स्ट्रीमर अपनी स्ट्रीम को ऑफ कर देता है। वो अपना मोबाइल निकाल के बोलता है मैं अभी पोर्टस क्लैन के लीडर को कॉल करके इसके बारे में पूछता हूँ। वो स्ट्रीमर उस गंजे ओल्ड मैन को कॉल करके बोलता है हेलो ब्रदर क्या तुम उस एस क्लास की पोर्टल की सिचुएशन को संभालने के लिए गए थे। आगे से वो ओल्ड मैन स्ट्रीमर से कुछ बोलता है जिसे सुनकर वो स्ट्रीमर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद हम डायसोंग क्लैन की बिल्डिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर जिमी को काफी सारी कॉल आ रही होती है और जिमी उन सभी बंदों की जो भी रिक्वेस्ट होती है उन सभी को नोट करी होती है। जिमी एक कॉल पे बोलते ठीक है सर मैंने आपकी बात को नोट कर लिया है
और फिर जिमी उस कॉल को कट कर देती है। जिमी बोलती है, मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि चीफ ने मुझसे कहा था कि मुझे कुछ टाइम के लिए मैक्स के मामलों को देखना है, लेकिन इस शोर शराबों का क्या है, मुझे बार बार कॉल आ रही है, तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। और तभी जिमी को फिर से कॉल आने लग जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम चानहो को देखते हैं। चानहो भी मैक्स को कॉल कर रहा होता है और मैक्स उसका कॉल नहीं उठा रहा होता है, जिससे कि चानहो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। चानहो बोलता है, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, ये कमीना मैक्स मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहा है। और फिर चानहो मैक्स को मैसेज करता है, मैक्स आखिर तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो। यहाँ पर हमारी बिल्डिंग के अंदर जितने भी फोन है उन सभी में कॉल आई जा रही है, ऐसे तो हमारे सभी फोन खराब हो जाएंगे, इसलिए मुझे लगता है कि हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत है। लेकिन फिर हम मैक्स को देखते हैं, मैक्स आराम से अपने लोड़े घोड़े बेचकर सो रहा होता है। उसे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता कि कोई से कॉल कर रहा है या फिर कोई से मैसेज कर रहा है। फिर सीन वापस से चानहो पर आ जाता है। चानहो थक हार कर बैठ जाता है। चानहो बोलता है, आखिर वो कमीना अकेले उस एस क्लास की पोर्टल को क्लियर करने के लिए क्यों गया, कम से कम वो अपने साथ एक या फिर दो बंदों को तो लेकर जा सकता था। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम कहीं बहुत ज्यादा दूर अल्ट्रा फोनस ब्लड डोमेंशन का सीन देखते हैं। वहाँ पर एक अलग ही बीइंग का बंदा होता है जो कि हेक्टाउन का हाई प्रीस्ट है और इसका नाम रमेश है। उस जगह पर बड़े बड़े स्टैचूज होते हैं। रमेश उन्हीं के सामने एक स्टैचू के सामने बो डाउन करता है और तभी रमेश के पीछे एलएम आ जाता है। एलएम रमेश से बोलता है, मैं यहाँ पर हाई प्रीस्ट से मिलने के लिए आया हूँ। रमेश अपनी स्टिक को उठाकर खड़ा हो जाता है। एलएम उससे बोलता है, अर्थ के ऊपर एक प्रॉब्लम हो गई है। रमेश बोलता है, मुझे बताओ आखिर अर्थ के ऊपर क्या प्रॉब्लम हो गई है। एलएम बोलता है, मुझे लगता है कि अर्थ के ऊपर किंग ऑफ डीमन नेबुला अपीयर हो गया है और उसने अपनी पावर का यूज करते हुए मेरी मेमोरी को ले लिया और उसे हमारे प्लान के बारे में पता लग गया है। ये सुनकर रमेश पहले तो कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन फिर उसे एकदम से गुस्सा आ जाता है। वो अपनी स्टिक को जोर से जमीन पर मारता है और वो एलएम से बोलता है, तुम कोरिया के अंदर जितने भी पोर्टल्स को क्रिएट करने वाले थे उन सभी को रोक दो और हेवन के खिलाफ फाइट करने के लिए रेडी हो जाओ। एलएम रमेश यानी कि हाई प्रीस्ट के सामने बो डाउन करते हुए बोलता है, ठीक है हाई प्रीस्ट, हम लोग अभी ये सब कुछ करते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम वर्ल्ड हंटर एसोसिएशन WHA का सीन देखते हैं। वहाँ पर एक मीटिंग हो रही होती है। वहाँ पर मैक्स के बारे में काफी सारे न्यूज़पेपर और आर्टिकल पड़ी होती है। उनमें लिखा होता है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक एस क्लास की पोर्टल को 3 घंटे से भी कम टाइम में क्लियर कर दिया। और तभी वहाँ पर एक बंदा एक माइक अपनी उंगली से चेक करता है और फिर हम उस बंदे को देखते हैं जो कि वर्ल्ड हंटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट और इसका नाम रेन है। रेन वहाँ पर सभी लोगों से बोलता है, तो फिर ठीक है, अब कोरिया के अंदर जो एस क्लास के पोर्टल में जो एक्सीडेंट हुआ था हम लोग उसके बारे में बात कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले तुम सभी लोग डायरेक्ट स्क्रीन के ऊपर फोकस करो। वहाँ पर स्क्रीन पर मैक्स का फोटो होता है। रेन बोलते हैं, आप लोग जिसे देख रहे हैं ये हंटर मैक्स है, इसने कोरिया के अंदर अकेले एक एस क्लास की पोर्टल को क्लियर कर दिया है। लेकिन तभी वहाँ पर रेन को रोकते हुए एक बंदा बोलता है, लेकिन 1 मिनट रुको। और फिर हम उस बंदे को देखते हैं जो कि एक जापानी सेंटर होता है, उसका नाम सिंजू होता है और ये सेंट्रल कम्युनिकेशन का चेयरमैन है। सिंजू बोलता है, जब हमारी कंट्री में कोई भी पोर्टल ओपन होता है तो हम उस पोर्टल से जो एनर्जी या फिर ऑरा निकलता है उसके अकॉर्डिंग उसको रैंक नहीं देती है, बल्कि उस पोर्टल के अंदर कितने सारे मोस्टर है इस हिसाब से उस पोर्टल को रैंक देते हैं कि वो पोर्टल ए क्लास की है या फिर एस क्लास की है। और इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उस एस क्लास की पोर्टल के अंदर कोई भी मोस्टर नहीं था तो हम उसे एस क्लास की पोर्टल नहीं मान सकते। इसलिए 6 ऐसी कंट्री है जिन्होंने एस क्लास की पोर्टल को क्लियर किया है और इसके अलावा सिर्फ एक बंदा एक एस क्लास की पोर्टल को क्लियर नहीं कर सकता, इसलिए वो एस क्लास की पोर्टल नहीं हो सकती है। और तभी वहाँ पर एक और बंदा बोलता है जो कि चाइना अवेकन फोर्स का वाइस चेयरमैन और उसका नाम जिन रोंग है। जिन रोंग बोलता है, हम उस एस क्लास की पोर्टल को हमारे हंटरों के लिए एक एग्जामिनेशन लोकेशन के बराबर मान सकते हैं। और तभी वहाँ पर एक और बंदा बोलता है, तुम सभी लोग इतनी ज्यादा जल्दी में क्यों हो, तुम सभी लोग इस सिचुएशन को इतनी जल्दी जज क्यों कर रहे हो, जबकि यहाँ पर कोरिया हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन भी है। तो कोरिया हंटर एसोसिएशन का भी चेयरमैन जिसका नाम पार्क जुन है वो भी अपने गले को साफ करते हुए अपने मन में बोलता है, ये सभी कमीने जानबूझकर इस तरह की बातें कर रहे हैं, अगर ये लोग ऐसा ही करते रहेंगे तो ठीक है, मैं भी इसे याद रखूंगा। रेन बोलता है, तो फिर ठीक है, हम उस पोर्टल को चेक करने के लिए कि वो पोर्टल एस क्लास का है या फिर नहीं एक इन्वेस्टिगेशन टीम को भेजेंगे। और बाद में हमारी आज की जो मीटिंग थी वो उस मुद्दे के ऊपर नहीं थी, लेकिन इससे पहले तुम सभी लोग ये सुनो कि हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन पार्क जुन तुम सभी लोगों से क्या बोलना चाहता है। चेयरमैन पार्क जुन बोलता है, मैं हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन पार्क जुन हूँ। हमने हंटर मैक्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया और इसी प्रॉब्लम के कारण हम ग्लोबल मेजर स्टार्ट करने की रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को देख लें। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम डायसुंग बिल्डिंग का सीन देखते हैं। वहाँ पर चानहो और जिमी गाड़ी में बैठकर आ जाते हैं। उस बिल्डिंग के नीचे बहुत ही ज्यादा रिपोर्टर इकट्ठा हुए होती है, जिनको देखकर चानहो और जिमी का और भी ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है। चानहो जैसे ही गाड़ी से उतरता है तो वो सभी रिपोर्टर चानहो से बोलते हैं, चानहो क्या हम आपसे बात कर सकते हैं, क्या वो एस क्लास की पोर्टल, क्या वो सच में एस क्लास की पोर्टल थी, इस बारे में हंटर मैक्स ने क्या बोला है। ये सुनकर चानहो अपने मन में बोलता है, इनसे ये किसी ने बोल दिया कि वो पोर्टल एस क्लास का नहीं है। ये सोचकर चानहो उन सभी रिपोर्टर से बोलते हैं, हम आपको हंटर मैक्स और उस एस क्लास की पोर्टल के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। वो रिपोर्टर बोलते हैं, यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन टीम आई थी उन लोगों ने भी बोल दिया कि उस पोर्टल के अंदर कुछ भी नहीं था। अगर हंटर मैक्स हमें बता दे कि उसे उस एस क्लास की पोर्टल के अंदर से क्या लूट मिली थी तो इससे ये डिसाइड हो सकता है कि वो पोर्टल किस रैंक की थी। और फिर जिमी जल्दी से उन सभी रिपोर्टर को साइड में करके चानहो के आगे जाने का रास्ता बना देती है। तो चानहो भी उस बिल्डिंग की तरफ चला जाता है और चानहो जिमी को उस भीड़ में से निकालने के लिए थैंक यू भी बोलता है। और फिर वो सभी रिपोर्टर जिमी को घेर लेते हैं। वो लोग जिमी से बोलते हैं, मिस जिमी क्या आप हमें इंटरव्यू देंगे, तो जिमी उन्हें साफ साफ मना कर देती है। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम मैक्स की बिल्डिंग का सीन देखते हैं। वहाँ पर भी काफी सारी रिपोर्टर होती है और वहीं पर जिसू और मैक्स की मोमो रिपोर्टर से थोड़ा सा दूर खड़ी होकर उन रिपोर्टर को देख रही होती है। और तभी उन सभी रिपोर्टर की नजर मैक्स की मोम और सिस्टर के ऊपर पड़ जाती है और वो सभी रिपोर्टर उन दोनों के पास जाकर उन दोनों का इंटरव्यू लेने लग जाती हैं। वो रिपोर्टर बोलते हैं कि आप मैक्स की मोम और सिस्टर है, क्या हम आपका इंटरव्यू ले सकते हैं। इतने सारे लोगों को देखकर मैक्स की मोम काफी ज्यादा घबरा जाती है। मैक्स की मोम बोलती है, आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो, हम लोगों को कुछ भी नहीं पता है। एक रिपोर्टर बोलता है, मिस क्या आपका बेटा भी अंदर है, आपके बेटे ने पूरी कंट्री को बचाया, इसलिए बहुत सारे
सिटीजन है जो आपके बेटे के बारे में कुछ सुनना चाहती है। ये सुनकर मैक्स की मॉम काफी ज्यादा हैरान होती है और फिर वो रिपोर्टर जीसू से बोलता है, आप उस एस क्लास की पोर्टल के बारे में बात कर सकते हैं क्या? हंटर मैक्स ने उस एस क्लास की पोर्टल के बारे में आपसे कुछ कहा था? जीसू बोलते हैं कि मैक्स ने हमसे कहा था कि इस बिल्डिंग को खाली मत करना। ये सुनकर वो रिपोर्टर बोलता है, मुझे माफ करना लेकिन इसका क्या मतलब है? जीसू बोलते हैं कि मैक्स ने हमसे कहा था कि इस सिटी में रहने के लिए जो सबसे सेफ जगह है वो हमारा घर है। वो रिपोर्टर बोलता है, ठीक है, ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और तभी एक और रिपोर्टर जीसू से बोलती है, मिस जीसू, हमने ये नोटिस किया कि हंटर मैक्स ने अपने बालों के कलर को चेंज कर लिया है। हंटर मैक्स के इस चेंजेस से उसकी मेंटल स्टेट के ऊपर क्या चेंजेस होगा? आगे से जीसू बोलती है, बात कुछ ऐसी है कि मैक्स कुछ दिनों से घर पर वापस नहीं आया। जीसू आगे कुछ भी बोल पाती इससे पहले वहाँ पर मैक्स की आवाज आती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर मैक्स आ जाता है। मैक्स जीसू से बोलता है, जीसू मॉम को अपने साथ लेकर घर पर वापस चली जाओ। जीसू बोलते है, ठीक है ब्रदर, मैं समझ गई। वो सभी रिपोर्टर जैसे मैक्स को देखते हैं तो वो सभी बावले से हो जाते हैं और वो सभी रिपोर्टर मैक्स के पास जाकर उसका इंटरव्यू लेने लग जाते हैं। वो रिपोर्टर मैक्स से बोलते हैं, हंटर मैक्स, क्या हम आपसे बात कर सकते हैं? क्या आप हमें उस एस क्लास की पोर्टल के बारे में कुछ बता सकती हैं? और आपने अपनी मॉम से ये क्यों कहा था कि इस सिटी में सबसे सेफ जगह आपका घर है? आखिर इसका क्या मतलब है? एक रिपोर्टर मैक्स से बोलता है, हंटर मैक्स, आपने कहा था कि वो एस क्लास की पोर्टल पूरी तरह से खाली है, इसलिए सिटी के सिटीजन को ये पूरा राइट है कि वो इसके बारे में जान सकते हैं, इसलिए आपको उस एस क्लास की पोर्टल के बारे में हमें कुछ बताना चाहिए। मैक्स उन सभी रिपोर्टर को चुप कराते हुए बोलता है, मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने वाला हूँ, इसलिए यहाँ पर जो कोई भी रिपोर्टर बोल रहा है मैं उसे वहाँ पर बोलने का अलाउ नहीं करूंगा, इसलिए तुम्हें जो कुछ भी बोलना है वो यहाँ पर पूछ लो या फिर वहाँ पर पूछ लेना। ये सुनकर वहाँ पर सभी रिपोर्टर चुप हो जाते हैं। इसके बाद मैक्स अपनी पावर का यूज करते हुए चुटकी की मारता है, मैंने अपने हाथ से चुटकी मारता है जिससे कि वहाँ पर जितने भी कैमरामैन होते हैं उन सभी के कैमरा खराब हो जाते हैं। मैक्स उन सभी से बोलता है, अब से यहाँ पर फोटोज और वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। मैं ठीक एक वीक के बाद यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूँ जिसके अंदर मैं सब कुछ बता दूंगा, इसलिए अब तुम सभी लोग यहाँ से जा सकते हो। आगे से वो सभी रिपोर्टर अजीब से रिएक्ट करते हैं क्योंकि मैक्स ने बेचारों के कैमरे को खराब कर दिया है। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम एक प्लेन का सीन देखते हैं जिसके अंदर चीफ बैठकर वापस आ रहा होता है। चीफ उस मीटिंग के बारे में याद करता है जहाँ पर जिन रंग बोलता है, ये जितने भी पोर्टल है ये हमारे सिटीजन के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि उन पोर्टल को क्लियर करने के बाद हमें काफी सारे रिसोर्सेस माइन मिलते हैं, इसलिए हमें उन लोगों को पकड़ना होगा जो लोग उन पोर्टलों को बनाते हैं और इसी कारण हमें हंटर मैक्स को इस मैटर के ऊपर बात करने के लिए यहाँ पर बुलाना होगा। और साथ ही जिन रंग अपने मन में बोलता है, आखिर मैक्स अकेले एस क्लास की पोर्टल को क्लियर कैसे कर सकता है? मैं भी एक एस क्लास का हंटर, इसलिए मैं पर्सनली खुद उसकी एबिलिटी को देखना चाहता हूँ, इसलिए डेफिनेटली हमें ये कंफर्म करने की जरूरत है कि कोरिया में ऐसा माइंड ब्लोइंग हंटर है या फिर नहीं। और फिर सिंजू बोलता है, चेयरमैन पार्क जून, हमें और भी ज्यादा ठोस सबूत की जरूरत है, इसलिए हम मैक्स को यहाँ पर बुलाकर खुद इस मैटर के बारे में उससे पूछना चाहते हैं। और साथ ही वो अपने मन में बोलता है, अगर कोरिया के पास में सच में इतना ज्यादा पावरफुल हंटर है तो हमें कोरिया के साथ अच्छा रिलेशन बनाकर रखना होगा। इन सभी की बातें सुनकर चेयरमैन गुस्सा कर उनसे बोलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि फिलहाल के लिए तो मैक्स साउथ कोरिया का सबसे ग्रेटेस्ट रिसोर्स है। चीफ की बात सुनकर रैन उससे बोलता है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैक्स के यहाँ पर आने के बाद साउथ कोरिया में एस क्लास की पोर्टल को डिफेंड कौन करेगा, इसलिए हमारा जो ग्लोबल फाउंडेशन है वो यहाँ से 5 एस क्लास के हंटर साउथ कोरिया में भेज सकता है। इसलिए ये कैसा रहेगा कि मैक्स को हम यहाँ पर बुलाकर खुद उसके बारे में सुने और फिर एसोसिएशन की पॉलिसी इस पर कुछ डिसाइड करे। इन सब लोगों की बातें सुनकर चेयरमैन पार्क चुन अपने मन में बोलते हैं, इन सभी लोगों की बातें सुनकर ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि इन सभी लोगों को होनस ऑर्गेनाइजेशन जो कि पोर्टल को बनाती है उसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि इन सभी लोगों को तो मैक्स के अंदर इंटरेस्ट है। ये सोचकर चेयरमैन पार्क जुन उन सभी लोगों से बोलता है, मैं तुम लोगों के साथ में कोऑपरेट नहीं करना चाहता, इसलिए तुम लोगों को जो भी करना है वो कर लो। और फिर हम डायसू क्लैन की बिल्डिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर मैक्स जिम्मी से बोलता है, क्या तुम यहाँ पर काम करने का प्लान बना रही हो? आगे से जिम्मी मैक्स को बो डाउन करते हुए बोलती है, वॉइस लीडर, आपने मेरी 2 बार जान बचाई और मुझे आपको थैंक्स बोलना बाकी है, इसलिए वॉइस लीडर मैक्स आपका बहुत ज्यादा थैंक यू। आगे से मैक्स भी हाँ भरता है। मैक्स जिम्मी से पूछता है कि तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से रिकवर हो गई? आगे से जिम्मी बोलती है, मेरा जो ओरा डेंटियन है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसलिए मैं अब से कभी भी हंटर नहीं बन सकती, इसलिए मैं आपके साथ में मिलकर काम करना चाहती हूँ और आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। मैक्स उससे बोलता है, क्या तुम अभी भी एक हंटर की तरह काम करना चाहती हो? जिम्मी बोलती है, मैंने उन मोस्टरों के कारण अपने पेरेंट को खो दिया, इसलिए मैं जल्द से जल्द अपनी सभी हंटर वाली एबिलिटी को वापस लेना चाहती हूँ और उन पोर्टल बनाने वाले के मेनू से अपना बदला लेना चाहती हूँ। और तभी वहाँ पर चानू आ जाता है। चानू मैक्स को एक लेटर दिखाते हुए बोलता है, ग्लोबल हंटर एसोसिएशन की तरफ से तुम्हारे लिए एक इनवाइट आया है। और फिर जिम्मी उस इनवाइट लेटर को मैक्स को पढ़कर सुनाती है। उस इनवाइट लेटर के अंदर ये लिखा होता है कि ये जो इनवाइट लेटर ये ग्लोबल वर्ल्ड हंटर एसोसिएशन के चीफ फ्रेंड ने भेजा है। चीफ फ्रेंड ने तुमको एक मीटिंग के अंदर इनवाइट किया और इस मीटिंग के अंदर वर्ल्ड के बहुत ही टॉप क्लास के हंटर आते हैं। वो लोग तुमको उस मीटिंग के अंदर बुलाकर उस एस क्लास के बारे में तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। उस इनवाइट लेटर को पढ़ने के बाद जिम्मी मैक्स से बोलती है, इस लेटर के अंदर बस इतना ही लिखा है। ये सब कुछ सुनकर चानू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। चानू बोलता है, वहाँ पर बहुत ही टॉप क्लास के हंटर आने वाले हैं, क्या हमें भी वहाँ पर जाना चाहिए? लेकिन मैक्स उसे साफ साफ मना कर देता है कि मैं तो वहाँ पर नहीं जाने वाला। ये सुनकर चानू बोलता है, क्या तुम वहाँ पर नहीं जाना चाहते? एक बार उसके बारे में सोच कर तो देखो। मैक्स चानू से बोलता है, तुम होनस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जितना सोचते हो वो लोग उससे भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं यहाँ से चला गया और तब वो लोग यहाँ पर आ जाते हैं तो हमारा पूरा का पूरा साउथ कोरिया डिस्ट्रॉय हो सकता है। ये सुनकर चानू अपने मन में बोलता है, मैक्स ने बिल्कुल सही बोला, भले वो एसोसिएशन वाले हमें 5 एस क्लास के हंटर दे भी देते हैं, फिर भी वो पांचों साथ में मिलकर उन होनस ऑर्गेनाइजेशन वालों को नहीं रोक सकते। ये सोचकर चानू मैक्स से बोलता है, तो फिर ठीक है, मैं उनको रिप्लाई करने वाला हूँ कि हम वहाँ पर नहीं आने वाले हैं, लेकिन तुम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कैसे निपटने वाले हो? ये सुनकर मैक्स बोलता है,
अच्छा तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके लिए मेरे पास एक प्लान है। ये बोलते हुए मैक्स जिमी की तरफ देख रहा होता है और आगे से जिमी अजीब सा रिएक्ट करती है जैसे कि मैक्स उसकी ले लेगा। और फिर सीन चेंज होता है। फाइनली वो दिन भी आ जाता है जिस दिन मैक्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। वहाँ पर बहुत ही ज्यादा रिपोर्टर आए होते हैं। जिमी उन सभी रिपोर्टर से बोलती है तो आज हम यहाँ पर उस एस क्लास की पोर्टल के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे लीडर चानो इसके बारे में आप सभी को इन्फॉर्मेशन देगा। और फिर चानो उन सभी रिपोर्टर से बोलता है कि मैं डायसुन क्लैन का लीडर हूँ। ये बोलने के बाद चानो उन सभी को वो इन्फॉर्मेशन दे देता है। ये सब कुछ होने के बाद जिमी उन रिपोर्टर से बोलती है तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। अगर तुम लोगों को कोई क्वेश्चन है तो अपने हाथ को खड़ा कर लेना, हम एक एक करके सभी बंदों के क्वेश्चन की रिप्लाई करेंगे। ये बोलते ही सभी बंदे अपना अपना खड़ा कर लेते हैं और मैं यहाँ पर हाथ की बात कर रहा हूँ। और फिर जिमी एक रिपोर्टर की तरफ इशारा करके बोलते हैं मिस आप अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं। वो रिपोर्टर खड़ी होकर बोलती है मेरा जो क्वेश्चन है वो मैं हंटर मैक्स से पूछना चाहती हूँ। आगे से मैक्स बोलता है हाँ तुम पूछ सकती हो। वो रिपोर्टर मैक्स से बोलती है मैंने सुना था कि आपने उस एस क्लास की पोर्टल के अंदर जाने से पहले अपनी फैमिली से बोला था कि इस जगह को खाली मत करना। आखिर आपने अपनी फैमिली से ये क्यों बोला था? क्या आपको पहले से ही पता था कि उस एस क्लास की पोर्टल के अंदर क्या था? मैक्स उससे बोलता है नहीं, मुझे उस एस क्लास के अंदर क्या था इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था, लेकिन फिलहाल के लिए तो यहाँ पर ऐसी कोई भी पोर्टल नहीं है जिसे मैं रोक नहीं सकता, इसलिए मैंने अपनी फैमिली से वो सब कुछ बोला था। ये सुनकर वहाँ पर जितने भी रिपोर्टर होते हैं वो सभी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद जिम्मी एक और दूसरे रिपोर्टर की तरफ देखते हुए बोलती है वो रिपोर्टर जिसे अपना दाहिना हाथ खड़ा कर रखा है अब वो अपना क्वेश्चन पूछ सकता है। तो फिर वो रिपोर्टर खड़ा होकर पूछता है कि मैक्स हंटर ने कहा था कि उस एस क्लास की पोर्टल के अंदर एक भी मोस्टर नहीं था। तो फिर हंटर मैक्स ने उस पोर्टल के अंदर किससे फाइट की? मैक्स उससे बोलते हैं कि मैंने वहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आई से फाइट की। ये सुनकर वो रिपोर्टर हैरानी से बोलते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग आई? मैक्स उससे बोलता है हाँ एक स्ट्रॉन्ग आई, मैं उसके साथ बर्फ वाले एरिया में लड़ा था। चानहो आगे आकर बोलता है कि इन्वेस्टिगेशन टीम ने भी ये कंफर्म किया था कि उस एस क्लास की पोर्टल के अंदर -90 डिग्री से भी तापमान कम था और मैक्स ने उस एनिमी से स्नो वाले एरिया में फाइट की थी, लेकिन उस एनिमी की जो आइडेंटिटी है वो अभी भी किसी को भी नहीं पता है, इसलिए तुम सभी को एसोसिएशन की अनाउंसमेंट का वेट करना होगा। वो रिपोर्टर मैक्स से बोलता है क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा प्रूफ है जिससे ये डिसाइड हो सके कि वो पोर्टल एस क्लास की है? ये सुनकर मैक्स अपने इन्वेंटरी को ओपन कर लेता है और उसमें से कुछ निकालने के लिए अपना हाथ उसके अंदर डाल देता है। मैक्स की इन्वेंटरी को देखकर वहाँ पर सभी रिपोर्टर हैरान हो जाते हैं। वो सभी बोलते हैं आखिर ये सब क्या है? मैक्स बोलता है अच्छा तो तुम्हें उस एस क्लास की पोर्टल के अंदर की लूट देखनी है। ये बोलकर मैक्स अपनी इन्वेंटरी उस एस क्लास के अवेकन कोर को निकाल लेता है। मैक्स बोलता है कि उस एस क्लास की पोर्टल के अंदर उन एनिमीज को मारने के बाद मुझे ये एस क्लास के अवेकन कोर मिले। उस एस क्लास के अवेकन कोर को देखकर वहाँ पर जितने भी रिपोर्टर होते हैं वो सभी एकदम से हिल जाती हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रियो भी देख रही होती है। इस एस क्लास के अवेकन कोर को देखकर वो भी बहुत ज्यादा हैरान होती है। और दूसरी तरफ हॉस्पिटल में ली चांगसिक और बैकहेरिन वो दोनों भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। बैकहेरिन बोलती है मैंने पहली बार एक एस क्लास के अवेकन कोर को देखा है। और चीफ और ब्रांच मैनेजर भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो स्ट्रीमर तो अलग ही खुशी में आ जाता है। वो स्ट्रीमर बोलते हैं कि अब बोलो सालो कौन बोल रहा था कि वो एस क्लास की पोर्टल खाली थी और उस पोर्टल के अंदर कुछ भी नहीं था। और फिर सीन वापस से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आ जाता है जहाँ पर मैक्स उस एस क्लास के अवेकन कोर को जिम्मी के सामने कर खड़ा होता है। मैक्स जिम्मी से बोलता है जिम्मी क्या तुम फिर से एक हंटर बनने के लिए रेडी हो? ये बोलकर मैक्स उन सभी रिपोर्टर से बोलता है तो फिर ठीक है चलो इस एस क्लास के अवेकन कोर का टेस्ट लेते हैं। ये सब कुछ सुनकर जिम्मी काफी ज्यादा हैरान होती है। जिम्मी बोलती है वॉइस लीडर लेकिन ये तो सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैक्स जिम्मी से बोलता है मैंने लीडर हुआंगजुन को पहले ही बोला था कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, इसलिए मैं तुम्हें ठीक करने वाला हूँ। जिम्मी अपने दोनों हाथों को कसकर बोलती है वॉइस लीडर मैक्स मैं आपके इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगी। ये बोलकर जिम्मी अपने दोनों हाथों को उस क्रिस्टल की तरफ कर देती है और उस एस क्लास के अवेकन कोर की एनर्जी को एब्सॉर्ब करने लग जाती है, जिससे कि उस क्रिस्टल से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकलती है, जिससे कि वहाँ पर जितने भी रिपोर्टर होते हैं वो सभी अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। और तभी मैक्स के सिस्टम पर एक मैसेज आता है एब्सोल्यूट रूलर कि आप जिम्मी को डीमन सोल्जर सर्वेंट के रूप में रजिस्टर करना चाहते हैं। तो मैक्स भी यस दबा देता है। मैक्स जैसे ही यस दबाता है तो वो एस क्लास का अवेकन कोर जिम्मी की बॉडी में पूरी तरह से एब्सॉर्ब हो जाता है और जिम्मी की बॉडी से बहुत ही खतरनाक ऑरा निकलने लग जाता है और जिम्मी एक एस क्लास में अवेकन हो जाती है। जिम्मी अपने ऑरा को फील करते हुए बोलती है मैं अपने ऑरा को फील कर सकती हूँ, लेकिन ये ऑरा मेरे पहले वाले ऑरा से थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन फिर भी मैं इसे फील कर सकती हूँ। ये सब कुछ देखकर वहाँ पर सभी रिपोर्टर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। वो बोलते हैं ये एस क्लास का अवेकन कोर तो सच में रियल था। चानहो जिम्मी की तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए अपने मन में बोलता है हमारी जो डायसुंग क्लैन है ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है, हम इसमें एक स्टेप और ज्यादा पास आ गए हैं। इसके बाद व्यू चेंज होता है। हम उस हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जिसके अंदर सियोडोंगचुंग बढ़ती है। वहाँ पर सियोडोंगचुंग के रूम वाले गेट के सामने काफी सारी पर्चियां लगी होती हैं जो कि अनाथ आश्रम वाले बच्चों ने लगाई होती हैं, क्योंकि सियोडोंगचुंग उन सभी के लिए फादर के समान है। और वहीं पर सियोडोंगचुंग के पास दो छोटे बच्चे रो रहे होते हैं। वो लोग बोलते हैं लीडर आप जल्दी से उठ जाइए, आप तो यहाँ के नंबर 1 हंटर हैं। और तभी सियोडोंगचुंग की सिस्टर वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर कोई आ गया और हम देखते हैं कि वहाँ पर मैक्स आ जाता है। मैक्स को देखकर वो छोटे बच्चे भी बोलते हैं ये तो हंटर मैक्स है। मैक्स बोलता है लीडर सियोडोंगचुंग तुमने मुझसे 400 मिलियन का फंड मांगा था, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें उससे भी कुछ ज्यादा देने के लिए आया हूँ। ये बोलकर मैक्स अपने हाथ में एक और एस क्लास के अवेकन कोर को निकाल लेता है। उस एस क्लास के अवेकन कोर को देखकर ली चांगसिक और बैकहेरिन दोनों काफी ज्यादा हैरान होती है। बैकहेरिन बोलती है मैं इस एस क्लास के अवेकन कोर की पावर को फील कर सकती हूँ, उसकी पावर बहुत ज्यादा है। और फिर मैक्स स्माइल करते हुए उस एस क्लास के अवेकन कोर को सियोडोंगचुंग की बॉडी के ऊपर यूज कर देता है। इसके बाद ये वाला एपिसोड होता है यहाँ पर एंड। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में देखा था मैक्स सियोडोंगचुंग को हील करने के लिए अपने हाथ में उस एस क्लास के अवेकन कोर को निकाल लेता है। उसे देखकर ली चांगसिक और बैकहेरिन दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हम रियो के घर का सीन देखते हैं जहाँ
पर रियोशियो ने जमीन पर एक फॉर्मेशन बना के मैक्स की उस वाली डॉल को उस फॉर्मेशन के बीच में रखा होता है। रियोशियो बोलते हैं अगर मुझे इस डॉल को फिर से ठीक करना है तो मुझे मास्टर के सिर का एक बाल या फिर कुछ और चाहिए, इसलिए मैं इस डॉल को इस तरह से ठीक नहीं कर सकते, इसलिए मुझे अब कुछ ना कुछ तो करना होगा। इसके बाद सीन हॉस्पिटल में आता है जहाँ पर उस क्रिस्टल की एनर्जी सियो डोंगचुंग की बॉडी में चली जाती है और मैक्स के सिस्टम पर एक मैसेज आता है एब्सोल्यूट रूलर कि आप सियो डोंगचुंग को डीमन सोल्जर सर्वेंट के रूप में रजिस्टर करना चाहते हैं। आगे से मैक्स सियो डोंगचुंग को रजिस्टर कर देता है और तभी सियो डोंगचुंग की बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकलती है जिसके कारण उसके सभी कपड़े फट जाते हैं। मैक्स स्माइल करते हुए बोलता है मेरे आज के जितने भी इवेंट थे मैंने उन सभी को कंप्लीट कर दिया। ये बोलकर मैक्स वहाँ से गायब होकर चला जाता है और तभी सियो डोंगचुंग की आंख खुलती है। सियो डोंगचुंग जल्दी से खड़ा होकर अपने बेड पर बैठ जाता है। सियो डोंगचुंग की ये हालत देखकर ली चांगसिक और बैकहेन दोनों हंसने लग जाती हैं। सियो डोंगचुंग बोलते हैं क्या मैं अभी भी नहीं मरा हूँ? बैकहेन उससे बोलते हैं आखिर तुम क्यों मरोगे, तुम अभी भी जिंदा हो, तुम्हें एस क्लास में अवेकन करके तुम्हें फिर से रिवाइव किया गया है, क्या तुम्हें कुछ चेंजेस फील नहीं हो रहे हैं? सियो डोंगचुंग बोलते हैं हाँ मुझे अपनी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस फील हो रहे हैं और तभी उसकी नजर अपनी बॉडी पे जाती है तो वो अपनी बॉडी को कवर करते हुए बोलता है आखिर तुम लोगों ने मुझे नंगा क्यों कर रखा है? और फिर हम मैक्स के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर मैक्स की मॉम किसी से बोलती है आखिर तुम हो कौन, और हम देखते हैं कि मैक्स के घर पर रियोशियो आई होती है। रियोशियो मैक्स की मॉम से बोलती है लगता है कि मास्टर मैक्स घर पर नहीं है। मैक्स की मॉम उससे बोलती है हाँ मैक्स अभी अभी काम पर चला गया है। रियोशियो मैक्स की मॉम और जिसू को शॉपिंग वाले बैग दिखाते हुए बोलती है मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आई थी। उन शॉपिंग वाले बैग को देखकर मैक्स की मॉम बोलती है ये गिफ्ट तो काफी ज्यादा महंगे हैं। आगे से रियोशियो बोलती है गॉड मदर मास्टर मैक्स ने मेरी एक बहुत बड़ी बीमारी को ठीक किया था, इसलिए ये जितने भी गिफ्ट है ये मेरी तरफ से एक छोटा सा ग्रेटिट्यूड है। और हम इन दोनों के पीछे जिसू को भी देख सकते हैं जिसू उन सभी गिफ्ट को लेकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मैक्स की मॉम रियोशियो को खुद को गॉड मदर बोलते हुए देखकर अपने मन में बोलती है आखिर ये मुझे गॉड मदर क्यों बोल रही है। जिसू उन शॉपिंग बैग में से शूज निकालती है। रियोशियो से बोलती है क्या ये तुम्हें पसंद आए? तो जिसू बोलती है हाँ मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आए। जिसू की बात सुनकर रियोशियो उससे बोलती है जिसू मुझे बहुत टाइम से एक प्रॉब्लम है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? आगे से जिसू बोलती है क्या तुम्हें एक प्रॉब्लम, आखिर तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए? जिसू यहाँ पर रियोशियो की प्रॉब्लम को थोड़ा सा गलत समझ लेती है और वो बोलती है क्या आखिर तुम ये क्या बकवास कर रही हो? रियोशियो से बोलती है नहीं मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, तुम मेरी प्रॉब्लम को गलत समझ रही हो और यहाँ पर ये किस गलत प्रॉब्लम के बारे में बात करें ये राइटर ने इस पेंटिंग में बना दिया है। अगर तुम लोगों को कुछ समझ में आता है तो कमेंट में बता देना। इसके बाद रियोशियो जिसू को अपनी प्रॉब्लम बताती है। रियोशियो जिसू को बताती है मुझे मास्टर मैक्स का एक बाल का टुकड़ा या फिर कोई भी मीडियम चाहिए जहाँ पर ग्रेट डिमोनिक एनर्जी कॉन्सेंट्रेट होती है और आमतौर पर मास्टर इसे अपने रूम में छोड़ते थे। जिसू चिल्ला के बोलती है रियोशियो क्या तुम पागल हो गई हो? अगर तुम्हें मुझसे कुछ मांगना है तो तुम कुछ और मांग सकती हो। जिसू को ना करते हुए देखकर रियोशियो से रोकते हुए बोलती है एक मिनट रुको। ये बोलकर वो अपने पास एक टिकट निकालती है और वो उस टिकट को जिसू को दिखाते हुए बोलती है कुछ भी डिसाइड करने से पहले तुम पहले एक बार इस टिकट को देख लो, उसके बाद डिसाइड करना कि तुम्हें क्या करना है। जिसू जैसे ही उस टिकट को देखती है तो जिसू काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। जिसू अपने मन में बोलती है ये तो एक BTH फैन मीटिंग टिकट है, इसे कोई भी हासिल नहीं कर सकता भले वो कितना ही अमीर क्यों ना हो। रियोशियो स्माइल करते हुए बोलती है BTH हंटर द्वारा बनाया गया एक आइडियल ग्रुप है। और क्या जिसू तुम्हें ये पता है कि इस ग्रुप में तुम्हारा जो फेवरेट मेंबर है यानी कि जेके वो हमारी फोर्ट्रेस क्लैन के अंदर है। ये सुनकर जिसू थोड़ी सी और ज्यादा हैरान हो जाती है। वो रियोशियो से पूछती है रियोशियो क्या तुम्हें सच में मेरे भाई को उस मीडियम की जरूरत है? तो आगे से रियोशियो हाँ भरती है। जिसू उससे बोलते ठीक है मैं तुम्हारा काम करूंगी। ये सुनकर रियोशियो से बोलते है तो फिर ठीक है अगर तुम मेरे काम में कामयाब हो जाती है तो ये टिकट तुम्हारा हो जाएगा। इसके बाद वो दोनों ही खुश हो जाती है क्योंकि जिसू को वो टिकट मिल जाएगा और रियोशियो को मैक्स का एक मीडियम मिल जाएगा जिसके बाद रियोशियो अपनी उस डॉल को दोबारा से जिंदा कर पाएगी जिसे वो अपना बच्चा मानती है। इसके बाद सीन चेंज होता है। हम डायसुंग क्लैन की बिल्डिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर सियो डोंगचुंग और जिमी दोनों आपस में प्रैक्टिस कर रही होती हैं। सियो डोंगचुंग एक बहुत ही पावरफुल एक फुल चार्ज पंच जिमी के ऊपर मारता है लेकिन जिमी आसमान में जंप करके उसके अटैक को डॉज कर लेती है और जंप करके सियो डोंगचुंग के पीछे आ जाती है। और इन दोनों की प्रैक्टिस को दूसरे रूम में चानो और मैक्स मॉनिटर पर देख रहे होती हैं। चानो मैक्स से बोलते हैं इस एस क्लास के अवेकन कोर का जो रिजल्ट है वो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्या तुम्हारे पास एक और एस क्लास का अवेकन कोर है? मुझे भी अवेकन होना है। मैक्स चानो से बोलता है ये ले मेरे आगे लटक रहा है अवेकन कोर, इसे पकड़ ले। अगर तू अवेकन हो जाएगा तो ऑफिस का काम कौन करेगा? तुम्हें अवेकन होने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर चानो बोलता है अबे भाई मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि अभी के टाइम कोई भी पोर्टल ओपन नहीं हो रही, अगर मैं अवेकन हो भी गया तो मैं अपनी पावर नहीं दिखा पाऊंगा। और फिर चानो बोलता है इन दोनों ने हमारी डायसुंग क्लैन को ज्वाइन कर लिया इसलिए हमारी जो डायसुंग क्लैन है वो अब कोरिया की नंबर 1 क्लैन बन गई है। मैक्स बोलता है ये अभी भी होनेस वालों से फाइट करने के लिए काफी नहीं है, मुझे लगता है कि मुझे अपने और भी ज्यादा लेवल अप कर लेने चाहिए। और फिर मैक्स अपने घर पर आ जाता है जहाँ पर जिसू मैक्स का वेलकम करती है। तो मैक्स उसे बोलता है कि तुम मेरा वेलकम क्यों कर रही हो? जिसू मैक्स से बोलती है मैं तो बस अपने प्यारे भाई का वेलकम कर रही थी। मैक्स उससे बोलता है तुम्हारी जो शक्ल है वो उन मोस्टरों की तरह लग रही है जो उन पोर्टलों से बाहर आती है। ये सुनकर जिसू वहाँ से पीछे की तरफ घूम जाती है और जिसू वहाँ से जाते हुए मैक्स से बोलती है आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मोस्टर मैं नहीं बल्कि मोस्टर तू है। ये बोलकर जिसू वहाँ से चली जाती है। मैक्स जिसू को जाते हुए देखकर अपने मन में बोलता आखिर ये यहाँ पर कर क्या रही थी? इसके बाद मैक्स अपने कमरे में जाकर बाथरूम में आराम से नहाता और मियां खलीफा को याद करते हुए मैक्स एक बार हिलाता भी है। और ये सब कुछ करने के बाद मैक्स आराम से नहाकर अपने बाथरूम से बाहर आ जाता है। और तभी हम देखते हैं कि मैक्स के पीछे जिसू भी छुपते छुपाते मैक्स के कमरे में आ जाती है और वो बहुत ही स्पीड से मैक्स के बाथरूम में चली जाती है। मैक्स के बाथरूम में आने के बाद जिसू बोलती है जी मेरा घंटा काहे का एस क्लास का एंटर, उसने तो मुझे नोटिस भी नहीं किया। लेकिन तभी जिसू के पीछे मैक्स आ जाता है। मैक्स जिसू से बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैक्स को अचानक से अपने पीछे देखकर जिसू बहुत ज्यादा घबरा जाती है। जिसू एक जोरदार चीख मारते हुए बोलती है तुमने तो मुझे डरा दिया। मैक्स उससे बोलता है तुम मेरे बाथरूम
में क्या कर रही हो? जिसू बोलती है, मोम ने मुझे कहा था कि मुझे यहाँ पर सफाई करनी है, तो मैं यहाँ पर सफाई करने के लिए आई थी। अब जल्दी से यहाँ से चले जाओ। ये बोलकर जिसू मैक्स को बाथरूम से बाहर निकाल देती है। जिसू की ये बात सुनकर मैक्स अपना सिर खुजाते हुए बोलता है, इसने कब से साफ सफाई का काम चालू कर दिया। और दूसरी तरफ जिसू फिर से बाथरूम में आकर एक राहत की सांस लेती है। जिसू अपने मन में बोलती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक BTH टिकट के कारण मैं अपने बड़े भाई के साथ में ऐसा कर रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। ये बोलकर जिसू अपना काम शुरू कर देती है। और हाँ, ये मत पूछना कि जिसू को बाथरूम में से क्या मिलेगा, वो मेरे को भी नहीं पता है। इसके बाद हम अगले दिन किसी दूसरी जगह का सीन देखते हैं, जहाँ पर रिस्यू जिसू से बोलती है, क्या तुम उसे लेकर आई हो? तो आगे से जिसू, जिसने अपने फेस को पूरी तरह से कवर करके रखा होता है, वो बोलती है, हाँ मैं इसे लेकर आई हूँ, तुम खुद इसे चेक कर सकती हो। ये बोलकर जिसू रिस्यू के सामने एक पैकेट रख देती है, जिसे देखकर रिस्यू भी खुश हो जाती है। जिसू रिस्यू से बोलती है, तुमने मुझसे जो मंगाया था मैं तुम्हारे लिए वो लेकर आ चुकी हूँ, अब जल्दी से वो BTH का जो टिकट है वो मुझे दे दो। तो आगे से रिस्यू भी अपने पास से वो BTH का टिकट निकाल कर जिसू को दे देती है। जिसू उस टिकट को लेकर अपने मन में बोलती है, फाइनली अब मैं जेके से मिल सकती हूँ। इसके बाद हम रिस्यू के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर रिस्यू मैक्स के उस मीडियम का यूज करके उस डॉल को दोबारा से जिंदा करने का ट्राई कर रही होती है। रिस्यू अपनी पावर का यूज करके एक बड़ी सी फॉर्मेशन बनाती है और उस डॉल को उस फॉर्मेशन के बीच में रख देती है और उस डॉल के ऊपर मैक्स के एक बाल डाल देती है और बोलती है, डेमन गॉड प्लीज अपने बच्चे को आशीर्वाद देना कि ये फिर से जिंदा हो जाए। और हाँ भाई लोग, अब ये मत पूछना कि भाई मैक्स के बाल तो व्हाइट है यार, ये काला कैसे है, तो भाई कमेंट में बता देना जिनको पता है। रिस्यू जैसे उस बाल के टुकड़े को स्टॉल पे डालती है तो दूसरी तरफ मैक्स को एक अजीब सी फीलिंग आती है। मैक्स बोलता है, ये अजीब सी फीलिंग किस तरह की है? इसके बाद सीन वापस से रिस्यू के घर पे आता है, जहाँ पर उस डॉल में से काफी ज्यादा डिमोनिक एनर्जी निकल रही होती है और तभी उस डॉल की आंखें खुल जाती है और वो डॉल जिंदा हो जाती है। ये देखकर रिस्यू काफी ज्यादा खुश हो जाती है। रिस्यू बोलती है, फाइनली मेरा बच्चा फिर से जिंदा हो गया। ये बोलकर रिस्यू जैसे उस डॉल को अपने गले से लगाने लगती है, लेकिन तभी वो डॉल आगे से रिस्यू को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। मैक्स की डॉल रिस्यू से बोलती है, अगर तुम मुझे रिवाइव करने में थोड़ी सी देरी और लगाती तो तुम मुझे कभी भी रिवाइव नहीं कर सकती थी। आगे से रिस्यू को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद उस घर में से काफी ज्यादा आवाजें आने लग जाती हैं और फिर हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर रिस्यू ने उस डॉल के अंदर काफी सारी नीडल फंसाकर उसे एक जगह पर बिठा रखा होता है। रिस्यू बोलती है, बच्चों को थोड़ी सी मार खाने के बाद ही उनमें थोड़ा सा डिसिप्लिन आता है और तभी रिस्यू के मोबाइल पर मैक्स का कॉल आ जाता है, जिसे देखकर रिस्यू काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद व्यू चेंज होता है, हम मैक्स के पेंथियन का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो तीनों भी आई होती हैं। जिमी अपने मन में बोलती है, आखिर ये कौन सी जगह है, हम कहाँ पर हैं? लेकिन रिस्यू को तो पता होता है कि ये जगह कौन सी है, इसलिए रिस्यू मैक्स से बोलती है, मास्टर इस बार हम कौन सी खतरनाक जगह पर जाने वाले हैं? आगे से मैक्स उससे बोलता है, तुम तीनों अभी बहुत ज्यादा कमजोर हो, तो इस बार मैं यहाँ पर तुम तीनों का लेवल अप करवाने के लिए लाया हूँ। रिस्यू मैक्स से बोलती है, मास्टर एक मिनट रुको, मेरे पास आपको दिखाने के लिए कुछ है। तो मैक्स बोलता है, तुम मुझे क्या दिखाना चाहती हो? ये सुनकर रिस्यू जल्दी से मैक्स की डॉल, जिसका नाम रिस्यू ने चिंकू रखा है, उसे बुलाती है। तो वहाँ पर मैक्स की डॉल यानी कि चिंकू समन हो जाता है। चिंकू सीधा जमीन पर गिर जाता है और साथ ही चिंकू वहीं पर लेट जाता है। वो रिस्यू से बोलता है, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? रिस्यू मैक्स से बोलती है, मास्टर इस तरफ देखो, ये हमारा बच्चा है। ये सुनकर सियोडोंगचुंग और जिमी ये दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और दूसरी तरफ मैक्स का तो एक अलग ही रिएक्शन होता है और चिंकू डैडी डैडी करते हुए अपनी चमकती हुई आंखों से मैक्स की तरफ देख रहा होता है और तभी चिंकू डैडी डैडी करते हुए मैक्स के पास जाने लगता है। चिंकू जैसे मैक्स के पास जाता है तो मैक्स गुस्से में एक जोरदार पंच चिंकू को मारता है और चिंकू को नीचे जमीन पर गिरा देता है। रिस्यू जल्दी से चिंकू को उठाकर बोलती है, चिंकू जल्दी से होश में आ जाओ। मैक्स अपने सिर के ऊपर हाथ रखकर अपने मन में बोलता है, मुझे लगता था कि ये सिर्फ अपने फन के लिए ऐसी खराब चीजें बनाती है, लेकिन ये वाली चीज तो सबसे ज्यादा खराब थी। और दूसरी तरफ सियोडोंगचुंग और जिमी का तो एक अलग ही रिएक्शन होता है। वो दोनों अपने मन में बोल रहे होते हैं, साला यहाँ पर चल क्या रहा है? और फिर मैक्स बोलता है, ये सब कुछ छोड़ो, अब डायसुंग क्लैन की जो पावर है वो और भी ज्यादा बढ़ाने का टाइम आ गया है। ये बोलकर मैक्स सिस्टम से बोलता है, सिस्टम स्पाइडर क्वीन की टेरिटरी को ओपन कर दो। तो सिस्टम जल्दी से स्पाइडर क्वीन की टेरिटरी को ओपन कर देता है और वहाँ पर चारों तरफ स्पाइडर क्वीन की टेरिटरी आ जाती है। सियोडोंगचुंग हैरानी से बोलता है, ये क्या हुआ, आखिर हम कहाँ पर आ गए? जिमी उसे बोलती है, मैं इस जगह की खून की प्यास को फील कर सकती हूँ, ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। और तभी उन तीनों के सामने एक स्टेटस विंडो आती है, उसमें लिखा होता है कि हेल का यूआई है वो एक्टिवेट हो गया है और तुम लोग इस स्टेटस विंडो में अपना स्टेटस और अपने टास्क देख सकते हो। इसके बाद उन तीनों के सामने उनका स्टेटस खुल जाता है, जहाँ पर रिस्यू का लेवल 21 होता है और बाकी दोनों का लेवल 1-1 होता है। सियोडोंगचुंग मैक्स से बोलते हैं, लीडर मैक्स का ये तुम्हारे द्वारा बनाया गया एक इल्यूजन है और हम यहाँ पर अचानक से कैसे आ गए और क्या तुम एक घोस्ट हो जो यहाँ से वहाँ टेलीपोर्ट करते रहते हो? रिस्यू हंसते हुए सियोडोंगचुंग से बोलती है, डियर जूनियर, ये हेल का ट्रेनिंग सेंटर है, अगर तुम हमें फॉलो करना चाहते हो तो फाइट के लिए रेडी रहना। ये सुनकर जिमी बोलती है, क्या हेल का ट्रेनिंग सेंटर? और उसी टाइम वहाँ पर काफी सारी स्पाइडर टेलीपोर्ट होकर आ जाती है। सिस्टम उन सभी को बताता है कि जब तक टाइम पूरा नहीं हो जाता तुम्हें यहाँ पर सर्वाइव करना है। सियोडोंगचुंग अपनी पावरफुल एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलता है, मुझे तो पहले से अपनी बॉडी में काफी ज्यादा खुजली हो रही थी, फाइनली अब इस खुजली को मिटाने का टाइम आ गया है। जिमी और रिस्यू भी रेडी हो जाते हैं। मैक्स स्माइल करते हुए बोलता है, तो फिर ठीक है, चलो इसे स्टार्ट करते हैं। ये बोलकर वो चारों उन स्पाइडर से फाइट करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम हंटर एसोसिएशन का सीन देखते हैं, जहाँ पर चेयरमैन अपने ऑफिस के अंदर बैठा होता है और तभी उसके पास एक कॉल आता है कि ब्रांच मैनेजर आपसे मिलना चाहते हैं। तो चेयरमैन उससे बोलता है, ठीक है, उसे अंदर भेज दो। और फिर कुछ टाइम के बाद ब्रांच मैनेजर चेयरमैन के ऑफिस के अंदर आ जाता है। वो अंदर आकर चेयरमैन को बो डाउन करता है। चेयरमैन ब्रांच मैनेजर से बोलता है, मुझे बताओ आखिर क्या चल रहा है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? ब्रांच मैनेजर बोलता है, हमें वर्ल्ड हंटर एसोसिएशन की तरफ से एक इमरजेंसी कॉल आया है, उसमें अनाउंस किया गया कि वर्ल्ड हंटर फेडरेशन की जो मीटिंग है वो कोरिया के अंदर होने वाली है और वो लोग इस मीटिंग के अंदर हंटर मैक्स को इनवाइट
फाइट करना चाहते हैं। ये सब कुछ सुनकर चेयरमैन बोलते हैं अच्छा तो फेडरेशन की जो मीटिंग है वो कोरिया में होने वाली है, इस मीटिंग में किस किस को बुलाया गया है। तो ब्रांच मैनेजर चेयरमैन के सामने एक फाइल रखते हुए बोलते हैं इस फाइल में उन सभी लोगों की लिस्ट है और ये भी खबर निकल कर आ रही है कि इस फाउंडेशन मीटिंग के अंदर वर्ल्ड का जो नंबर 1 हंटर है यानी कि फेडरेशन वो भी आ रहा है। ये सुनकर चेयरमैन बहुत ही ज्यादा हैरानी से बोलते हैं क्या फेडरेशन, ये तो हमारे प्रेसिडेंट का छोटा भाई है। इसके बाद ये वाला एपिसोड होता है यहाँ पर एंड। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था चेयरमैन बोलते हैं अच्छा तो वो फाउंडेशन की जो मीटिंग है वो कोरिया के अंदर होने वाली है। आखिर इस मीटिंग के अंदर किस किस को बुलाया गया है। ब्रांच मैनेजर चीफ के सामने एक फाइल रखते हुए बोलता है इस फाइल के अंदर उन सभी लोगों की लिस्ट है और साथ ही ये खबर निकल कर आ रही है कि इस वर्ल्ड का जो सबसे पावरफुल हंटर है यानी कि फेडरेशन वो भी इस मीटिंग के अंदर आ रहा है। ये सुनकर चीफ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, वो हैरानी से बोलता है ये तो हमारे प्रेसिडेंट का छोटा भाई है। इसके बाद हम ब्लू हाउस प्रेसिडेंट के ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर प्रेसिडेंट ली और चेयरमैन दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। प्रेसिडेंट ली चेयरमैन से बोलता है हमें मिले हुए काफी टाइम हो गया है और फिर वो दोनों काफी टाइम तक आपस में फालतू की बातें करते हैं। इसके बाद चेयरमैन प्रेसिडेंट ली से बोलता है कि जो बिजी बंदा होता है उसके साथ में ज्यादा बात करना अच्छा नहीं होता, इसलिए मैं सीधा मेन पॉइंट पर आता हूँ। हमें वर्ल्ड हंटर एसोसिएशन की तरफ से एक इमरजेंसी कॉल आया था कि उन्होंने जो फाउंडेशन की मीटिंग है वो कोरिया के अंदर ऑर्गेनाइज की है। ये सुनकर प्रेसिडेंट ली हैरानी से बोलते हैं क्या एक एपिसोड टाइटल इवेंट बिना किसी शर्त के कोरिया के अंदर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। चेयरमैन पार्क जुन उससे बोलता है इसलिए हमें कुछ टाइम के लिए होनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में चुप रहना होगा। ये तो तुम्हें पता है कि जो पोर्टल होती है वो एक नेशन के लिए एक सोने की खदान की तरह होती है। प्रेसिडेंट ली बोलता है कि सिटीजन की सेफ्टी के लिए उन होनेस वालों को पकड़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन कंट्री की सिचुएशन को देखते हुए ये एक सेंसिटिव मैटर है। अगर हमारे पास इथर कोर की कमी होती है तो हमारे पास बिजली के साथ साथ और भी बहुत सारे रिसोर्स की कमी आ जाएगी। चेयरमैन पार्क जुन बोलते हैं कि मैंने उस एंडरसन से ये पूछा था कि जब वो होनेस वाले उन पोर्टलों से बाहर निकलेंगे तो क्या वो उनसे फाइट लेने की जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन उस कमीने ने मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया। उसे अपनी कंट्री की चिंता नहीं करनी चाहिए कि उसका जो भाई है वो फेडरेशन है जो कि वर्ल्ड का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है। ली बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ऑर्गेन ने मुझे इन्फॉर्म किया था कि जो यूनाइटेड स्टेट है वो करंट सिचुएशन को अनऑफिशियली मॉनिटर करेगा। आगे से चेयरमैन पार्क जुन बोलते हैं कि हमें अपनी डेवलपमेंट और सिटीजन की सेफ्टी के लिए पहले इंश्योर कर लेना चाहिए। ये सुनकर ली पूछता आखिर कैसे। चेयरमैन पार्क जुन बोलते हैं तुम जल्दी से एक हाईएस्ट रैंक का मेडल तैयार करो। आगे से ली बोलते हैं क्या तुम इसे मैक्स को देना चाहते हो। चेयरमैन पार्क जुन बोलता है हाँ, क्योंकि हमारे पास मैक्स रहेगा तो हमें किसी से भी जलने की कोई भी जरूरत नहीं है। ली भी खुश होकर बोलता है तुमने बिल्कुल सही बोला, अगर अमेरिका वालों के पास में उनका स्ट्रॉन्गेस्ट सेंटर फेडरेशन है तो हमारे पास भी मैक्स है और मैक्स को इस फेडरेशन की मीटिंग के अंदर कोरिया को रिप्रेजेंटेटिव करते हुए अटेंड करना चाहिए, इसलिए मैं इसका ध्यान रखूंगा। इसके बाद सीन चेंज होता है, एक बिल्डिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर मैक्स आराम से ड्रिंक कर रहा होता है। मैक्स बोलता है क्या वो लोग मुझे मेडल देना चाहते हैं। चानो से बोलता है कि वो लोग इसे फर्स्ट क्लास का नेशनल मेडल कहते हैं लेकिन ये सबसे हाईएस्ट रैंक का मेडल है। मैक्स बोलता है लेकिन ये तो मेरे लिए सिर्फ एक कुत्ते के पट्टे के समान है, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगा। चानो से कहता है कि वो लोग तुम्हें वो सब कुछ प्रोवाइड करने का प्रॉमिस करते हैं जो सरकार को मिलता है, जैसे कि पेंशन और टैक्स। ये सुनकर मैक्स हैरानी से बोलता है क्या वो लोग मुझे पेंशन और टैक्स देने के लिए तैयार है। चानो बोलता है हाँ, वो लोग तुम्हें 30% रेवेन्यू देने के लिए तैयार है। मैक्स स्माइल करते हुए बोलता है तो फिर ठीक है, मैं वहाँ पर जरूर जाऊंगा। चानो बोलता है हमको इसके बारे में भी इन्फॉर्म किया गया था कि जो वर्ल्ड हंटर फाउंडेशन का कॉन्फ्रेंस है वो कोरिया के अंदर होने वाला है। ये सुनकर मैक्स बोलता है क्या वर्ल्ड हंटर कॉन्फ्रेंस, आखिर ये क्या है। चानो मैक्स को बताता है कि एक हंटर इवेंट है जहाँ पर वर्ल्ड रैंकिंग अनाउंस की जाती है और तुम कोरिया को रिप्रेजेंटेटिव करते हो। मैक्स बोलता है ये बहुत ज्यादा अनोइंग है, क्या तुम वहाँ पर अकेले नहीं जा सकते हो। चानो बोलता है नहीं, मैं वहाँ पर अकेले नहीं जा सकते हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि ये जो मेडल पहनाने वाला काम है वो फेडरेशन कॉन्फ्रेंस के अंदर किया जाने वाला है। मैक्स बोलता है मुझे उस मेडल को लेने के लिए उस फेडरेशन कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ेगा, ये तो सच में बहुत ज्यादा अनोइंग है। चानो मैक्स से पूछता है बाद में हमारी क्लैन के बाकी के हंटर कहाँ पर है। मैक्स चानो को बताता है कि वो सभी अपना अपना लेवल अप कर रही हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम पैंथियन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर यूसु अपनी फुल एनर्जी को यूज करते हैं, अपने वाइंड एरिया स्लो टेक्निक का यूज करती है जिससे कि वहाँ पर जितनी भी स्पाइडर होती है उन सभी के ऊपर एक जोरदार प्रेशर पड़ता है और उन सभी की स्पीड स्लो हो जाती है। और तभी चिंकू अपने हाथ में डैगर पकड़े हुए भागते हुए जाता है, वो जंप करके एक स्पाइडर के ऊपर चढ़ जाता है। चिंकू स्पाइडर से बोलता है तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ही घमंड है इसलिए तुम मरने के लायक हो। ये बोलकर चिंकू अपने डैगर को स्पाइडर के सिर में घुसा देता है जिससे कि स्पाइडर को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो अपने सिर को जोर से झटकता है जिससे कि चिंकू लुढ़कता हुआ काफी दूर तक चला जाता है। इसके बाद हम जिमी को देखते हैं, जिमी अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए अपनी एनर्जी को अपनी गन की बुलेट के साथ में फ्यूज कर देती है जिससे कि जिमी की गन की जो बुलेट होती है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जिमी अपनी एनर्जी को अपनी गन की बुलेट के साथ में फ्यूज करने के बाद वो अपनी मैजिक बुलेट को उन स्पाइडर के ऊपर शूट कर देती है जिससे कि वो सभी बुलेट होती है वो उन सभी स्पाइडर को आकर लगती है और वो सभी स्पाइडर वहाँ पर फ्रीज हो जाती है। और तभी वहाँ पर सियो डोंगचुंग अपनी फुल एनर्जी को रिलीज करते हुए वहाँ पर जमीन में एक जोरदार पंच मारता है और वहाँ पर काफी सारी स्पाइडर मारी जाती है। और साथ ही सियो डोंगचुंग अपनी मैग्नेटिक फील्ड को ओपन कर देता है जिससे कि काफी सारी स्पाइडर अपने आप ही सियो डोंगचुंग के पास आ जाती है और सियो डोंगचुंग अपनी लाइटनिंग स्ट्राइक का यूज करते हैं उन स्पाइडर के ऊपर एक जोरदार अटैक करते हैं और उन सभी को मार देता है। और फिर काफी टाइम तक वो सभी लोग उन स्पाइडर के साथ में फाइट करते हैं, उन सभी स्पाइडर को मार देते हैं। सियो डोंगचुंग जिमी से बोलता है तुम्हारा जो कोल्ड अटैक है उसका इम्पैक्ट काफी अच्छा है। आगे से जिमी भी स्माइल करते हुए बोलती है लीडर सियो डोंगचुंग तुम्हारी जो डिस्ट्रक्टिव पावर है वो भी काफी ज्यादा है। और तभी उनके सिस्टम पर मैसेज आता है कि तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो गया और इस एरिया की जो स्पाइडर क्वीन थी तुमने उसको हरा दिया है। यूसु वहाँ पर आकर बोलती है बॉस का मैसेज हमारे सामने आ गया है। और यूसु ने चिंकू को पकड़ के रखा होता है। चिंकू बोलता है मुझे जाने दो, मैंने अभी अभी तो इतनी सारी अनोइंग बग का सामना किया है। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं। वो ओल्ड मैन अपने मन में सोच रहा होता है कि कोरिया में बहुत ही कम पोर्टल ओपन हो रही है, अगर ऐसा ही चलता रहा
वो ओल्ड मैन ऐसा सोच रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो स्ट्रीमर आ जाता है। वो ओल्ड मैन उस स्ट्रीमर से बोलता है, योंगचुल आखिर बाहर क्या चल रहा है? तो आगे से वो स्ट्रीमर जिसका नाम योंगचुल है वो बोलता है, क्या तुमने न्यूज में देखा जो फेडरेशन का कॉन्फ्रेंस है वो कोरिया के अंदर होने वाला है? ये सुनकर वो ओल्ड मैन बोलता है, ये काफी अच्छा है, लेकिन इससे हमारे पोर्ट्रेस क्लैन का क्या फायदा है? स्ट्रीमर उससे बोलता है कि अगर हम अपनी पोर्ट्रेस क्लैन को डायसुंग क्लैन के एक स्पेशल पार्टनर के रूप में दिखाते हैं तो हमारे पास बाहर की कंट्री से भी पोर्टल के अंदर के रिसोर्स को कलेक्ट करने की रिक्वेस्ट आ जाएगी, जिससे कि हमें बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। ये सुनकर वो ओल्ड मैन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो स्ट्रीमर आगे उसे बताता है, इस फेडरेशन कॉन्फ्रेंस का मेन सेंटर है वो मैक्स है, जहाँ पर उसकी हंटर रैंक को अनाउंस किया जाएगा। और मैक्स डायसुंग क्लैन के अंदर है, इसलिए काफी सारे लोगों का ध्यान डायसुंग क्लैन की तरफ जाएगा। इसलिए काफी बंदों का ध्यान उनकी पोर्ट्रेस क्लैन की तरफ भी जाएगा, जो उनके पोर्टल के अंदर से उनके रिसोर्स को कलेक्ट करती है। ये सुनकर वो ओल्ड मैन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो ओल्ड मैन बोलता है, पहले तो मैं ऐसी अपनी खाली उंगली को चूस रहा था, क्योंकि कोरिया के अंदर साला कोई पोर्टल ओपन हो ही नहीं रहा था। चलो इस मौके का यूज करके बाहर की कंट्री के मार्केट का पता लगाते हैं। और फिर वो स्ट्रीमर उस ओल्ड मैन को मक्खन लगाते हुए बोलता है, तो फिर ठीक है, मुझे उस फेडरेशन कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ वीडियो को रिकॉर्ड करना है, इसमें तुम मेरी हेल्प करो, क्योंकि तुम तो पहले से डायसुंग क्लैन के लीडर चानो को जानते हो। ये सुनकर वो ओल्ड मैन बोलता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन सभी बातों के पीछे तुम्हारा स्टार्टिंग से यही गोल था। ठीक है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, मैं डायसुंग क्लैन के लीडर चानो को इसके बारे में पूछूंगा। तो वो स्ट्रीमर भी बोलता है, थैंक यू। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम एक अलग ही जगह का सीन देखते हैं, जहाँ पर एंडरसन रैन किसी से बोलता है, जैसा कि आपने हमसे कहा था कि हमने फेडरेशन कॉन्फ्रेंस है उसे कोरिया के अंदर ऑर्गेनाइज कर दिया है। और हम देखते हैं कि ये वेस्टर्न क्रीना होती है जिसने ये सब कुछ रैन से बोला था। वेस्टर्न क्रीना अपने पास एक क्यूब को निकालती है, जिसके अंदर से बहुत ही खतरनाक एनर्जी निकल रही होती है। इसे देखकर रैन भी काफी ज्यादा हैरान होता है। रैन अपने मन में बोलता है, ये तो एक पोर्टल क्यूब है। वेस्टर्न क्रीना खड़ी होकर अपनी खतरनाक एनर्जी को रिलीज करते हुए उस पोर्टल क्यूब को रैन के आगे रख देती है और उससे बोलते हैं कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लो और इस पोर्टल के अंदर जाकर छुप जाओ। रैन वेस्टर्न क्रीना से पूछता है, आखिर तुम्हारा प्लान क्या है? वेस्टर्न क्रीना अपनी पावर का यूज करते हुए वहाँ से गायब होते हुए बोलती है, जो मैं चाहती हूँ, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। ये सुनकर रैन भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और वेस्टर्न क्रीना वहाँ से गायब होकर चली जाती है। इसके बाद ये वाला एपिसोड होता है यहीं पर एंड। तो भाई लोग, इस पजल को सोल्व करो। वो कौन सी चीज है जिसे मुंह में डालकर अंदर बाहर आगे पीछे करती है और फिर कुछ टाइम के बाद उसमें से स्पेस थूक निकल जाता है? जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, वेस्टर्न क्रीन अपने पास एक पोर्टल क्यूब को निकालकर उसे रैन के सामने रख देती है और उस पोर्टल क्यूब के अंदर से बहुत ही खतरनाक एनर्जी निकल रही होती है। रैन वेस्टर्न क्रीना से पूछता, आखिर तुम्हारा प्लान क्या है? वेस्टर्न क्रीन अपनी खतरनाक पावर को रिलीज करते हुए वहाँ से गायब होते हुए बोलती है, मेरा जो प्लान है वो उस पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। ये बोलकर वेस्टर्न क्रीना वहाँ से गायब होकर चली जाती है और वेस्टर्न क्रीना की बात सुनकर रैन काफी ज्यादा घबरा जाता है। इसके बाद रैन खड़ा होकर अपना फोन उठाकर किसी को कॉल करता है, तो आगे से कॉल वाला बंदा बोलता है, क्या हो गया सर जी? रैन उससे बोलता है, हमारे जितने भी मेंबर हैं उन सभी को इकट्ठा कर लो, यहाँ पर बहुत ही जल्द एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। और फिर हम इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक एयरप्लेन आराम से आकर लैंड हो जाता है। और इसके बाद हम इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की एंट्रेंस का सीन देखते हैं, जहाँ पर काफी सारे रिपोर्टर खड़े होते हैं। वहाँ से काफी सारे एस क्लास के हंटर आ रहे होते हैं। उनको देखकर वो रिपोर्टर अपनी रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। वो रिपोर्टर बोलते हैं, इंचियोन एयरपोर्ट के ऊपर एक के बाद एक एस क्लास के हंटर आई जा रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है जब दुनिया से इतने सारे एस क्लास के हंटर एक जगह पर आकर इकट्ठा हो रहे हैं। और एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि इस एयरपोर्ट के ऊपर इस वर्ल्ड का नंबर 1 एस क्लास का हंटर एंडरसन भी आने वाला है। और तभी वहाँ पर एंडरसन भी आ जाता है। उसे देखकर वो रिपोर्टर बोलते हैं, देखो ये तो एंडरसन है, ये इस वर्ल्ड का नंबर 1 हंटर और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है। वो पहले वाली रिपोर्टर बोलती है, जो एंडरसन है वो उस एयरपोर्ट के एंट्रेंस के ऊपर पहुंच गया है। और फिर हम एंडरसन को देखते हैं जो मस्त से अपनी पोज बनाकर आराम से खड़ा होता है। इसके बाद हम मैक्स के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर मैक्स की मॉम मैक्स से बोलती है, तुम तो इस आउटफिट में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हो। और आगे से मैक्स अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये मेडल है क्या? मुझे नहीं पता था कि मेरी मॉम को ये मेडल इतना ज्यादा पसंद आएगा। और तभी वहाँ पर जीसू की आवाज आती है। जीसू मॉम से बोलती है, मॉम मुझे वो वाली ड्रेस नहीं मिल रही है जो पिछली बार यूसू ने मुझे गिफ्ट में दी थी। मैक्स की मॉम जीसू से बोलती है, मैंने उस आउटफिट को ड्रेस रूम के अंदर रख दिया था, मुझे लगा वो बाहर खराब हो जाएगी, तुम 1 मिनट वेट करो, मैं भी उस ड्रेस को लेकर आती हूँ। और उसी टाइम मैक्स के पास एक कॉल आता है और हम देखते हैं कि ये चानो का कॉल होता है। और मैक्स चानो की कॉल को पिक कर लेता है। चानो मैक्स से बोलता है, भाई तू कहाँ पर है? मैं नीचे कार लेकर आ गया हूँ, तू जल्दी से अपनी फैमिली के साथ में तैयार होकर आ जा। तो आगे से मैक्स भी बोलता है, ठीक है। और फिर हम उस जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर वो फेडरेशन कॉन्फ्रेंस होने वाला है। वहाँ पर वो स्ट्रीमर भी होता है। उस साले ने कैसे न कैसे करके वीडियो रिकॉर्ड करने का जुगाड़ कर ही लिया होता है। वो स्ट्रीमर अपनी ऑडियंस से बोलता है, भाई लोग देख रहे हो तुम्हारा भाई कहाँ पर है? मैं उसी जगह पर हूँ जहाँ पर वो फेडरेशन कॉन्फ्रेंस होने वाला है। इस जगह पर दुनिया के सबसे बेस्ट एस क्लास के हंटर आने वाले हैं। इसमें मैं पूरी तरह से एक्साइटमेंट से भर गया हूँ। और तुम्हारा भाई तुमसे प्रॉमिस करता है कि मैं अपने चैनल पर सबसे ज्यादा बेस्ट क्वालिटी की लाइव स्ट्रीम करूंगा। इससे ज्यादा क्वालिटी की लाइव स्ट्रीम तुम लोगों को कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए प्लीज लाइक और कमेंट कर देना। और फिर हम उस फेडरेशन कॉन्फ्रेंस के अंदर का सीन देखते हैं। वहाँ पर काफी सारे लोग आए होते हैं और वहाँ पर हमारा हीरो मैक्स और उसकी फैमिली भी आ गई होती है। मैक्स को देखकर वहाँ पर एक हंटर अपने मन में बोलता है, अच्छा तो यही है मैक्स जिसने उस एस क्लास की पोर्टल को क्लियर किया था। और तभी वहाँ पर एक अनाउंसर बोलता है, यहाँ पर जितने भी एस क्लास के हंटर और बाकी सभी लोग आए, आप सभी से मिलकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और मेरा नाम माइकल जांग और आज की जो फेडरेशन की मीटिंग है मैं इसे होस्ट करने वाला हूँ। आज का ये हंटर फेडरेशन कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले हमारे जो प्रेसिडेंट ली है वो पहले नेशनल मेडल अवार्ड की सेरेमनी को करना चाहता है। इसलिए मैं होप करता हूँ कि आप सभी लोग तालियों के साथ में हमारे प्रेसिडेंट का स्वागत करेंगे। ये सुनकर मैक्स की मॉम और जीसू दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। जीसू बोलती है, क्या प्रेसिडेंट खुद मैक्स को वो मेडल देने वाले हैं? इसके बाद जो प्रेसिडेंट होता है वो स्टेज के ऊपर चला जाता है। अनाउंसर बोलता है, प्लीज अब हंटर मैक्स भी स्टेज के ऊपर आ जाइए। तो मैक्स भी खड़ा होकर स्टेज की तरफ जाने लग जाता है और पीछे से जीसू और मैक्स की मोमो से जोर जोर से चीयर कर रही होती है। वहाँ पर सभी लोग तालियों के साथ मैक्स
मैक्स का स्टेज के ऊपर वेलकम करती है। प्रेसिडेंट अपने पास उस नेशनल मेडल को निकालकर मैक्स के गले में डाल देता है और मैक्स से बोलते हैं, हंटर मैक्स, हमारे कोरिया को प्रोटेक्ट करना। आगे से मैक्स सीधा उसके मुंह पर बोल देता है, भग जा, मैं नहीं करने वाला। ये सुनकर प्रेसिडेंट स्माइल करते हुए बोलता है, चलो फिर ठीक है, तुम पहले जैसे करे थे वैसा ही करते रहो। और फिर प्रेसिडेंट मैक्स के हाथ को ऊपर की तरफ कर देता है। मैक्स अपने मन में बोलता है, मुझे बाकी लोगों का तो पता नहीं कि वो इस मेडल को किस तरह से देख रहे हैं, लेकिन मुझे ये मेडल कुत्ते के पट्टे के समान लग रहा है। चलो ठीक है, मैं इस बारे में भूल जाता हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि इस मेडल को मिलने के बाद मुझे काफी सारा टैक्स और पेंशन मिलने वाली है। मैक्स की मॉम इमोशनल होकर बोलती है, अब मैक्स के डैड को मैक्स के ऊपर गर्व होना चाहिए क्योंकि अब मैक्स को भी एक मेडल मिल चुका है। और दूसरी तरफ वो स्ट्रीमर तो रोने लग जाता है। वो स्ट्रीमर बोलता है, फाइनली मैक्स को एक मेडल मिल चुका है, अब मैक्स का टाइम स्टार्ट हो चुका है। मैक्स अपना मेडल लेकर वापस आ रहा होता है, तभी मैक्स के सामने एंडरसन आ जाता है। एंडरसन मैक्स से बोलता है, मिस्टर मैक्स, आपको ये मेडल मिलने पर बहुत ज्यादा बधाई हो। मैक्स उससे बोलता है, भाई कौन है तू? एंडरसन एक पोज देकर बोलता है, मैं हूँ एंडरसन, इस वर्ल्ड का नंबर 1 एस क्लास का हंटर। एंडरसन स्माइल करते हुए अपने मन में बोलता है, जरूर ये मेरा नाम सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया होगा, लेकिन मेरा घंटा। मैक्स तो उसको इग्नोर करके आगे चला जाता है। ये देखकर एंडरसन बोलता है, ये अजीब सी चीज मेरे साथ दोबारा से हो रही है, अब तो मैं पहले से काफी अच्छा दिखता हूँ। लेकिन तभी एंडरसन की वॉच के ऊपर एक रेड अलर्ट आने लग जाता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। एक एस क्लास का हंटर घबराते हुए बोलता है, मिस्टर हान, टोक्यो के अंदर एक एस क्लास की पोर्टल ओपन हो गई है। और तभी दूसरा हंटर बोलता है कि संघाई के अंदर भी एक एस क्लास की पोर्टल ओपन हो गई है। और उसी टाइम एक और हंटर बोलता है कि बर्लिन के अंदर भी एक एस क्लास की पोर्टल ओपन हो गई है। ये सब कुछ सुनकर वो अनाउंसर काफी ज्यादा हैरान और कंफ्यूज हो जाता है। हम उस अनाउंसर के पास आकर उससे बोलता है, माइकल, अचानक से पूरी दुनिया में कई जगहों पर एस क्लास के पोर्टल ओपन हो गई है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें ये जो फेडरेशन की मीटिंग है इसे यहीं पर रोकना होगा। और फिर हम फैंग को देखते हैं। फैंग वहाँ पर मस्त आराम से बैठा होता है। फैंग अपने मन में बोलता है, फाइनली ये स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद सीन चेंज होता है। मैक्स अपने पैंथेन के अंदर आ जाता है। वो छोटी सी तितली मैक्स से बोलती है, बॉस आपका वेलकम। मैक्स उस छोटी सी तितली से बोलता है, ओए कीड़े, जल्दी से हेमली शॉप को ओपन करे। तो मैक्स की बात सुनकर वो छोटी सी तितली हेमली शॉप को ओपन कर देती है। मैक्स उससे बोलता है, मैं फ्यूचर जनरल को परचेस करना चाहता हूँ। ये बोलकर मैक्स फ्यूचर जनरल को परचेस कर लेता है। मैक्स फ्यूचर जनरल से पूछता है, आखिर साउथ कोरिया को छोड़कर बाकी की जितनी भी कंट्री है उन सभी में एस क्लास के पोर्टल ओपन हो रही है और चारों तरफ तबाही मच रही है, आखिर साउथ कोरिया के अंदर कोई भी एस क्लास का पोर्टल ओपन क्यों नहीं हो रहा है? क्या वो कमीने मुझसे बचना चाहती है? इसके बाद सीन चेंज होता है। हम यूएस का सीन देखते हैं, जहाँ पर एकदम मस्त सा सीन होता है और एक बंदा बाकी के बंदों से बोलता है, चलो फिर बाद में मिलते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देखकर वहाँ पर सभी बंदे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वो सभी लोग वहाँ से भागने लग जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी काफी सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। और फिर हम आसमान का सीन देखते हैं, जहाँ पर आसमान में एक एस क्लास का पोर्टल ओपन हो जाता है और उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर निकल रही होती है। और फिर हम टोक्यो सिटी के सेंटर का सीन देखते हैं, वहाँ पर भी काफी सारे वुल्फ मॉन्स्टरों ने तबाही मचाकर रखी होती है। और फिर हम एक बिल्डिंग के ऊपर एक हंटर को देखते हैं। वो उन मॉन्स्टरों को देखकर बोलता है, वो मॉन्स्टर यहीं पर है, जल्दी से उन स्मोक वाले ग्रेनेड को फोड़ दो। तो उस हंटर की बात सुनकर बाकी के जो हंटर होते हैं वो उन स्मोक ग्रेनेड को वहीं पर फोड़ देते हैं, जिससे कि वहाँ पर उन मॉन्स्टरों के पास बहुत ज्यादा धुआं धुआं हो जाता है और उन मॉन्स्टरों को आसपास का दिखना बंद हो जाता है और वो मॉन्स्टर गुस्से में जोर जोर से हाउल करने लग जाते हैं। और तभी वो बिल्डिंग वाला हंटर बाकी के हंटरों से बोलता है, जल्दी से इन मॉन्स्टरों के ऊपर अटैक कर दो। तो उसकी बात सुनकर वहाँ पर जितने भी हंटर होते हैं वो अपनी एनर्जी को अपने एरो के साथ में फ्यूज करके उन एरो से उन मॉन्स्टरों के ऊपर अटैक कर देते हैं और उन सभी हंटरों के एरो से उन मॉन्स्टरों को जाकर लगते हैं, जिससे कि वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर मारे जाते हैं। लेकिन तभी उन मॉन्स्टरों को भी पता चल जाता है कि उनके ऊपर बिल्डिंग के ऊपर से अटैक हो रहा है और उनमें से एक मॉन्स्टर बहुत ही स्पीड से बिल्डिंग के ऊपर जंप लगाते हुए सीधा उस बिल्डिंग के ऊपर चला जाता है और वो सीधा एक हंटर के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो मास्क वाला हंटर आ जाता है, वो अपनी स्वॉर्ड से उस वुल्फ को बीच में से चीर देता है। वो हंटर उस मास्क वाले हंटर के सामने झुककर बोलता है, कैप्टन, मुझे बचाने के लिए आपका बहुत ज्यादा थैंक यू। तो उसका कैप्टन भी बोलता है, ठीक है। और फिर वो कैप्टन उस एस क्लास की पोर्टल की तरफ देखकर अपने मन में बोलता है, अगर इस एस क्लास की पोर्टल से ऐसे मॉन्स्टर बाहर निकलते रहे तो ये टोक्यो शहर का तो काम तमाम हो जाएगा। इसके बाद हम यूएस वॉशिंगटन का सीन देखते हैं, जहाँ पर भी एकदम तबाही मची होती है। एक बड़ा सा मॉन्स्टर एक हंटर के ऊपर अपना पैर रखकर उसे कुचलकर वहीं पर मार देता है और वो उसे मारकर जोर से दहाड़ता है। लेकिन तभी उस मॉन्स्टर के पीछे से कोई इसके ऊपर अटैक कर देता है और उस मॉन्स्टर को बीच में से चीर देता है। और हम देखते हैं कि ये भी कुछ हंटर होते हैं। वो हंटर उन सभी का कैप्टन होता है। वो बोलता है, साले ये पोर्टल भी तभी फ्रैक्चर होता है जब हमारे साथ एंडरसन नहीं होता है। उसके साथ वाली हंटर लड़की उससे बोलती है, कैप्टन चलो पहले पीछे हटते हैं और जब एंडरसन यहाँ पर आ जाएगा तो हम उसके साथ में मिलकर इन मॉन्स्टरों के ऊपर फिर से अटैक कर देंगे। ये सुनकर वो कैप्टन चिल्ला के सभी से बोलता है, चलो हम सभी लोग फिलाडेन की तरफ पीछे हटते हैं। उस कैप्टन के ये बोलने के बाद ये वाला एपिसोड होता है यहाँ पर एंड और नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, एक जगह पर एक मॉन्स्टर होता है, तभी वहाँ पर एक हंटर की टीम आती है और उस हंटर की टीम का जो कैप्टन होता है वो उस मॉन्स्टर को बीच में से चीरकर मार देता है। उस टीम का कैप्टन बोलता है, साले ये पोर्टल तभी ओपन क्यों होती है जब हमारे साथ एंडरसन नहीं होता है। और तभी उसके बगल वाली लड़की उससे बोलती है, कैप्टन चलो पहले पीछे हटते हैं और जब एंडरसन यहाँ पर आ जाएगा तो हम लोग साथ में मिलकर इन मॉन्स्टरों के ऊपर फिर से अटैक कर देंगे। ये सुनकर वो कैप्टन चिल्ला के सभी से बोलते हैं, चलो फिर ठीक है, फिलहाल के हम फिलाडेन की तरफ पीछे हटते हैं। इसके बाद हम हंटर एसोसिएशन का सीन देखते हैं, जहाँ पर ब्रांच मैनेजर ये सब कुछ देख रहा होता है। ब्रांच मैनेजर अपने मन में सोचता है, इतने क्रिटिकल टाइम
पर आखिर पूरी दुनिया में पोर्टल ओपन हो रहा है, आखिर साउथ कोरिया में कोई भी पोर्टल ओपन क्यों नहीं हो रहा है। और तभी हुमिंग ब्रांच मैनेजर से बोलती है, ब्रांच मैनेजर पूरी दुनिया की सिटी से हेल्प के लिए रिक्वेस्ट आ रही है। मुझे लगता है कि उन सभी को पता है कि साउथ कोरिया में कोई भी पोर्टल ओपन नहीं हो रही है। ये सुनकर ब्रांच मैनेजर अपने मन में सोचता है, अगर हम बाकी की सिटी को हेल्प प्रोवाइड करते हैं और अपने सभी हंटर उनके पास भेज देते हैं और उसके बाद हमारे साउथ कोरिया के अंदर कोई भी पोर्टल ओपन हो गया तो उस पोर्टल को क्लियर करने के लिए हमारे पास कोई भी हंटर नहीं बचेगा। और अगर हम बाकी की सिटी की हेल्प नहीं करते तो साला बाकी की सिटी बोलेंगे कि हमने उनकी हेल्प भी नहीं की। ये सोचकर ब्रांच मैनेजर बोलता है, क्या हमें अपने लोकल हंटर को वहाँ पर भेजना होगा, क्या हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ब्रांच मैनेजर हुमिंग से बोलते हैं, जिन एस क्लास के हंटर ने फेडरेशन कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टिसिपेट किया था, आखिर वो सभी हंटर कहाँ पर है। हुमिंग ब्रांच मैनेजर को बताते हैं कि जापान और चाइना के जितने भी हंटर थे उन्होंने मिलिट्री कॉम्बैट यूनिट को ज्वाइन कर लिया है और अमेरिका और यूरोप के जो हंटर है वो बहुत ही जल्द लोकल कॉम्बैट यूनिट को ज्वाइन करने वाले हैं। और तभी ब्रांच मैनेजर के पास किसी का कॉल आता है तो ब्रांच मैनेजर देखता है कि वो चानहो का कॉल है और ब्रांच मैनेजर उसकी कॉल को पिक कर लेता है। कॉल पर चानहो ब्रांच मैनेजर से बोलते हैं, हमारे साउथ कोरिया में जितने भी एस क्लास के हंटर उन सभी को इकट्ठा करो क्योंकि हमारी डायसू क्लैन एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने वाली है। ये सुनकर ब्रांच मैनेजर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम किसी दूसरी जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर एंडरसन अपने आसपास की जगहों को देखकर बोलता है, वाओ ये कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, और वो आसपास की जगहों के साथ में अपनी सेल्फी ले रहा होता है। वहीं पर पीछे से दो लड़के जा रहे होते हैं, वो एंडरसन को देखकर बोलते हैं, एक मिनट रुको, क्या ये एंडरसन है? ये तो अमेरिका का नंबर 1 एस क्लास का हंटर, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है, जबकि अमेरिका के ऊपर तो बहुत सारे मोस्टरों ने अटैक कर रखा है। और तभी एंडरसन उन दोनों को बुला लेता है और अपना फोन उन दोनों को देते हुए बोलता है, क्या तुम लोग मेरी एक फोटो खींच सकते हो? तो आगे से वो दोनों बोलते हैं हाँ, और फिर एंडरसन एक फोटो के लिए पोज बनाते हुए बोलता है, तुम दोनों का बहुत ज्यादा थैंक यू। इसके बाद हम डायसू क्लैन की बिल्डिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर जितने भी एस क्लास के हंटर होते हैं और डायसू क्लैन के जितने भी मेंबर होते हैं वो सभी एक साथ बैठे होते हैं और उन सभी के बीच में हमारा हीरो मैक्स बैठा होता है। मैक्स उन सभी से बोलता है, तो फिर ठीक है, अब उन पोर्टल वाले कमीनों से किस तरह से निपटना है हम इसके बारे में अपनी बात शुरू कर सकते हैं। और फिर हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर चानो मैक्स से बोलता है, अच्छा तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि वो लोग टाइटन को दोबारा से रिकवर करना चाहते हैं। ब्रांच मैनेजर बोलता है, तो उन लोगों का गोल ये है कि वो लोग टाइटन को रिकवर करने के लिए लोगों को सेक्रीफाइस करना चाहते हैं और उन लोगों ने लोगों को सेक्रीफाइस करने के लिए पोर्टलों को बनाया है। मैक्स उन लोगों से बोलता है, तुम लोगों ने बिल्कुल सही बोला, ये जितनी भी पोर्टल है ये एक तरह का अल्ट्रा है जहाँ पर किसी भी चीज को पाने के लिए लोगों को सेक्रीफाइस किया जाता है। तो पोर्टल खुलने के दौरान जितने भी बंदे मारे जाते हैं वो सभी टाइटन को रिकवर करने के लिए अल्ट्रा के लिए एक सेक्रीफाइस है। ली चांगसिक बोलता है, हाँ भाई लोग तुम लोगों ने बिल्कुल सही बोला। ली चांगसिक बोलता है, ये लड़का है, इतने टाइम से मैं इसको लड़की इसलिए बना रहा था क्योंकि इसके सारे लक्षण लड़कियों वाले थे, लेकिन अब जाके इसके जो लक्षण है ना वो लड़कों वाले हो रहे हैं, तो मैं भी इसे लड़का बना रहा हूँ। ली चांगसिक बोलता है, जब एक बार लोगों के सेक्रीफाइस का अमाउंट पूरा हो जाएगा तो क्या टाइटन फिर से रिकवर हो जाएगा? बैकहेरन बोलते हैं, अगर हम उस टाइटन प्लेनेट को रिवाइव होने से रोकने का ट्राई भी करते तो हमें एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक ही सिटी की हेल्प कर सकते हैं। और तभी हानुल अपने पास एक पोर्टल क्यूब को निकालते हुए उसे टेबल पे रखते हुए बोलता है, इस चीज को पोर्टल क्यूब कहा जाता है। उस पोर्टल क्यूब को देखकर सियोडोंगचुंग बोलता है, क्या पोर्टल क्यूब? ये तो एब्सोल्यूट प्रोटेक्टर की तरह दिखाई दे रहा है। तो भाई लोग अगर तुम लोगों को याद नहीं कि एब्सोल्यूट प्रोटेक्टर क्या है, तो एक बार ये लोग एस क्लास के पोर्टल के अंदर गए थे जहाँ पर बहुत सारे वुल्फ मोस्टरों ने इनके ऊपर अटैक कर दिया था, तो वहाँ पर सियोडोंगचुंग ने एब्सोल्यूट प्रोटेक्टर का यूज किया था जिससे कि इनके चारों तरफ एक बहुत ही पावरफुल शील्ड आ गई थी। तो अब स्टोरी पे वापस आते हैं। हानुल बोलता है, ये एक ऐसी चीज है जिससे कि पोर्टलों को खोला जाता है, इसे मैंने हंटर मैक्स से लिया था और फिर मैंने और प्रोफेसर पार्क ने इस पोर्टल क्यूब को किस तरह से यूज किया जाता है इसके ऊपर कुछ रिसर्च की और उसके बाद फाइनली हमने इस पोर्टल क्यूब को फाइनली एक टेलीपोर्टेशन क्यूब के अंदर बदल दिया, जिसके बाद हम पृथ्वी के ऊपर कहीं पर भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं। सियोल क्लैन का लीडर जो हुआंगजुन है वो इसी टेलीपोर्टेशन क्यूब का यूज करते हुए अलग अलग लोकेशन पे जाके घूम रहा है। ये सुनकर जिम्मी बोलती है, इसलिए हमारे लीडर ने मुझसे ये कहा था कि उन्हें कुछ जरूरी कामों की वजह से अलग अलग जगह पर जाना है। सियोडोंगचुंग बोलता है, ये तो काफी ज्यादा अच्छा है, तो फिर हमें यहाँ पर इस तरह से नहीं बैठना चाहिए, हमें जल्दी से जल्दी बाकी की सिटीज में जाकर उन मोस्टरों को मारना चाहिए। ली चांगसिक अपने मन में सोचता है, हम हंटर मैक्स के बारे में जितना भी सोचते हैं वो उसके लिए कमी होता है क्योंकि वो हमसे बहुत ज्यादा आगे है। बैकहैंड बोलती है, हर क्लैन के साथ में इलाइट हंटरों के साथ में जाने में तुम लोगों का क्या ख्याल है? ये सुनकर हानुल बैकहैंड से बोलता है, ये जो टेलीपोर्टेशन क्यूब है ये एक ही बार में इतने सारे लोगों को टेलीपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये एक ही बार में मैक्सिमम 7 ही लोगों को टेलीपोर्ट कर सकता है। ब्रांच मैनेजर बोलता है, यानी कि ये टेलीपोर्टेशन क्यूब ज्यादा मदद नहीं कर पाएगा, अगर यहाँ से सभी एस क्लास के हंटर चले गए तो हमारे साथ कोरिया के तो घोड़े लग जाएंगे। मैक्स बोलता है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी मेरे साथ चलेंगे। ये सुनकर ब्रांच मैनेजर की फटके 4 हो जाती है। ब्रांच मैनेजर बोलता है, ऐसा नहीं चलेगा, अगर तुम सभी लोगों के यहाँ से जाने के बाद साउथ कोरिया के अंदर कोई पोर्टल ओपन हो जाती है तो हमारे तो घोड़े लग जाएंगे। मैक्स अपने सिस्टम के ऊपर अपने एक स्किल देखता है तो सिस्टम मैक्स को बताता है, व्रथ स्वैम्प, इससे तुम किसी भी जगह को टारगेट करके वहाँ पर टेलीपोर्ट कर सकते हो, लेकिन वो जगह जितनी ज्यादा दूर होगी तुम्हारी माना की पावर उतनी ज्यादा लगेगी और टेलीपोर्ट करने का जो टाइम है वो भी बढ़ जाएगा। और तभी चानहो बोलता है, जब पिछली बार ये पोर्टल वाला कांड हुआ था तो मैक्स वहाँ पर एक अजीब सी पावर के साथ में वहाँ पर टेलीपोर्ट होकर आया था। मैक्स स्माइल करते हुए बोलता है, चानहो ने बिल्कुल सही बोला, मेरे पास भी एक टेलीपोर्टेशन की स्किल है जिससे कि मैं कहीं पर भी टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। ये सुनकर वहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। ली चांगसिक अपने मन में सोचता है, क्या इसके पास में इस तरह की भी पावर है? और दूसरी तरफ हानुल अपने मन में बोलता है, ये हमसे एक दूसरी लेवल पर है। जिम्मी अपने मन में सोचती है, हंटर मैक्स की जो पावर है उसकी कोई भी लिमिट नहीं है, उसके पास बहुत सारी स्किल है। और फिर हम ब्रांच मैनेजर को देखते हैं। ब्रांच मैनेजर अपने मन में सोच रहा होता है कि हंटर मैक्स उन लोगों की हेल्प भी करना चाहता है और खुद भी प्रॉफिट कमाना चाहता है, ये एक तीर से 2 निशाने मारना चाहता है और इसने इसके लिए हमें प्लान भी बता दिया है। ये सोचकर ब्रांच मैनेजर बोलता है, तो फिर ठीक है, चलो इस ऑपरेशन को स्टार्ट करते हैं। मैक्स तालियां मारते हुए बोलता है, तो फिर ठीक है, सब डिसाइड हो गया, तो अब जल्दी से चलते हैं। तभी रूसियो मैक्स को बुलाती है और मैक्स से बोलती है,
मास्टर आपको नहीं लगता कि एवेंजर की तरह हमारी टीम का भी एक नाम होना चाहिए? बैकहैंड र्यूसियो को चिढ़ाती हुई इससे बोलती है, मुझे लगता है कि तुम पूरी मीटिंग के दौरान इसी के बारे में सोच रही थी। ये सुनकर र्यूसियो को भी गुस्सा आता है, लेकिन वो बेचारी क्या ही कर सकती है। मैक्स अपने सिर के ऊपर हाथ मारते हुए र्यूसियो से बोलता है, हाँ हमें अपनी टीम के लिए एक नाम की जरूरत है, अगर तुमने कुछ सोचा है तो तुम हमें बता सकती हो। र्यूसियो मैक्स से बोलती है, आजकल के बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो हम अपनी टीम का नाम के कैट रखेंगे। ये अजीब सा नाम सुनकर वहाँ पर आगे से कोई भी नहीं बोलता, तो र्यूसियो खुश होकर बोलती है, तो फिर ठीक है, आज से ये डिसाइड हो गया कि हमारी टीम का नाम के कैट होगा। मैक्स बोलता है, चलो कोई बात नहीं, वैसे भी नाम से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, तो अब जल्दी से हम सभी लोग चलते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम सेडोंग प्रोविंस चाइना का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक पोर्टल से बहुत सारे मोस्टर निकलकर एक साथ खड़े होते हैं और आगे से उन मोस्टरों की आर्मी के सामने चाइना के हंटर्स की आर्मी भी खड़ी होती है। वो सभी हंटर एक साथ बहुत सारे एरोज को उन मोस्टरों के ऊपर शूट करते हैं और आगे से वो सभी मोस्टर भी उन हंटर के ऊपर अटैक कर देते हैं और उन दोनों टीम के बीच में आपस में फाइट स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पर बहुत ज्यादा मोस्टर होते हैं और वो सभी मोस्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए वो सभी हंटरों के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। और तभी हम एक हंटर लड़की को देखते हैं जो अपनी खतरनाक एनर्जी को रिलीज करते हुए अपनी पावर को अपने स्पेयर के साथ में फ्यूज करके उन मोस्टरों के ऊपर एक जोरदार अटैक करती है, जिससे कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और वहाँ पर एक साथ काफी सारे मोस्टर मारे जाते हैं। वो हंटर लड़की चिल्ला के उन हंटर आर्मी से बोलती है, हम लोगों को पीछे नहीं हटना है, इसलिए सभी लोग फाइट के लिए रेडी हो जाओ। उस हंटर लड़की की बात सुनकर सारे लौंडे जोश में आ जाते हैं और वो एक बार फिर से उन मोस्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं और आगे से वो सभी मोस्टर भी उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और सभी लोगों के बीच में गपागप स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद हम चाइना के हंटर एसोसिएशन का सीन देखते हैं, जहाँ पर जिनरोंग अपने कंट्रोल रूम में से ये सब कुछ देख रहा होता है। ये सब कुछ देखकर जिनरोंग अपने मन में सोचता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा चाइना पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। और तभी उसके पास उसकी सेक्रेटरी आती है, तो वो उससे बोलता है, मुझे बताओ तुम्हारे पास मेरे लिए क्या न्यूज है। उसकी सेक्रेटरी उससे बोलती है, साउथ कोरिया हंटर एसोसिएशन ने हमसे ये कहा कि अगर हम उनकी शर्तों को मान लेते हैं तो वो अपने 6 एस क्लास के हंटर को हमारी हेल्प करने के लिए भेज सकती है। ये सुनकर जिनरोंग बोलता है, अभी के टाइम ऐसी सिचुएशन हो रखी है कि वर्ल्ड हंटर एसोसिएशन भी किसी की हेल्प नहीं कर सकता, तो ये साउथ कोरिया क्यों कर रहा है। उसकी सेक्रेटरी उसे एक लेटर दिखाती है जिसमें साउथ कोरिया की शर्तों के बारे में लिखा हुआ था। उसमें ये लिखा होता है कि अगर तुम लोग हमारी शर्तों को मान लेते तो हम अपने 6 हंटर को तुम्हारी हेल्प के लिए भेज सकते हैं और हमारे हंटर जिन भी पोर्टल को क्लियर करेंगे तो वहाँ से जितने भी रिसोर्स मिलेंगे वो हमारे हंटरों के हो जाएंगे और हमने एक टेलीपोर्टेशन बनाया है जिससे कि हम बहुत ही जल्द तुम्हारे पास आ सकते हैं। इसके बाद हम साउथ कोरिया का हंटर एसोसिएशन का सीन देखते हैं, यानी कि अपने वाला हंटर एसोसिएशन। तो वहाँ पर जो बंदे काम करे होते हैं वो ब्रांच मैनेजर से बोलते हैं, ब्रांच मैनेजर चाइना ने हमारी सभी शर्तों को मान लिया है। और तभी दूसरा बंदा भी बोलता है, जापान और इंडिया ने भी हमारी सभी शर्तों को मान लिया है। ये सुनकर ब्रांच मैनेजर हुमिंग से बोलते हैं, उन सभी को बता दो कि के कैट की टीम उनको हेल्प करने के लिए आ रही है। तो हुमिंग बोलती है ठीक है, और साथ ही ब्रांच मैनेजर अपने मन में सोच रहा होता है कि ये के कैट की टीम का नाम कुछ ज्यादा ही अजीब है। इसके बाद सीन वापस उन मोस्टर उन हंटरों की फाइट पर आ जाता है, जहाँ पर उन मोस्टर उन सभी हंटरों के अच्छे से मार ली होती है और यहाँ तक कि उन मोस्टर ने उस लड़की की भी मार ली होती है। वो बेचारी अपने घुटनों के बल बैठी होती है और तभी वो लड़की एकदम जोश में आकर बोलती है, मैं इस तरह से हार नहीं मान सकती क्योंकि मैं चाइना की एक ए क्लास की हंटर हूँ। तो उस ए क्लास की हंटर को ज्यादा चिलम चुल्ली करते हुए एक मोस्टर को गुस्सा आ जाता है और वो मोस्टर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और आगे से वो ए क्लास की हंटर भी फाइट के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई वहाँ पर बहुत ही पावरफुल स्लैश अटैक उस मोस्टर के ऊपर करता है और उस मोस्टर के 2 टुकड़े कर देता है। ये देखकर वो ए क्लास की हंटर भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर हमारे हीरोज की टीम आ गई होती है और ये अटैक मैक्स ने किया होता है। र्यूसियो बोलती है, यहाँ पर के कैट की टीम तुम्हें बचाने के लिए आ गई है। मैक्स भी एक खतरनाक स्माइल करते हुए बोलते हैं, इन पोर्टल से बहुत ज्यादा कचरा निकल रहा है, चलो इन सभी को क्लियर करते हैं। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, वहाँ पर हमारे हीरोज की टीम आ जाती है। र्यूसियस ए क्लास की हंटर से बोलती है, तुम्हें अब डरने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि के कैट की टीम तुम्हें बचाने के लिए आ गई है। मैक्स भी एक खतरनाक से स्माइल करते हुए बोलते हैं, इन पोर्टल से तो बहुत ज्यादा कचरा बाहर आ रहा है, चलो इन सभी को क्लियर करते हैं। इसके बाद बैकहैंड जल्दी से अपनी हीलिंग पावर का यूज करते हुए उस ए क्लास की हंटर को हील कर देती है। वो ए क्लास की हंटर हैरानी से बोलती है, ये तो ऑरा ऑफ रिकवरी है। और तभी ली चांगसिक बहुत ही स्पीड से सीधा उन मोस्टरों से फाइट करने के लिए उस ए क्लास की हंटर से बगल से निकल जाता है। ये देखकर वो ए क्लास की हंटर और भी ज्यादा हैरान होती है। वो हैरानी से बोलती है, ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है। बैक हेरोइन मोस्टरों की तरफ जाते हुए उस ए क्लास की हंटर से बोलती है, अब तुम रेस्ट कर सकती हो क्योंकि हम इन सभी मोस्टरों को संभाल लेंगे। इसके बाद वो सभी उन मोस्टरों के साथ में फाइट शुरू कर देते हैं। रूसी अपनी अल्ट्रा वाइड एरिया कर्स फाइट स्किल का यूज करते हुए उन मोस्टरों के नीचे एक दलदल बना देती है, जिससे कि वहाँ पर जितने भी मोस्टर होते हैं वो सभी वहाँ पर फ्रीज हो जाते हैं। और फिर हम जिमी को देखते हैं, जिमी अपनी बुलेट के अंदर अपने एक्सट्रीम यिन की पावर को फ्यूज करके उन मोस्टरों के ऊपर शूट करती है और वो बुलेट सीधा उन मोस्टरों को जाकर लगती है। और फिर हम ली चांगसिक को देखते हैं, ली चांगसिक बहुत ही स्पीड से उन मोस्टरों के ऊपर बहुत सारे फ्लैश अटैक करके उनसे आगे निकल जाता है। इसके बाद हम सियोडोंगचुंग को देखते हैं, सियोडोंगचुंग अपने पंच में फुल एनर्जी को रिलीज करते हैं, लाइटनिंग स्टॉर्म स्किल को एक्टिवेट करके सीधा उन मोस्टरों के ऊपर अटैक करता है, जिससे कि उन मोस्टरों के ऊपर बहुत सारी लाइटनिंग गिरती है और उन सभी मोस्टरों की बॉडी ब्लास्ट हो जाती है और वो सभी मोस्टर एक साथ मारे जाते हैं। और तभी हम एक इंसेक्ट को देखते हैं, वो एक मोस्टर की बॉडी के ऊपर आकर उसके अंदर छेद करके उसके अंदर से उसका इथर कोर निकाल लेता है। और हम देखते हैं कि ऐसे ही वहाँ पर बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं, वो मोस्टरों की बॉडी के अंदर से उनका कोर निकाल कर एक जगह पर इकट्ठा करने का काम कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि इन सभी को हानुल अपनी पावर से कंट्रोल कर रहा होता है। हानुल अपने मन में बोलता है, हमारा यहाँ आने का सबसे बड़ा गोल यही है कि हमें
मोस्टो के ज्यादा से ज्यादा कोरों को इकट्ठा करना है। और तभी हानियुल के पीछे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उसे देखकर हानियुल बोलता है आखिर ये क्या है, और हम देखते हैं कि सियो डोंगचुंग और ली चांगसिक के सामने एक बहुत बड़ा एस क्लास का मॉन्स्टर आ जाता है और उस मॉन्स्टर की बॉडी में से एकदम खतरनाक फ्लेम निकल रही होती है। वो मॉन्स्टर जैसे ही वहाँ पर आता है तो वहाँ पर आसपास की जगह जलने लग जाती है। उस मॉन्स्टर की फ्लेम को देखकर ली चांगसिक बोलता है आखिर ये कौन सी फ्लेम है। सियो डोंगचुंग बोलता है ये जो भी हो लेकिन इसकी फ्लेम बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और तभी वो मॉन्स्टर अपने वेपन को बहुत ही स्पीड से जमीन पर मारता है जिससे कि जमीन के ऊपर एक बहुत ही बड़ा फायर का ब्लास्ट होता है और वहाँ पर चारों तरफ फायर ही फायर फैल जाती है। ली चांगसिक सियो डोंगचुंग को सावधान रहने के लिए बोलता है। बैक हेरिन जल्दी से रु सी और उस ए क्लास की हंटर के आगे एक शील्ड बना लेती है जिससे कि वो तीनों अटैक से बच जाते हैं। और दूसरी तरफ जिमी ली चांगसिक और सियो डोंगचुंग के सामने एक शील्ड बना लेती है जिससे कि वो तीनों भी बच जाते हैं। सियो डोंगचुंग जिमी से बोलता है तुम्हारी शील्ड बनाने की ये काफी अच्छी टाइमिंग है। ली चांगसिक बोलता अभी अगर मैं थोड़ी सी भी मिस्टेक करता तो शायद मैं अभी फाइट करने के लायक नहीं बचता। जिमी चिल्ला के उन दोनों से बोलती है तुम दोनों अपनी बातें छोड़ो, तुम दोनों जल्दी से फाइट के लिए तैयार हो जाओ। वो ए क्लास के हंटर बैक हेरिन से बोलती है हमें जल्दी से यहाँ से वापस हटना होगा क्योंकि इस मॉन्स्टर ने एक ही अटैक में पूरी यूनिट का सफाया कर दिया है। और तभी वो ए क्लास की हंटर अपने सामने की तरफ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसके सामने हमारा हीरो मैक्स खड़ा होता है। मैक्स को देखकर वो ए क्लास की हंटर हैरानी से अपने मन में बोलती है ये तो हंटर मैक्स है। मैक्स उस एस क्लास के मॉन्स्टर को देखकर स्माइल करते हुए बोलता है लगता है कि इस जगह के छोटे मोटे बछड़े भी आग की सांसें ले सकता है इसलिए कुछ ज्यादा ही फायर वाले अटैक कर रहा है। ये बोलकर मैक्स अपनी स्वॉर्ड को निकालकर बहुत ही स्पीड से उस एस क्लास के मॉन्स्टर की तरफ जाने लग जाता है। और मैक्स की स्पीड को देखकर एक बार तो वो एस क्लास का मॉन्स्टर भी हैरान हो जाता है और वो मॉन्स्टर जल्दी से अपने वेपन को घुमाकर जल्दी से मैक्स के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन आगे से मैक्स अपनी ड्रैगन स्वॉर्ड से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। उन दोनों के वेपन जैसे ही आपस में टकराते हैं तो वहाँ पर एक और फायर का ब्लास्ट होता है और तभी वो मॉन्स्टर अपने हाथ से उस फायर को एब्जॉर्ब करने लग जाता है। वो एस क्लास का मॉन्स्टर मैक्स से बोलता है मुझ पर कोई भी फायर से अटैक करना एक बेवकूफी है क्योंकि मैं फायर से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता हूँ। ये सुनकर मैक्स बोलता है क्या, और तभी वो मॉन्स्टर अपने दूसरे हाथ में फायर को एब्जॉर्ब करके उसे मैक्स के ऊपर हिट करता है जिससे कि मैक्स उड़ता हुआ सीधा एक बिल्डिंग से जाकर टकराता है। वो एस क्लास का मॉन्स्टर बोलता है मैं डीमन बिस्ट का असली रूलर हूँ, तुम तो मेरे सामने सिर्फ एक कचरा हो। और तभी उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए वहाँ पर जिमी आ जाती है। जिमी अपने गन में अपनी एनर्जी को फ्यूज करके उस मॉन्स्टर के ऊपर शूट करती है और जिमी की बुलेट सीधा उस मॉन्स्टर की तरफ जाने लगती है। लेकिन जैसे वो बुलेट उस मॉन्स्टर की फायर की रेंज के अंदर आती है तो वो बुलेट वहीं पर पिघल जाती है। ये देखकर जिमी हैरानी से अपने मन में बोलती है मुझे ये देखकर यकीन नहीं हो रहा कि मेरी एनर्जी से कंबाइन बुलेट उस मॉन्स्टर को लगना तो दूर बल्कि वो उस मॉन्स्टर की फायर की रेंज के अंदर आती पिघल कर गायब हो गई। और फिर हम उस एस क्लास के मॉन्स्टर को देखते हैं। वो आसपास की सारी फायर को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसकी बॉडी पूरी लावा के अंदर बदल जाती है। वो मॉन्स्टर गुस्से से बोलता है मैं यहाँ पर सब कुछ पिघला दूंगा। लेकिन तभी हम मैक्स को देखते हैं। मैक्स अपनी और एक्सचेंज स्किल को एक्टिवेट कर देता है यानी कि मैक्स अपने डोमेन को एक्टिवेट कर देता है जिससे कि मैक्स और वो एस क्लास का मॉन्स्टर दोनों गायब होकर मैक्स के डोमेन के अंदर चले जाते हैं। ये देखकर ली चांगसिक हैरानी से बोलता आखिर वो दोनों कहाँ पर चले गए। सियो डोंगचुंग उसे बताते हैं कि मैक्स उस मॉन्स्टर को अपने साथ अपने डोमेन के अंदर लेकर गया है। इसके बाद सीन चेंज होता है। हम मैक्स के डोमेन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर मैक्स के डोमेन के अंदर आकर वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो मॉन्स्टर बोलता है हम कहाँ पर है। मैक्स भी उसके सामने आराम से खड़ा होता है। सिस्टम मैक्स से बोलता है कि तुम यहाँ पर अपने फुल माना को अनलीज कर सकते हो। तो मैक्स भी अपने फुल माना को अनलीज करते हुए बोलता है ये बेकार का मॉन्स्टर मेरे एक अटैक का भी सामना नहीं कर सकता, ये उससे पहले ही मर जाएगा लेकिन फिर भी ये मुझसे फाइट करने का ट्राई कर रहा है। ये बोलकर मैक्स अपनी हेल्प ब्लैक फ्लेम का यूज करते हुए अपनी स्वॉर्ड को घुमाते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर एक बहुत ही बड़ा ब्लैक फ्लैश अटैक करता है और वो ब्लैक फ्लैश अटैक सीधा उस मॉन्स्टर को जाकर लगता है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे कि उस मॉन्स्टर की पूरी बॉडी जलकर राख में बदल जाती है और वो मॉन्स्टर लास्ट में मरते हुए बोलता है ऐसे कैसे हो सकता है, आखिर ये कौन सी फ्लेम है। और तभी सिस्टम मैक्स से बोलता है आपने उस एस क्लास के मॉन्स्टर किंग को हरा दिया है इसलिए आपको इस मॉन्स्टर का एस क्लास का कोर और इस मॉन्स्टर की फायर भी हासिल हो गई है और साथ ही आपको 10,000 अचीवमेंट पॉइंट भी मिलते हैं। और अब तुम्हारा जो गोल है वो अल्ट्रा के लिए जो डिमेंशन टेकर सोल्स को गैदर कर रहा है उसको एलिमिनेट करना है और तुम्हारे इस मिशन का इम्प्लीमेंटेशन 99 कंप्लीट हो गया। तुम जैसे इसे 100 करोगे तो तुम्हारा डीमन गॉड अनलॉक हो जाएगा। ये देखकर मैक्स अपने मन में बोलता है टाइटन के दोबारा से रिवाइव होने से पहले मुझे जल्दी से जल्दी डीमन गॉड को अनलॉक करना होगा। लेकिन क्या ये करने के लिए मुझे अपने सभी अचीवमेंट को खर्च करना होगा। इसके बाद सीन चेंज होता है। हम अर्थ के ऊपर किसी दूसरी जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर एक बंदा अल्ट्रा यानी पोर्टल के ऊपर बहुत सारे सोल्स को सेक्रीफाइस कर रहा होता है। वो बंदा बोलता है ये पहली बार है जब मैं अपने सोल फेस्ट के लिए इतनी सारी सोल्स को सेक्रीफाइस करने के लिए इकट्ठा कर रहा हूँ। इन सोल्स को सेक्रीफाइस करने के बाद मुझे भी एक इंटरनल लाइफ मिल जाएगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस बंदे के पीछे कोई आ जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड को उस बंदे के आर पार कर देता है और हम देखते हैं कि हमारा हीरो मैक्स होता है। मैक्स धीरे से उस बंदे के कान में बोलता है कि तुम इन सोल्स को सेक्रीफाइस करके क्या हासिल करना चाहते हो। आगे से वो बंदा जिस आइटम के अंदर सोल्स को इकट्ठा कर रहा था उसे टाइटली पकड़कर ऊपर की तरफ देखते हुए बोलता है टाइटन प्लीज मेरे सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट करो। और तभी वहाँ पर काफी सारा अंधेरा छा जाता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा हाथ आ जाता है। उसे देखकर मैक्स भी कंफ्यूज होता है कि आखिर ये क्या है। मैक्स अपने आसपास देखने लग जाता है। वो बड़ा सा हाथ उन दोनों के ऊपर आकर उन सोल्स को अपनी तरफ खींचता है और वो सारी की सारी सोल्स उस हाथ में चली जाती है और वो हाथ अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता है और वो हाथ धीरे धीरे वापस अंधेरे में जाता है और देखते देखते वो हाथ वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखकर मैक्स कंफ्यूज होकर उस हाथ से बोलता है तुम अपना खाना बाद में भी तो खा सकते थे, कम से कम पहले मुझसे बात तो कर लेते। ये बोलकर मैक्स अपनी स्वॉर्ड को घुमाते उस अंधेरे की तरफ एक स्लैश अटैक करता है और वो स्लैश अटैक उस अंधेरे में जाकर लगता है लेकिन उससे वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। मैक्स हैरानी से बोलता है कैसे ने कुछ भी नहीं किया। और तभी हम देखते हैं कि वो बड़ा सा हाथ उस बंदे के ऊपर फिर से आ जाता है और वो बड़ा सा हाथ अपनी एक उंगली को उस बंदे के साथ में टच करता है। आगे से वो बंदा उस हाथ से बोलता है टाइटन आपकी इस काइंडनेस के लिए
बहुत ज्यादा थैंक यू। मैक्स वहाँ पर आराम से खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा होता है और तभी मैक्स अपने मन के अंदर बोलता है, क्या वो बड़ा सा हाथ यहाँ पर जैसे आया, क्या उसने अपनी डोमेन को मेरी डोमेन के साथ में बदल दिया। मैक्स ये सोच रहा होता है, लेकिन तभी उस बंदे की बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लग जाती है, क्योंकि जैसे उस बड़े से हाथ की उंगली ने इस बंदे को टच किया था उसने इसको काफी सारी पावर दे दी थी और इसी के कारण इसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो गई है। वो बंदा अब जो मोस्टर में बदल चुका है वो स्माइल करते हुए मैक्स से बोलता है, कमीने आखिर तुम्हारी टाइटन के ऊपर अटैक करने की हिम्मत कैसे हुई, तुम तो सिर्फ एक छोटे से कीड़े हो। ये बोलकर वो बंदा बहुत ही स्पीड से मैक्स के ऊपर अटैक करने के लिए मैक्स की तरफ जाने लगता है और वो मैक्स के पास जाकर अपने पंजे से मैक्स के ऊपर अटैक करता है। लेकिन जैसे ही वो बंदा मैक्स के ऊपर अटैक करता है तो मैक्स वहाँ से गायब होकर उसके बगल में आ जाता है और मैक्स उस बंदे को मुंह से पकड़कर उसे जोर से उठाकर उसे सीधा जमीन के अंदर गाड़ देता है। मैक्स स्माइल करते हुए उस बंदे से बोलता है, सबसे पहले तो मैं अपने मुक्के से तुम्हारे मुंह को बंद करता हूँ। ये बोलकर मैक्स बहुत ही स्पीड से उसके मुंह के ऊपर काफी सारे पंच मारता है और उस बंदे के मुंह को सुझा देता है। वो बंदा मैक्स से बोलता है, अगर तुम मुझे मार भी देते हो तो मैं टाइटन का एक हिस्सा बन चुका हूँ, तो मैं दोबारा से रिइनकार्नेट हो जाऊंगा। मैक्स उसके बाल पकड़कर उससे बोलता है, अच्छा तो तुम टाइटन दोबारा से जाकर दोबारा से रिइनकार्नेट होने के बारे में सोच रहे हो। ये बोलकर मैक्स खतरनाक तरीके से स्माइल करते हुए उससे बोलता है, मेरे पास तुम जैसे बंदों को रखने के लिए एक जगह है, वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाओ। और हम सभी को पता है कि मैक्स के पास एक ऐसा प्रिजन है जहाँ पर वो इस तरह के बंदों को रखता है और वो बंदों के पिछवाड़ों के अंदर सरिया डाल डालकर उनको टॉर्चर करता है। इसके बाद ये वाला एपिसोड होता है यहाँ पर एंड। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, मैक्स उस बंदे को बालों से पकड़कर उससे बोलता है, अच्छा तो तुम टाइटन जाकर दोबारा से रिइनकार्नेट होने के बारे में सोच रहे हो। ये बोलकर मैक्स एक खतरनाक सी स्माइल के साथ उस बंदे से बोलता है, मेरे पास एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैं तुम जैसे बंदों को रखता हूँ, तो वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद मैक्स अपनी टीम के पास वापस आ जाता है। रूसियो मैक्स से बोलती है, फाइनली मास्टर वापस आ ही गए। जिमी मैक्स से बोलती है, यहाँ पर जितने भी पोर्टल ओपन हुए थे यहाँ पर वो सभी पोर्टल क्लियर हो चुके हैं। सियोडोंगचुंग ली चांगसी के कंधे के ऊपर हाथ रखकर उससे बोलता है, मैंने तुमसे क्या कहा था, तुम्हें हंटर मैक्स की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर हम उस ए क्लास के हंटर को देखते हैं, वो हैरानी से अपने मन में बोल रही होती है, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, क्या उसने अकेले उस एस क्लास के मोस्टर का सामना किया है। बैक हैरी रूसियो का मजाक उड़ाते हुए उससे बोलती है, कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी है। आगे से रूसियो गुस्सा होकर बोलती है, तुम मेरे बारे में मत सोचो, तुम अपने बारे में सोचो, कहीं तुम्हें कोई चोट न लगी हो। और तभी मैक्स उन सभी से बोलता है, सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब से हम अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करने वाले हैं। अब से हम जिस भी पोर्टल को क्लियर करने के लिए जाएंगे उस पोर्टल को मैं अकेला संभाल लूंगा, बाकी तुम सभी लोग हंटरों को बचाने के ऊपर फोकस करो, क्योंकि उन हंटरों का जिंदा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सुनकर हानिल अपने मन में बोलता है, क्या हम सिर्फ हंटरों को बचाने के ऊपर फोकस करें। ली चांगसी भी हैरानी से अपने मन में बोलता है, क्या ये सभी पोर्टल के बॉसेस को अकेला हराना चाहता है। और फिर हम मैक्स को देखते हैं, मैक्स अपने मन में सोच रहा होता है, चाहे कुछ भी हो जाए हम उस बंदे को दोबारा से रिइनकार्नेट नहीं होने दे सकते। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम उस स्ट्रीमर को देखते हैं, वो बहन का घोड़ा फिर से स्ट्रीम करके व्यू छाप रहा होता है। वो स्ट्रीमर अपने सब्सक्राइबर से बोलता है, तुम सभी लोगों का क्या हालचाल, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए एक और बड़ी न्यूज लेकर आ चुका है, मुझे डायसुंग क्लैन के बारे में एक टॉप सीक्रेट पता चला है। ये बोलकर वो स्ट्रीमर अपने पास से काफी सारे फोटोज निकालकर उनको अपनी स्ट्रीम के अंदर दिखाता है। उन फोटो को देखकर काफी सारे बंदे कमेंट करते हैं, ये तो चाइना के अंदर, आखिर ये लोग वहाँ पर क्या कर रहे हैं। और वहाँ पर तो हंटर मैक्स और ली चांगसिक भी है। वो स्ट्रीमर अपने ऑडियंस को बताता है, ये हमारी साउथ कोरिया की के कैट की टीम है जो दुनिया को बचाने के लिए बनाई गई है। ये सुनकर काफी सारे बंदे बोलते हैं, क्या के कैट, ये नाम थोड़ा सा अजीब है। इसके बाद वो स्ट्रीमर न्यूज देखने लग जाता है, जहाँ पर न्यूज में बताया जा रहा होता है कि जो के हंटर की टीम है उसे पूरी दुनिया के एस क्लास के पोर्टल क्लियर करने के लिए बनाई गई है और उन लोगों ने चीन और इंडिया के सभी पोर्टलों को क्लियर कर दिया और वो लोग अब यूरोप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और इस ऑपरेशन को हंटर मैक्स डायरेक्ट कर रहा है, उसने साउथ कोरिया के सभी एस क्लास हंटरों को मिलाकर के हंटर की टीम बनाई है। ये सब कुछ देखकर वो स्ट्रीमर गुस्से से बोलता, आखिर ये क्या बकवास है, वो के हंटर की टीम नहीं बल्कि वो के कैट की टीम है, मैंने इसके बारे में लीडर चानो से पूछा था। इसके बाद व्यू चेंज होता है, हम एक पोर्टल के अंदर डार्क साइड शेल्टर का सीन देखते हैं जहाँ पर काफी सारे सोल्जर होते हैं और तभी वहाँ पर कोई आ जाता है और हम देखते हैं कि ये एंडरसन होता है। एंडरसन को देखकर वहाँ के जो सोल्जर होते हैं वो उसे सल्यूट करते हैं। एंडरसन एक सोल्जर के पास जाकर उससे बोलता है कि रेन कहाँ पर है। इसके बाद हम डार्क शेल्टर के अंदर ये क्लब का सीन देखते हैं जहाँ पर मस्त आराम से पार्टी हो रही होती है और वहीं पर रेन भी होता है और तभी वो अपने साइड में देखकर बोलता है, क्या एंडरसन यहाँ पर आ गया है। और फिर हम एंडरसन को देखते हैं, एंडरसन भी वहाँ पर आकर मस्त आराम से सोफे के ऊपर बैठ गया होता है। एंडरसन अपने मन में सोच रहा होता है, जैसा कि सोचा था ये डोमेन बाकी की डोमेन से काफी अच्छी है। रेन भी चलते हुए एंडरसन के पास आ जाता है। एंडरसन रेन से बोलते हैं, क्या हालचाल भाई, अगर हम ये सब कुछ जल्दी से नहीं छोड़ते तो हम भी मुश्किल में पड़ सकते हैं। ये सुनकर रेन बोलता है, फिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम टोक्यो सिटी का सीन देखते हैं, वहाँ पर भी उन वुल्फ मोस्टो ने एकदम तबाही मचाकर रखी होती है। वहाँ पर काफी सारे हंटर उन वुल्फ के साथ में फाइट करते हुए मारे गए होते हैं और जितने भी हंटर बच्चे होते हैं वो अभी भी अधमरी हालत में उन वुल्फ के साथ में फाइट कर रहे होते हैं। इन सभी का जो मास्क वाला लीडर होता है जिसका नाम तेजुका है, वो उनसे बोलता है, जितने भी हंटर घायल नहीं हुए वो यहीं रहकर फाइट करेंगे और जितने भी हंटर घायल हो चुके हैं वो जल्दी से सभी पीछे हट जाओ। तो लीडर तेजुका की बात सुनकर वहाँ पर जितने भी घायल हंटर होते हैं वो पीछे की तरफ जाने लग जाते हैं। लीडर तेजुका अपने मन में सोचता है, मुझे लगता है कि अब मेरी लाइफ का एंड आ गया है। और वहीं पर एक हंटर लड़की भी होती है, वो भी बेचारी लीडर करते हुए अपने साथ एक और हंटर को लेकर पीछे की तरफ जा रही होती है। और फिर हम किसी दूसरे प्लेनेट पर एक बड़ी सी मूर्ति को देखते हैं, उसके सामने हाई प्रीस्ट रमीस बैठा होता है और तभी वहाँ पर वेस्टर्न क्रीना भी आ जाती है। वेस्टर्न क्रीना हाई प्रीस्ट रमीस से बोलती है, हाई प्रीस्ट, हमने जिन 2 अल्टर यानी कि पोर्टलों को बनाया था वो बहुत ही जल्दी से क्लियर हो चुके हैं और उनको हंटर मैक्स यानी कि किंग ऑफ डिमोनिक बीस्ट नेबुला ने क्लियर किया और वो दूसरे पोर्टलों की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये सुनकर हाई प्रीस्ट को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वेस्टर्न क्रीना आगे उससे बोलती है, और इसके अलावा मुझे लगता है कि हमारा जो डोमेशनल अल्टर था उसको एक स्पेशल टेलीपोर्टेशन अल्टर के अंदर बदल दिया है। ये सुनकर हाई प्रीस्ट अपने मन में कुछ सोचने लग जाता है और फिर वो खड़ा होकर वेस्टर्न
करीना से बोलता है वहाँ पर जो लास्ट की पोर्टल बची हुई है जो अभी तक क्लियर नहीं हुई है वहाँ पर साउथ अजार को भेज दो और उसे वहीं पर रुकने के लिए बोल दो। जैसे ये टाइटन का फेस्टिवल खत्म होगा तो ये उस हंटर मैक्स का एंड होगा और फिर सीन वापस से टोक्यो सिटी के ऊपर आ जाता है। वहाँ पर सभी हंटर भागते हुए पीछे की तरफ जा रहे होते हैं और वो हंटर लड़की भी एक हंटर को अपने साथ लेकर वापस की तरफ जा रही होती है, लेकिन तभी वो अपने सामने की तरफ देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसके सामने एक पोर्टल ओपन हो जाता है और उस पोर्टल में से हमारे के की टीम बाहर आ जाती है और वो लोग जैसे ही बाहर आते हैं तो उनका सिर घूमने लग जाता है और उनको उल्टी आने लग जाती है। रियोशु जिम्मी से बोलती है मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया घूम रही है। जिम्मी उससे बोलती है मुझे तो उल्टी आ रही है। बैक हेरन और हान्यूल का भी यही हाल होता है और तभी उस पोर्टल में से मैक्स भी बाहर आ जाता है। मैक्स उन सभी से बोलता है तुम लोग तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, मुझे लगता है कि मुझे एक और न्यू ऑटो हंटिंग डेक बनाना पड़ेगा। मैक्स को देखकर वो हंटर लड़की अपने मन में बोलती है ये तो हंटर मैक्स आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और तभी उस हंटर लड़की के जो हाई ऑफिसर होते हैं वो कॉल करके उसे बताते हैं साउथ कोरिया के जितने भी एस क्लास के हंटर हैं वो एक स्पेशल टेलीपोर्टेशन के थ्रू तुम्हारे पास तुम्हारी हेल्प करने के लिए आने वाले हैं। ये सुनकर वो हंटर लड़की भागते हुए सीधा मैक्स के पास जाती है और वो मैक्स से बोलती है चूचा चूचा चूचा। उस लड़की की लैंग्वेज को सुनकर ठीक हमारी तरह मैक्स बोलता आखिर ये लड़की बोल क्या रही है, मुझे इसकी लैंग्वेज घंटा भी समझ में नहीं आ रही है। रियोशु मैक्स से बोलती है मास्टर आप अपना ट्रांसलेट डिवाइस ओपन कर लो, उसके बाद आपको इसकी बात समझ में आ जाएगी। ये हंटर लड़की आपसे रिक्वेस्ट करिए कि आप इनके लीडर तेजुका को बचाकर यहाँ पर लेकर आ जाएं। ये सुनकर मैक्स कुछ भी नहीं बोलता लेकिन मैक्स वहाँ से टेलीपोर्ट होकर उसके लीडर को बचाने के लिए चला जाता है। रियोशु उस हंटर लड़की को थम्स अप करते हुए उससे बोलती है तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो क्योंकि अब मास्टर मैक्स तुम्हारे लीडर को बचा लेगा। इसके बाद सीन चेंज होकर जहाँ पर फाइट हो रही होती है वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर एक वुल्फ मोस्टर एक हंटर को अपने मुंह में पकड़कर उसे खा जाता है और हम वहीं पर लीडर तेजुका को भी देखते हैं जो थक हार कर उस मोस्टर के सामने बैठा होता है। लीडर तेजुका बोलता है साला आज के दिन मैंने हिलाया भी नहीं, लगता है कि मुझे बिना हिलाए मरना पड़ेगा। और फिर वो मोस्टर चलते हुए लीडर तेजुका के पास आ जाते हैं। लीडर तेजुका भी अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेता है, वो अपनी दोनों आंखों को बंद कर लेता है। एक मोस्टर जल्दी से अपने बड़े से मुंह को खोलकर लीडर तेजुका को खाने लग जाता है लेकिन तभी उसकी जो गर्दन होती है वो उसकी बॉडी से अलग हो जाती है और वहाँ पर जितने भी मोस्टर होते हैं उन सभी का सिर उनकी बॉडी से अलग हो जाता है। ये सब कुछ देखकर लीडर तेजुका भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर मैक्स आ जाता है और मैक्स अपनी स्वॉर्ड से उन सभी वुल्फ मोस्टरों को मार देता है और मैक्स अपनी बहुत ही खतरनाक एनर्जी को रिलीज करते हुए खतरनाक सी लुक के साथ लीडर तेजुका के सामने खड़ा होता है। मैक्स को देखकर लीडर तेजुका अपने मन में बोलता है ये तो हंटर मैक्स है। मैक्स लीडर तेजुका के पास जाकर उससे बोलता है क्या तुम चल सकते हो। मैक्स की बात सुनकर लीडर तेजुका अपने मन में बोलता है मुझे इसकी बात घंटा भी समझ में नहीं आ रही है क्योंकि मेरा ट्रांसलेट डिवाइस टूट चुका है। और तभी लीडर तेजुका घबराते हुए मैक्स को चूचा चूचा करते हुए उसे अलर्ट रहने के लिए बोलता है। तो मैक्स भी अपने पीछे देखता है तो उनकी तरफ एक उड़ते हुए ट्रेन आ रही होती है। वो ट्रेन उड़ते हुए सीधा उनके पास आकर टकराती है और वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है लेकिन मैक्स लीडर तेजुका को लेकर साइड में हो जाता है, वो दोनों बच जाते हैं। और तभी उस धमाके वाली जगह से घूमती हुई चीज बाहर निकलती है और वो सीधा मैक्स के ऊपर अटैक कर देती है। आगे से मैक्स भी उस घूमती हुई चीज के ऊपर एक जोरदार किक मारकर उसे साइड में फेंक देता है और हम देखते हैं कि ये साउथ अजागर होता है। मैक्स उसे देखकर बोलता है ये कमीना इस दुनिया से नहीं है। ये बोलकर मैक्स बहुत ही स्पीड से जंप लगाता है और वो सीधा उस साउथ अजागर की तरफ जाने लगता है। आगे से साउथ अजागर भी अपने पंच को रेडी कर लेता है। मैक्स बहुत ही स्पीड से साउथ अजागर के पास जाकर अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक करता है और उन दोनों के अटैक जैसे आपस में टकराते हैं तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट से बहुत ज्यादा प्रेशर निकलता है जिससे कि लीडर तेजुका को खड़े रहने में भी प्रॉब्लम आ रही होती है। और तभी लीडर तेजुका अपने सामने देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि मैक्स और साउथ अजागर फिर से फाइट करने के लिए आमने सामने खड़े होते हैं। मैक्स गुस्से से अपने मन में बोलता है ये सुअर का बच्चा तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आगे से साउथ अजागर भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, वो गुस्से में बोलता है मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ये बोलकर वो अपने मुंह को बड़ा करने लग जाता है। मैक्स अपनी खतरनाक एनर्जी को रिलीज करते हुए अपने डोमेन को ओपन करने का ट्राई करता है लेकिन सिस्टम मैक्स से बोलता है तुम अपने डोमेन को ओपन नहीं कर सकते क्योंकि उसकी बॉडी का जो साइज है वो तुम्हारी डोमेन से भी बड़ा है। ये देखकर मैक्स काफी ज्यादा हैरान होता है और तभी साउथ अजागर अपनी गर्दन को बड़ा कर मैक्स को अपने मुंह में डाल लेते हैं और मैक्स को पूरी तरह से निकल जाता है। साउथ अजागर मैक्स को निकलकर मस्त आराम से एक डकार मारता है। ये देखकर लीडर तेजुका अपने मन में बोलता है क्या इस मोस्टर ने हंटर मैक्स को निकल लिया, अब मुझे क्या करना चाहिए। और तभी साउथ अजागर को अपने पेट के अंदर कुछ गलत लगता है तो वो अपने मुंह को खोल देता है जिससे कि उसके मुंह से एक फायर की लेजर बीम निकलती है और सामने वाली बिल्डिंग को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। ये देखकर साउथ अजागर बोलता है ये कमीना मेरे पेट के अंदर अटैक कर रहा है, उसको मेरे पेट के अंदर रखना मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। ये बोलकर साउथ अजागर वहाँ से गायब होकर किसी दूसरी जगह पर चला जाता है और फिर कुछ टाइम के बाद ही वहाँ पर वो हंटर लड़की आ जाती है। वो वहाँ पर आकर लीडर तेजुका को ढूंढने लग जाती है। तभी उसके पीछे लीडर तेजुका कर उससे बोलता है मैं यहाँ पर हूँ, मुझे थोड़ी सी प्यास लगी थी तो मैं इस ड्रिंक को लेने के लिए गया था। इसके बाद वो दोनों हमारी के की टीम के पास आ जाते हैं। लीडर तेजुका जैसे उन सभी को ये बताता है कि उस मोस्टर ने मैक्स को निगल दिया तो ये सुनकर रियोशु बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। लीडर तेजुका उन सभी से बोलता है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे ये बोलूं कि हंटर मैक्स मर चुका है या फिर ये बोलूं कि हंटर मैक्स को वो मोस्टर खा गया है। ये सुनकर हान्यूल हैरानी से उससे बोलता है अच्छा तो तुम ये बोल रहे हो कि उस मोस्टर ने हंटर मैक्स को खा लिया और वो वहाँ से गायब हो गया। लीडर तेजुका उससे बोलता है तुमने बिल्कुल सही बोला, उस मोस्टर ने मैक्स को खाया और वो वहाँ से गायब हो गया। ली चांगसिक बोलता है क्या हम सभी को अलग अलग जाकर उस मोस्टर को ढूंढना चाहिए। बैक हैंड उससे बोलते हैं अगर हम अलग अलग होकर उस मोस्टर को ढूंढती है तो ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। और तभी रूसी उन लोगों से बोलती है तुम लोगों को मास्टर को ढूंढने के बारे में इतनी ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि मेरे पास एक ऐसी चीज है जिससे मैं मास्टर को बहुत ही आसानी से ढूंढ सकती हूँ। रूसी के ये बोलने के बाद ये वाला एपिसोड होता है यहाँ पर एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था रूसी उन लोगों से बोलती है तुम लोगों को मास्टर को ढूंढने के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास एक ऐसी चीज है जिससे मैं मास्टर को बहुत ही आसानी से ढूंढ सकती हूँ। इसके बाद हम उस पोर्टल के अंदर डार्क साइड शेल्टर का सीन देखते हैं जहाँ पर रेन और एंडरसन दोनों
आमने सामने सोफे के ऊपर बैठे होते हैं। रैन एंडरसन से बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि अगर मेरे सामने कोई एस क्लास का कोर आ जाएगा तो मैं हैरान हो जाऊंगा, तुम इन लोगों की रियल पावर के बारे में नहीं जानते हो। ये सुनकर एंडरसन कंफ्यूज हो जाता है। रैन आगे उससे बोलता है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मैक्स कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उन लोगों ने जो डिसाइड कर लिया है वो करने से उन लोगों को कोई भी नहीं रोक सकता। ये सुनकर एंडरसन हाँ भरते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले ही वार्निंग दी थी। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। रैन उसे बोलता है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम अपने प्लान में जरूर कामयाब होंगे। और फिर सीन वापस से टोक्यो सिटी पे आ जाता है। बैकहैंड रियूसियो से बोलते हैं, अगर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, आखिर तुम्हारे पास ऐसा क्या है जिससे तुम हंटर मैक्स को बहुत ही आसानी से ढूंढ सकती हो। रियूसियो अपने पास से मैक्स की डॉल यानी कि चिंकू को निकाल लेती है और वो उसे जमीन पर फेंक देती है, जिससे कि चिंकू उठ जाता है। चिंकू रियूसियो से बोलता है, आखिर तुमने मुझे दोबारा से क्यों बुलाया है। रियूसियो चिंकू से बोलती है, चिंकू मास्टर गायब हो चुके हैं। ये सुनकर चिंकू बोलता है, मास्टर वो तुम्हारा होगा, वो तो मेरे डैडी है। ये सब कुछ देखकर सियो डोंगचुंग और ली चांगसिक दोनों अजीब सा रिएक्ट करते हैं। रियूसियो चिंकू से बोलती है, हाँ तुम्हारे डैडी को एक मॉन्स्टर ने खा लिया है। ये सुनकर चिंकू गुस्से से बोलता है, आखिर कौन सा मॉन्स्टर इतना ज्यादा पागल है जो एक डीमन गॉड को खाने की हिम्मत करता है। और तभी चिंकू को कुछ फील होता है। चिंकू बोलता है, एक मिनट रुको, मुझे डैडी का गुस्सा फील हो रहा है, डैडी बहुत ज्यादा गुस्से में है। ये सुनकर रियूसियो हैरानी से बोलती है, क्या आखिर वो कहाँ पर है। चिंकू अपने सामने की तरफ इशारा करके बोलता है, मैं अपने डैडी की गुस्से की जो मैजिकल एनर्जी है वो इस डायरेक्शन से फील कर सकता हूँ। ये सुनकर हानिल उस डायरेक्शन की तरफ देखते हुए बोलता है, आखिर इस डायरेक्शन की तरफ क्या है। लीडर तेजुका हानिल को बताता है, वहाँ पर तो माउंटेन फूजी है। और फिर हम उस माउंटेन फूजी का सीन देखते हैं। उस माउंटेन के ऊपर एक बहुत बड़ा और गहरा गड्ढा होता है। चिंकू मैक्स की मैजिकल एनर्जी को फील करते हुए उन सभी को उस माउंटेन के ऊपर लेकर आ जाता है। चिंकू उन लोगों से बोलता है, इस गड्ढे के अंदर मुझे अपने डैडी का गुस्सा फील हो रहा है। ये बोलकर वो उस गड्ढे के अंदर जंप लगा देता है। ये देखकर वहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। सियो डोंगचुंग ली चांगसिक से बोलता है, आखिर ये बड़ा सा अनोइंग सा गड्ढा क्या है। ली चांगसिक उस गड्ढे में नीचे की तरफ देखते हुए बोलती है, ये गड्ढा बहुत ज्यादा गहरा है, मुझे इस गड्ढे का एंड भी दिखाई नहीं दे रहा है। लीडर तेजुका उस बड़े से गड्ढे को देखकर बोलता है, आखिर माउंटेन फूजी के ऊपर ये बड़ा सा गड्ढा क्यों है। जिमी अपने पास से गन निकाल कर बोलती है, इस गड्ढे में जाने से पहले मैं एक फ्लेयर गन शूट कर देती हूँ। ये बोलकर वो आसमान में एक फ्लेयर गन शूट कर देती है। इसके बाद हम उस मॉन्स्टर के पेट के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर मैक्स अपने पेंथियन और अपने डोमेन को ओपन करने का ट्राई करता है, लेकिन मैक्स अपनी किसी भी स्किल को एक्टिवेट नहीं कर पाता। मैक्स बोलता है, मुझे लगता है कि मेरी सभी स्किल सील्ड हो गई है। और तभी वहाँ पर एक अजीब सा लिक्विड गिरने लग जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। उसे देखकर मैक्स बोलता है, ये फिर से आ गया। ये बोलकर मैक्स अपना फुल माना अनलीज करता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। और फिर हम साउथ अजागर को देखते हैं जो मैक्स को अपने पेट के अंदर स्टेबलाइज रखने के लिए कल्टीवेट कर रहा होता है। और तभी चिंकू सियो डोंगचुंग और ली चांगसिक को वहाँ पर लेकर आ जाता है। साउथ अजागर को देखकर चिंकू बोलता है, फाइनली सुअर के बच्चे, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। ली चांगसिक सियो डोंगचुंग से बोलता है, क्या तुम पहले इसके ऊपर अटैक करने के लिए जाओगे या फिर मैं जाऊँ। सियो डोंगचुंग उससे बोलता है, पहले तुम इसके ऊपर अटैक करने के लिए जाओ। लेकिन तभी चिंकू बहुत ही स्पीड से साउथ अजागर के ऊपर अटैक करने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है और उससे बोलता है, मुझे मेरा डैडी वापस दो। ये देखकर सियो डोंगचुंग और ली चांगसिक दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। साउथ अजागर को भी कुछ फील होता है, वो भी अपनी आंखों को खोल लेता है। और तभी चिंकू उसके सिर के ऊपर अपने डैगर से अटैक करता है, लेकिन इससे साउथ अजागर को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। वो चिंकू को देखकर बोलता है, ये तो कर्ज डॉल है। और तभी सियो डोंगचुंग बहुत ही स्पीड से साउथ अजागर के पास जाकर चिंकू को पकड़कर साइड में चला जाता है। और दूसरी तरफ ली चांगसिक बहुत ही स्पीड से अपनी स्वॉर्ड से साउथ अजागर के ऊपर अटैक करके आगे चली जाती है, लेकिन ली चांगसिक इस अटैक से साउथ अजागर के ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं आता। ये देखकर सियो डोंगचुंग हैरानी से बोलते हैं, क्या सुअर का शरीर डायमंड से बना हुआ है, इसके ऊपर तो एक स्क्रैच भी नहीं आया। ली चांगसिक सियो डोंगचुंग से बोलता है, हमें इससे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि मैंने अपनी फुल पावर से इसके ऊपर अटैक किया, लेकिन इसको तो घंटा भी फर्क नहीं पड़ा। चिंकू भी गुस्से से खुद को छुड़ाते हुए बोलते हैं, मुझे जाने दो, मैं सुअर के बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और फिर हम देखते हैं कि साउथ अजागर को भी गुस्सा आ जाता है, वो लोगों से फाइट करने के लिए खड़ा हो जाता है और वो अपने मुंह में काफी सारी एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है। वो अपने मुंह में काफी सारी एनर्जी को इकट्ठा करके अपने मुंह से काफी सारे फायरबॉल निकालकर उनके ऊपर अटैक करता है। ली चांगसिक जल्दी से सियो डोंगचुंग को साइड में रहने के लिए बोलता है और दूसरी तरफ सियो डोंगचुंग हैरानी से अपने मन में बोलता है, ये तो लीडर मैक्स की और स्किल है। साउथ अजागर के इस अटैक से उन दोनों के पीछे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। और तभी ली चांगसिक बहुत ही स्पीड से आसमान में जंप लगा के अपनी ऑरा स्किल टाइगर क्ला को एक्टिवेट करके अपनी स्वॉर्ड से साउथ अजागर के ऊपर अटैक करता है। आगे से साउथ अजागर भी ली चांगसिक को निगलने के लिए अपने बड़े से मुंह को खोल लेता है, जिसे देखकर ली चांगसिक काफी ज्यादा हैरान होता है। ली चांगसिक जैसे ही साउथ अजागर के मुंह के पास जाता है तो वो अपने मुंह को बंद कर लेता है, लेकिन साउथ अजागर ली चांगसिक को निकल पाते से पहले वहाँ पर लीडर तेजुका आ जाता है और वो ली चांगसिक को साइड में कर उसे बचा लेता है। और फिर हम जिमी को देखते हैं, जिमी अपनी मैजिक बुलेट साउथ अजागर के ऊपर शूट करती है, जिससे कि साउथ अजागर जिमी की तरफ देखने लग जाता है। और तभी सियो डोंगचुंग बहुत ही स्पीड से अपनी लाइटनिंग स्टॉर्म स्किल को एक्टिवेट करके साउथ अजागर के पीछे से एक बहुत ही पावरफुल अटैक उसके ऊपर करता है, जिससे कि साउथ अजागर के ऊपर बहुत सारी लाइटनिंग से अटैक होता है और उसे काफी ज्यादा दर्द होता है। इसके बाद साउथ अजागर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो अपने मुंह को खोलकर उसमें से काफी सारी फायरबॉल निकालकर उन सभी के ऊपर अटैक करता है। ये देखकर वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। बैकहैंड जल्दी से अपनी पावर का यूज करते हुए अपने आगे एक लाइट की शील्ड बना लेती है और दूसरी तरफ जिमी भी अपने आगे शील्ड बना लेती है, जिससे कि वो सभी लोग साउथ अजागर के अटैक से बच जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि रूसियो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो बैकहैंड की शील्ड से बाहर जाकर अपनी बहुत ही खतरनाक एनर्जी को रिलीज करती है। ये देखकर बैकहैंड रूसियो से बोलती है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, जल्दी से वापस आ जाओ। रूसियो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए अपने एक हाथ में एक नीडल को निकाल लेती है और वो अपने दूसरे हाथ में कर्स डॉल को निकाल लेती है और वो अपने इंसेंट डेथ स्किल का यूज करते हुए उस नीडल को उस डॉल के अंदर चुबा देती है। और तभी रूसियो के पास में एक सिस्टम विंडो ओपन होती है, उसमें ये लिखा होता है कि तुम अपने इंसेंट डेथ स्किल का यूज करते हुए तुम किसी को भी डायरेक्ट मार सकते हो, लेकिन इस बार तुम्हारा अपोनेंट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बड़ा है, इसलिए तुम उसको डायरेक्ट नहीं मार सकती, तुम इसे सिर्फ बेहोश कर सकती हो। और फिर हम देखते हैं कि साउथ
साउथ अजागर के ऊपर एक बहुत ही बड़ा पावरफुल अटैक होता है, जिससे कि साउथ अजागर वहीं पर नीचे जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। ये देखकर ली चांगसिक हैरानी से बोलता है, ये तो पागल बनने उसने इस मॉन्स्टर को सिर्फ एक ही अटैक में हरा दिया। ये देखकर बैक हेरिन और हान्युल वो दोनों भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। चिंकू भी रियोशियो की तारीफ करते हुए उससे बोलता है, तुम काफी अच्छी हो लेकिन तुम मेरी जितनी अच्छी नहीं हो। रियोशियो खुद ये कर काफी ज्यादा हैरान होती है। रियोशियो हैरानी से बोलती है, क्या ये सच में काम कर गया? इसके बाद सीन चेंज होता है, फ्लाडेन का सीन देखते हैं। वहाँ पर जितने भी इंसान होते हैं मॉन्स्टर उन सभी के माइंड को कंट्रोल कर लिया होता है और वो सभी इंसान पागलों की तरह हरकतें कर रहे होते हैं। और तभी हम वहाँ पर दो मॉन्स्टरों को देखते हैं। एक मॉन्स्टर दूसरे मॉन्स्टर से बोलता है, चीफ आप इन सभी इंसानों को मार क्यों नहीं देते? उसका चीफ उससे बोलता है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी की इतनी भी औकात नहीं है कि वो लोग टाइटन की रिकवरी के लिए सेक्रीफाइस हो सके। और तभी हम एक बिल्डिंग के ऊपर से काफी सारे मैजिकल दागों को देखते हैं जो सीधा नीचे की तरफ आ रहे होते हैं और वो मैजिकल दागों उन लोगों को आकर लगते हैं और वो लोग किसी के कंट्रोल में आ जाते हैं और वहाँ पर अफड़ा दफड़ी मच जाती है। वो सभी लोग जो कंट्रोल में आ गए थे वो सभी लोग भागते हुए सीधा उन मॉन्स्टरों के ऊपर अटैक कर देते हैं। आगे से वो मॉन्स्टर भी बहुत ही आसानी से उन सभी बंदों को मारे होते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे बंदे होते हैं जिससे कि इनको थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही होती है। एक मॉन्स्टर बोलता है, ये बेवकूफ इंसान, इनको तो ये भी नहीं पता कि थ्रिकोर की एनर्जी को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, फिर ये लोग अचानक से हम पर अटैक क्यों कर रहे हैं? और तभी हम वहाँ पर एक बंदे को देखते हैं, उसकी बॉडी पूरी तरह से लावा की बनी होती है। वो एक मॉन्स्टर को टच करता है, वो दर्द में चिल्लाते हुए खुद की बॉडी को ब्लास्ट कर लेता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर और वो बंदा दोनों एक साथ मारे जाते हैं। और तभी उन सभी मॉन्स्टरों का चीफ बोलता है, इन सभी कमीनों को कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है, जल्दी से उस अवेकनर को ढूंढो जो उन सभी को कंट्रोल कर रहा है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारे बंदे अपनी बॉडी को ठीक इसी तरह से ब्लास्ट कर लेते हैं, जिससे कि उनके काफी सारे मॉन्स्टर मारे जाते हैं। तभी वो चीफ अपने पीछे ऊपर की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर एक बंदा अपनी पावर का यूज करते उन सभी बंदों को कंट्रोल कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि एंडरसन होता है। वो मॉन्स्टर चीफ भी एंडरसन को देख लेता है और वो गुस्से में जंप लगाकर सीधा एंडरसन के पास जाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है और उससे बोलता है, मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन वो मॉन्स्टर एंडरसन को मार पाते से पहले एंडरसन अपनी माइंड कंट्रोल स्किल का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर को भी अपने कंट्रोल में कर लेता है। एंडरसन अपनी खतरनाक एनर्जी को रिलीज करते हुए उस मॉन्स्टर से बोलता है, अब जाओ और तुम्हारे जितने भी साथी और तुम्हारा जो कमांडर है उन सभी को मार दो। इसके बाद व्यू चेंज होता है, सीन मिया खलीफा की तरह छेद वाले माउंटेन के ऊपर आ जाता है जहाँ पर साउथ अजागर बेहोश पड़ा होता है। ली चांगसिक साउथ अजागर को देखकर सियो डोंगचुंग से पूछता है, क्या ये बंदा सच में मर चुका है? आगे से सियो डोंगचुंग रियोशियो की तरफ इशारा करके बोलता है, मुझे नहीं पता, तुम्हें उससे पूछना चाहिए। रियोशियो उन सभी को बताता है कि ये सूअर का बच्चा अभी भी मरा नहीं है, ये सिर्फ बेहोश हुआ है। लेकिन तभी रियोशियो अपने सामने देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि चिंकू साउथ अजागर का मुंह खोलकर उसके मुंह के अंदर जाने का ट्राई कर रहा होता है। रियोशियो उससे बोलती है, चिंकू आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? चिंकू गुस्से से बोलता है, मुझे पूरा यकीन है कि मेरा डैडी इसके पेट के अंदर है। रियोशियो चिंकू से बोलती है, तुम इसके पेट के अंदर जाकर क्या करने वाले हो? तभी वहाँ पर हान्युल आता है। हान्युल बोलता है, एक मिनट, इसके पेट के अंदर से जाने से पहले तुम ये ले लो। और फिर हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर साउथ अजागर को होश आ जाता है, लेकिन उन लोगों ने साउथ अजागर को मैजिकल चेन से बांधा होता है। उसे देखकर लीडर तेजुको और ली चांगसिक दोनों हैरानी से बोलते हैं, ये सूअर का बच्चा तो उठ चुका है। साउथ अजागर बहुत ही गुस्से में अपने मन में बोलता है, जैसे ही मैं यहाँ से आजाद होऊंगा तो मैं इन सभी को मार दूंगा। ली चांगसिक अपनी स्वॉर्ड निकालकर फाइट के लिए रेडी होते हुए बोलता है, अगर ये काम नहीं करते तो हमें फाइट के लिए रेडी रहना होगा। और तभी उन लोगों के सामने एक पोर्टल ओपन हो जाती है, उसे देखकर रियोशियो खुश हो जाती है। रियोशियो बोलती है, ये तो एक टेलीपोर्टेशन गेट है। और हम देखते हैं कि उस पोर्टल के अंदर से मैक्स स्माइल करते हुए बाहर आ जाता है और मैक्स के कंधे के ऊपर चिंकू भी बैठा होता है। मैक्स स्माइल करते हुए बोलता है, किकेट तुम लोगों ने काफी अच्छा काम किया। चिंकू भी बोलता है, फाइनली हमारा मिशन कंप्लीट हो गया। चिंकू के ये बोलने के बाद ये वाला एपिसोड होता है यहाँ पर